हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज को समझ पाए कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहां पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहां पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है तो सवाल नहीं बनता। जनरली जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर है तो जनरली वहां पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहां दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहे। दो एक तरीके से बोलूंगा वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है। नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जो हर स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो जेई की तैयारी करता है उन सब के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जहां से जो मास्टर शीट या आप मॉड्यूल कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस जेई के अंदर क्या है, आपकी जेई की प्रिपरेशन में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वो मॉड्यूल सही है या नहीं है, करेक्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन सब के ऊपर भी हम एक चेकआउट लगाएंगे, ताकि हर जेई का स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस चीज को समझ पाए कि वो सही मटेरियल सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, और ये करने के बाद अगला क्या रिसोर्स सॉल्व करना चाहिए, इसमें डिफिकल्टीज क्या है और इसको सही तरीका क्या है इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के बारे में, वो सब आपको आज इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें सेशन की। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड कोटा मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्विंग फॉर द जेई। नंबर वन थिंग, किसी भी टॉपिक को आपने क्लास में जो पढ़ा है उसके अंदर जितनी प्रोफाइल्स होती हैं, जितने वेरिएशंस उसके अंदर होते हैं, ये मॉड्यूल एक तरीके से आपको पूरे तरीके से या ऑलमोस्ट उस कॉन्सेप्ट से पास लेकर चला जाता है। ग्रेजुअली जो इसका प्रोसेस है, डिफिकल्टी लेवल वो इंक्रीज होता है और आपको हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रोफाइल्स कवर की जाती है, नंबर वन, ताकि हम एक तरीके से थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके। सेकेंड, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, वहां पर अगर हम देखें तो सभी का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है। 85, 90, 95 तक मटेरियल सब जगह सेम होता है। मैथमेटिक्स स्पेसिफिक की बात करूं तो थैंक्स टू वीके बंसल सर, जिन्होंने इस मटेरियल का मेन क्रेडिट सर को ही है, जो ने उसके इतना अच्छा मैथमेटिक्स का मटेरियल यहाँ पर डेवलप किया। आज भी ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट 90% तक वही मटेरियल यूज में लेते हैं एज ए मॉड्यूल, जब स्टूडेंट उस मटेरियल को सॉल्व करता है, क्योंकि उसकी एक अच्छी डिफिकल्टी लेवल है, इसका एक एवरेज लेवल है, जो हर स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन करता है उसके लिए रिलेवेंसी रखता है, इन सिंक विद जो जेई का एडवांस का सिलेबस है। ठीक है, तो सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई भी एक मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते आपको वो मटेरियल मिले सॉल्व करने के लिए। पीडीएफ में आपके पास हो सकता है, रैंडमली अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं, उनको अलग अलग गूगल पर सर्च कर करके आप ट्राई कर रहे हैं, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो क्लास में थ्योरी पढ़ने के बाद आप चाहे कहीं से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी सिटी में आप हो, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस आपको चाहिए, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। होमवर्क इज वेरी इसेंशियल जब डिस्कशन होमवर्क का होता है। कई बार हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो कि थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है 3rd चैप्टर की और होमवर्क अभी डिस्कशन पेंडिंग चल रहा है, जो 2 लेक्चर पहले था, 2 चैप्टर पहले था, लेक्चर नहीं 2 चैप्टर पहले था, यानी x3 चैप्टर डिस्कस हो रहा है और होमवर्क डिस्कशन अभी हमारा पेंडिंग x1 का ही पड़ा हुआ है। तो इससे हमारी लर्निंग कम हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने टीचर से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, सर वो होमवर्क प्लीज डिस्कस कर दीजिए। तो होमवर्क डिस्कशन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग जरूर इंप्रूव होंगे। वरना आप एक ऐसे सिनारियो में फंस जाते हैं जहां पर ये होता है कि सर थ्योरी तो पढ़ ली है और सवाल नहीं बन रहे, क्या करें सर, पेन चलता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। सो होमवर्क इज द की, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर आप कोटा का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको सारी प्रोफाइल क्लास में पढ़ाई भी गई है या नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन, उसको हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं, सेकंड हम जेई मेन लेवल पे पढ़ सकते हैं, तीसरा जेई एडवांस लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है उनको पता करने का, बेस्ट होता है उनके पीवाईक्यूज जाके हमने चेक किए कि वो हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मॉड्यूल्स आपको उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो होमवर्क डिस्कशन आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर इस बात की प्रायोरिटी समझिए, अपने टीचर से बात भी कीजिए कि ये ना हो कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं होमवर्क डिस्कशन उससे 2 चैप्टर पीछे का चल रहा हो। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं से आपकी लर्निंग डिसाइड होती है, वहीं से लर्निंग डिसाइड होती है। जब आप अपना सोल्यूशन लेके जाते हैं और सर का जो सोल्यूशन होता है उसको मैच करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वहां से लर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और इंप्रूव होती चली जाती है विद टाइम। फिर हम बात करें इसी के बाद, आउटसाइड कोटा जो है लाइटर मॉड्यूल मॉक टेस्ट आर सर्कुलेटेड स्टूडेंट को सेटिस्फाई रखने के लिए, क्योंकि इन सबको पढ़ाने में ना, एक तो पढ़ाने में ही बहुत एफर्ट लगता है, क्लास में डिस्कशन में बहुत
मेहनत लगती है। तो क्या होता है जनरली, जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा में है और उसके सेंटर्स अगर बाहर है तो जनरली वहां पर एक नई शीट या दूसरा मटेरियल वहां दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हल्का होता है या काफी हल्का होता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहे, इजी इजी सवाल दे दिए, सॉल्व होते रहे, उसी तरह का टेस्ट भी वहां पर दे दिया। इससे खुश तो वो हो गया है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट चाहे अक्रॉस इंडिया में कहीं का भी हो, पेपर उनका सेम आएगा जो फाइनल पेपर होगा। जब फाइनल पेपर अगर हमारा सेम होने वाला है तो प्रिपरेशन भी हमारी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो इसको आज हम सबको प्रोवाइड करके मटेरियल सेम कर देंगे, ताकि सबका क्या होगा, डिस्कशन सेम लेवल पे आ जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। फिर रहेगी बात रिसोर्सेज की, जैसे इनके चलो हमारा मटेरियल आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हर क्वेश्चन को अभी आप गूगल लेंस से सर्च करते हुए डाउट नेट पर ढूंढने जाते होंगे। तो बात यह है कि जब हम उसको ढूंढने जा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को स्कैनिंग करने टाइम लगता है। ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम। और अगर एक ही टीचर आपको उन सब चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर दे दे तो एक मेथोडोलॉजी, एक थॉट प्रोसेस भी साथ के साथ डेवलप होता है। सो गाइस, ये मेन चीजें हैं जो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो हमारी लर्निंग भी उस हिसाब से अच्छी ही रहने वाली। ठीक है, तो क्या करना होगा, उन सब के लिए मैं आपको सोल्यूशन लेकर आ रहा हूं। मैं इन सब मॉड्यूल को आपको टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड करूंगा। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम @omsir से आप सर्च कीजिएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। सीक्वेंशियली मैं एक एक चैप्टर के आपको वहां पर पहले मॉड्यूल दूंगा, चाहूंगा कि आप उनको ट्राई करें ढंग से, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने होंगे। जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को कर चुके हैं उनके लिए भी है, उनको चाहिए कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मटेरियल चाहिए जो सॉल्व करने के लिए हो। पीवाईक्यूज मैंने आधे अधूरे किए हुए हैं, तो उनके लिए मटेरियल की बात करें तो यू कैन यूज माय पियर्सन बुक्स। जो मैथमेटिक्स के जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वेक्टर 3D हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, वो सब कर सकते हैं ट्राई। आप और प्रैक्टिस के लिए आपको एडवांस लेवल का मटेरियल चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द कॉलम दिखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि थोड़े क्रूशियल होते हैं। साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, सर हमें तो एमसीक्यू, हमें तो पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं अभी। तो देयर आर टू एक्सक्लूसिव थिंग, जेईई मेन पीवाईक्यूज एक्सक्लूसिवली और जेईई मेन एंड एडवांस, ये दोनों मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल है। दे आर इन पब्लिक। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो मेरी वेबसाइट है upliftmaths.com, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने बोला कि सर ये सब तो है, अब मुझे तो थ्योरी में ही दिक्कत है, कुछ जो सिलेबस है मेरा बहुत आगे निकल चुका है, अब मैं कैसे पढ़ूं वहां पर जाके। उसके लिए जो मेरे वीडियो कोर्सेज हैं सेगमेंट वाइज आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, चाहे अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आपको हमारी जो ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, एक नंबर भी फ्लैश कर रहा है जहाँ पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आते हैं मुद्दे पर वापस के, सर आज हम क्या नया लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता दूं। कोटा के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, बस उनको सॉल्व करने पर मेरे आपको बस दो, एक तरीके से बोलूंगा, वार्निंग्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने उसको ध्यान रखा तो आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी, वरना फिर प्रॉब्लम परसिस्ट कर जाएगी। कैसे? सुनिए ध्यान से। दोनों वार्निंग्स क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली उसका सेम टाइम पर आंसर मत देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आंसर की मत देखिए। क्या होता है, हमें 11 का आंसर दिख जाता है, आपने 10th का आंसर देखा सी है, पर आपकी नजरें 11th को देख लेंगे ए आएगा। तो जब आप 11th नंबर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप उसको प्रूव कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको आंसर की नहीं पता होती है। ठीक है, तो अंतर है। तो पहले एक साथ वन गो के अंदर आप पहले सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद उसका आंसर की मैच कीजिए। अभी सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही है, आंसर की मैच कीजिए। आंसर की जब आपने वहां मैच कर ली है, उसके बाद आपको पता चलेगा कितने सही कितने गलत। जो सवाल आपके सही हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखिए। क्यों? हो सकता है आपने किसी एक तरीके से सॉल्व किया हो और उसका बेटर तरीका अपने पास दूसरा हो, जिससे कम टाइम लगता हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो टाइम है दैट्स वेरी क्रूशियल। सब्जेक्ट सिर्फ जो एग्जाम है सिर्फ पीसीएम का नहीं है, वहां पर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट भी आपको चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ लगेगा। ठीक है, तो एक साथ में सॉल्व करना है, फिर साथ में जाके आंसर के लास्ट में जाके देखनी है, जब आप रेडी टू चेक के भाई मेरे कितने सही हुए। कई बार तुक्के में भी आंसर आ जाते हैं, कई बार मिस कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमें उनके भी देखने की सही है या गलत है। दूसरा, डायरेक्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है कि पेन चलाया ही नहीं, थ्योरी की वीडियोस देख लिए, उसके बाद सीधे कोटा का मॉड्यूल उठा लिए और चलो मेरे को डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन देखकर नहीं। लर्निंग मैक्सिमम करने का तरीका यह है कि आप पूरा दिलो जान से दिमाग लगा दो उसके अंदर पूरा, और उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था जो उससे मिस हुआ। देखो, तीन चीज हो सकती है, या तो आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, इसका मतलब तो ये कि हमारी थ्योरी वीक है। जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर्स बताया वो आप जाके थ्योरी इंप्रूव कीजिए, या आप जहां पढ़ते हैं वहां से आपके पास कोई रिसोर्स हो तो वहां से पढ़िएगा।
वो डिटेल में थ्योरी पढ़िए, है ना, अच्छे से। एक नाम के लिए मत पढ़िएगा। जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। बोर्ड लेवल पे भी पढ़ सकते हैं जो बहुत शैलो रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। मेंस लेवल पे भी होता है, एक होता है एडवांस लेवल पर। तो अच्छे रिसोर्सेस हैंडल करोगे तो इंक्रीज करेगी डेप्थ, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। जब आपने पूरा एफर्ट डाल दिया है और आपसे पहला स्टेज मैंने क्या बोला, सॉल्व ही नहीं हुआ है, तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, थ्योरी पढ़नी है। सेकंड, हम आधा सॉल्व करके फंस गए। जब आधा सॉल्व करके फंस गए हैं, तब हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमें टीचर्स का सोल्यूशन बता रहे हैं, कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं जो मुझसे मिस हो गई थी। दैट इज द लर्निंग, वो लर्निंग है। और थर्ड ये हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता था, थ्योरी भी पढ़ी हुई थी, और लास्ट में जाके आपने मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन में आप फंस गए। ये 3 इक्वेशन बना के छोड़ दिया, आपस में सॉल्व कैसे करना है कम टाइम के अंदर, या कोई सिली मिस्टेक हो गई है, पर मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब हमारा आंसर आएगा। ये भी लर्निंग का ही पार्ट है। तो उस कैलकुलेशन को इस सीरीज के अंदर में हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्स कॉन्सेप्ट आने से नहीं मिलते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं जब हमारे पास आंसर आता है, और जब आंसर आएगा तब भी हमें मार्क्स आएगा, तभी रैंक आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आंसर की नहीं देखनी है। दूसरा, जब आपने फुल अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन पर जंप नहीं करना है। So are you guys ready for this series? अगर आपको ये सीरीज चाहिए कंप्लीटली मैथमेटिक्स, सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्लास 11th के हो, 12th के हो, ड्रॉपर हो, सबके लिए मैथमेटिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ अपलिफ्ट मैथ्स पर मिलेगा, जो अपना यूट्यूब चैनल है यहाँ पर। कोशिश यही कीजिएगा, एक तो टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा @omsir ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको मॉड्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे कैलकुलस के जो द मोस्ट चैप्टर है फंक्शन, वहां से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सो ओके गाइस, सी यू कनेक्टेड, और मिलते हैं ऐसे अपनी जेईई की प्रिपरेशन को और अच्छे से करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इन मटेरियल की एक्सेस ही नहीं होती है, फीस पूरी ले ली जाती है और नाम के लिए एक हल्का मटेरियल पकड़ा दिया जाता है और बस अच्छे सिंपल सिंपल सवाल टेस्ट में पूछ के खुश किया जाता है, उन सबको हम तोड़ देंगे और ढंग से आपकी जेईई की प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है। चलिए फंक्शन को कंसीडर करते हैं जो दिया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा गया है tan स्क्वायर x लिखा गया है। ऑप्शंस के अंदर लिमिट्स की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, कंटिन्यूटी पूछा है, डेरिवेटिव पूछा है। चलिए सीक्वेंशियली स्टार्ट करते हैं। fx हमारे पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर x। f ऑफ 0 सबसे पहले 0 पे एग्जैक्ट डेटा देखेंगे, tan 0 0 होता है, 0 आ जाएगा। वहीं पर अब हम यहाँ पर इसमें LHL और RHL दोनों की बात बढ़ाते हैं। RHL का मतलब ये है कि x को हम 0 प्लस h यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट है s टेंड्स टू 0, डेटा आपके पास से आएगा tan स्क्वायर h। ये जो क्वांटिटी है आपके पास से, तो आप देखेंगे 0 के आसपास तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है। सो दिस इज समथिंग लाइक वी कैन से 0.001 के आसपास हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको लिमिट लगने के पहले ही 0 बना चुका होगा, एंड वी आर गेटिंग दिस एज 0। LHL पर भी सेम बात रहने वाली है क्योंकि स्क्वायर वहां पर हमें दिख रहा है। 0 माइनस h अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, x को हम 0 माइनस h रखेंगे, लेकिन जो स्क्वायर है वो उसको फिर से उसी के आसपास 0.00001, यानी बहुत पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको फिर से 0 बना देगा और लिमिट बनने के बाद 0। तो इसको 0 लिमिट ने नहीं बनाया है, इसको 0 बनाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 0। ठीक है, तीनों ही केसेस में हमारे पास 0 आ रहा है। सो इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये कंटीन्यूअस होगा, तो लिखा है कंटीन्यूअस होगा, तो बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज रॉन्ग। फिर यहाँ दोनों जगह डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। 0 माइनस पर लिमिट एस टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ये लिमिट बनेगा। एच टेंड्स टू 0 है, tan स्क्वायर माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच आता है। tan माइनस थीटा की वैल्यू tan थीटा आती है, तो यहां से डेटा आपके पास से बनेगा
स्क्वायर है तो ये डेटा बनेगा अपॉन में माइनस एच है। ये बहुत पॉजिटिव क्वांटिटी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपके पास से आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत स्मॉलर क्वांटिटी की बात है, ये जो डेटा है, और अपॉन में जिससे डिवाइड किया है ना, ये अप्रोचिंग जीरो है, वो एग्जैक्ट जीरो है। सो दिस विल बी स्लाइटली 0.0001, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ आपके पास बनेगा एग्जैक्ट जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच है, ये है अप्रोचिंग जीरो। एग्जैक्ट जीरो अपन अप्रोचिंग जीरो की वैल्यू आती है जीरो, तो वो वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आएगी। तो एग्जैक्ट जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएगा, नीचे अप्रोचिंग टू जीरो है, मूविंग जीरो है, रेशियो लेने पर एग्जैक्ट जीरो अपने पास बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर f डैश जीरो प्लस हमारे पास लिखा गया है, ये है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय h आपके पास से आता है। जीरो प्लस h में हम बात बनाते हैं, जीरो से थोड़ा ज्यादा, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपके पास से डेटा बनेगा tan स्क्वायर h माइनस जीरो अपॉन h। तो ये जो क्वांटिटी है ना आपके पास ऊपर वाली, so this quantity is 0.00001, बहुत पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हम अप्लाई करेंगे ये जीरो बन जाएगा, तो बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। f डैश जीरो का डेटा निकालोगे तो जीरो निकल के आता है, इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ लिखा है नॉट डिफरेंशिएबल, इट्स रॉन्ग ऑप्शन, एंड f डैश जीरो की वैल्यू जीरो आती है, यहाँ लिखा है 1। तो चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो सही है, so we are going to mark it as B as the correct answer. We mark B as the final answer. तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आए, पहले कंटिन्यूटी चेक कीजिए, कंटिन्यूटी में लिमिट का रोल होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड कीजिए। फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, जो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे, कि लिमिट लगने के पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व हो रहा है, क्या लिमिट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट चली जाएगी, ये पुराने जो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सब यहाँ पर यूटिलाइज आपके होने वाले हैं। कुल मिला के सेंटर की बात ये, जितना अच्छा हमारा लिमिट चैप्टर होगा उतना बेटर हमारे बाकी आने वाले चैप्टर्स ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें एक लिमिट हमें कंप्यूट करनी है। तो ये जो लिमिट की डेफिनेशन होती है, स्पेशल वाली डेफिनेशन, उसके ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पर 0 प्लस एच है, यहाँ पर एफ ऑफ 0 माइनस 2h है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि अंदर वाला जो नंबर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 0 प्लस है, और यहाँ पर भी नंबर, ये दोनों फंक्शन जीरो की h को जीरो लेके जाने पर जीरो टाइम करते हैं, और यही डिफरेंस अगर हम नीचे क्रिएट कर दें तो कितना बनेगा, यहाँ h आएगा, यहाँ 3h है तो 3 बन गया। तो ये किस पॉइंट का डेरिवेटिव बन जाता है, अगर यहाँ पर अल्फा प्लस पी एच, एच का फंक्शन है एक p, और यहाँ अल्फा प्लस क्यू एच एक फंक्शन है, और अपॉन में पी एच क्यू एच फंक्शन का डिफरेंस बना हुआ है, सो दिस बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर 0 है, तो एफ डैश 0 इंटू 3 बनेगा आपके पास से। तो उस डेफिनेशन से हम इसको देखें तो एफ डैश 0 की जो वैल्यू है दिस इज कमिंग एज 1 एंड वी आर गेटिंग दिस एज 3 एज द फाइनल आंसर। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ यही है कि एच टेंड्स टू 0 है, एफ ऑफ हमारे पास अल्फा पी एच का एक फंक्शन है, ये क्यू भी एक एच का फंक्शन है, पी एच माइनस क्यू एच है, और ये मान के चलिए कि जब h टेंड्स टू 0 जाता है तो ये pH भी 0 की तरफ जाता है, QH भी 0 की तरफ जाता है, तो ये जो है दिस बिकम्स f डैश अल्फा। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूटिलाइज किया है, वी आर गेटिंग 3 एज द फाइनल आंसर, व्हिच मींस A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए इस फॉर्मूले को। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो दिया हुआ है gx कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 के अबाउट, ठीक है, और ये हमारे पास gx फंक्शन है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, तो आप मान के चलिए x इक्वल टू 1 पर अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो अपने पास g फंक्शन है, g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 1 और g ऑफ 1 प्लस, तीनों पे सेम आएगा। तो g ऑफ 1 माइनस ऊपर वाली डेफिनेशन है 3 माइनस 4 प्लस 1, और इन दोनों से सेम ही डेफिनेशन आएगी क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, तो वी आर गेटिंग दिस a प्लस b, वी आर हैविंग a प्लस b एज 0, क्योंकि सामने वाला डेटा है 0 आ गया है। डिफरेंशिएबल है
दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर, तो g डैश 1 माइनस इज इक्वल टू g डैश 1 प्लस, ये बात है कि g डैश 1 माइनस इज इक्वल टू g डैश 1 प्लस। एक 1 माइनस पर डिफरेंशिएशन करेंगे, 4/2 रूट एक्स प्लस 0, और ये डेटा है 1 माइनस पर, और 1 प्लस पर आप डेटा a बना सकते हैं 1 प्लस। कंटिन्यूस ये है, डिफरेंशिएशन हम वैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल है। दोनों साइड की परमिशंस के डेटा अगर इसको बना के देखेंगे तो ये 2 बनेगा, ये a है। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a एज 4 एंड द वैल्यू ऑफ a एज -4, क्योंकि दोनों का सम कैसा आना चाहिए, 0। सो विच ऑप्शन वी आर टारगेटिंग? a इज रॉन्ग, b इज रॉन्ग, a is 4, b is -4, और ये भी गलत है। So we are going to mark final answer as C as the final answer. Straightforward question है, बंदे like question. Next question. f of x into f of y plus 2 is equal to f of x plus f of y plus f of xy. f of 1 की वैल्यू 2 है, f dash 1 की वैल्यू भी 2 है। दो डेटा हमें गिवन है, 1 पर वैल्यू 2 है और f dash 1 पर वैल्यू भी 2 है। यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम y को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो f of x into 1 of 1/x, और यहाँ 2 आ जाता है, और यहाँ ये f of 1 बन जाएगा, और f of 1 ही 2 होता है, चला गया। और आप जानते हैं कि ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इससे हमारा एफ एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन प्लस माइनस एक्स पावर, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये रिजल्ट हमारे पास आता है। जो डेटा हमें पता है कि एफ ऑफ 1 पर 2 आता है, तो आपको एक बात पता चल गई, एक तो प्लस वाला साइन लेना है, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव पता है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, n आता है x टू दी पावर n माइनस 1 आता है, f डैश 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो डिसाइड हो गया कि n की वैल्यू भी 2 है, तो फंक्शन ही कंफर्म हो गया। एक तो प्लस साइन लेना है और पावर रहेगी 2। हम इंटरेस्टेड है एफ ऑफ रूट 3 के अंदर, जो बनेगा एफ ऑफ रूट 3 का स्क्वायर, तो डेटा आता है आपके पास है 4। सो एफ ऑफ रूट 3 का डेटा आता है 4, यू विल मार्क दिस एज द आंसर, उसके अंदर फोर्थ को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फंक्शन के अंदर भी हम इसको देखते हैं, स्पेशली दिस रिजल्ट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। फिफ्थ फंक्शन हमारे सामने है जी एक्स, जो x प्लस बी है, x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, cos x है, कैन बी मेड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये हम चाहते हैं। दिस कैन बी मेड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 कब? b इज नॉट इक्वल टू 0। कौन सी वैल्यूज ऑफ b के लिए हम ये बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द LHL एंड RHL। cos 0 इसकी वैल्यू 1 आती है, we are having b equal to 1, तब तो एक ऐसा बनेगा फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी डैश 0 माइनस की अगर हम बात करें, यहां से डेरिवेटिव आपके पास से 1 आता है, 0 प्लस पे हम बात करते हैं तो डेटा आपके पास से माइनस साइन एक्स आता है, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, वी आर गेटिंग दिस एज 0। ये दोनों कभी भी किसी भी वैल्यू ऑफ b के लिए सेम नहीं आने वाले हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन b। LHD cannot be equal to RHD, ओके, so it cannot be equal, तो फिर ये b की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल ही नहीं है। So we'll mark D as the answer. For no values of b, they cannot be differentiable function. जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Which one of the following function is continuous everywhere in its domain? It's very important line. Domain के अंदर continuous है, but it has at least one point where it is not differentiable. but ऐसे एक पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है? 1/3 लिखा है, इसकी डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन आप इसका अगर डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे तो वह आपके पास से 1/3 और x पावर 2/3 बन जाएगा। So at x equal to 0, f dash x does not exist. तो आप देख सकते हैं एफ एक्स कैसा है, ये कंटिन्यूस है पूरे इसकी डोमेन के अंदर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इसकी वर्टिकल टेंजेंट आ जाती है वहां, तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें इसके बारे में तो आप देख सकते हैं इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन में सब है, बस 0 नहीं है। तो 0 पर ही प्रॉब्लम हो सकती थी, तो लेकिन लिखा है कंटिन्यूस होना चाहिए एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। हाँ, डोमेन के अंदर कंटिन्यूस है, 0 पर दिक्कत है, पर 0 इसके डोमेन में नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को थोड़ा डिसाइड भी कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 आता है अगर x पॉजिटिव है और नेगेटिव आता है तो फिर ये -1 आता है। 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है। अब हमें क्या चाहिए, इट हैज एटलीस्ट 1 पॉइंट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा कोई एक पॉइंट और होना चाहिए जहां पर ये डिफरेंशिएबल ना हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कहां पर बात हो रही है, डोमेन में ही बात हो रही है। तो डोमेन में 0 वाले को दिक्कत थी, बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इसे ग्राफ पे बना के देखेंगे तो ये लाइन बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। इट्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन डोमेन। डोमेन के अंदर ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। इसकी डोमेन आर थी, हमें इसकी डोमेन के अंदर एक पॉइंट मिल गया है 0, तो पहला तो हमारा आंसर आ चुका है। फिर है e पावर -x, e पावर -x की बात कर लेते हैं। e पावर -x हमेशा ऐसा ग्राफ बनता है जो कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन आर, पूरे आर के अंदर ऐसा है। 10x की बात करेंगे, 10x भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है डोमेन के अंदर। इसकी डोमेन क्या है, जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डोमेन का पार्ट होता ही नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो एक ही आंसर हमारा पॉसिबल है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। If the right hand derivative of function greatest integer x tan of pi x at x equal to 7 is k pi, then the value of k is equal to, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सीधा स्पेसिफिकली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने को बोला है। राइट हैंड डेरिवेटिव we will pick from the definition f of, at which point they are asking for the 7, so 7 plus h minus f of 7 upon 7 upon h. So limit h tends to 0. So let's pick the data. If I take the data from 7, so we are going to have greatest integer of 7 and 7 pi. And from here is 7 plus h tan of
7 pi plus pi h. Okay, so it's slightly greater than 7, so it becomes 7. 7 pi plus pi is tan pi plus theta is tan theta. So 7 pi plus theta is again tan theta. We are having tan of pi h. 7, but it is 0. 7 pi is 0. Tan of 7 pi is 0 h. So now we are using the standard limit. Tan of pi h divided over pi h. H s tends to 0. Tan of pi h upon pi h then move towards 1. Standard limit. So it is 7 pi. So the value of k we are having is 7. B is the answer. Going forward. Function is defined from R to R is a continuous and on-to function. It's very important word, on-to function. On-to functions are the functions which have a range exactly as their codomain. And codomain is mentioned here as R. Okay. So codomain and range are same. And from this data, what we can conclude is f of minus x is negative of f of x. That means it is an odd function. It is an odd function. F of minus 3 is equal to 2. F of 5 is equal to 4. Now from minus 5 to 5, then equation f of x is equal to 0 has exactly 3 real roots, exactly 2 real roots, at least 5 real roots, at least 3 real roots. ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ रहे हैं. Exactly 3 real roots, exactly 2 real roots, exactly 5 real roots, exactly 3 real roots. ठीक है, 4 फंक्शन 0 कब बनेगा तब की बात हो रहा है. ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये भी याद रखिए. दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ठीक है, कुछ डेटा हमें मालूम है उसके हिसाब से हम बात बना लेते हैं. यहां से हमें ये पता भी चलता है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू -2 भी आएगी और एफ ऑफ -4 की वैल्यू -5 भी आएगी. और एक डेटा यहाँ भी है, अगर हमने यहाँ पर 0 ले लिया तो हमारे पास एक वैल्यू 0 भी आएगी, है ना. चलिए ग्राफ बना के थोड़ा आइडिया लगाते हैं क्या होगा. ये तो 0 वाला डेटा, आपके पास एक डेटा 3 पर है, एक डेटा 5 पर है, और कुछ नहीं पता है हमें, सो नो प्रॉब्लम. प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट करते हैं. 3 पर डेटा कितना है? 3 पर डेटा -2 है, यहाँ है. 5 पर डेटा कितना है? 4 है, ऊपर है. और 0 पर वैल्यू 0 है. -3 पर डेटा प्लस में आएगा. अच्छा 2 है और ये 4 है, इसको ऊपर कर देते हैं ना, 4 है. -5 पर डेटा -4, -4, -2, 2, 4. जी ग्राफ कैसा है इसका बनना चाहिए? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए. वी आर नॉट श्योर कि ये वापस नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इतना हमें नहीं पता. पर इतना हम कह सकते हैं सिमेट्री तो ये मेंटेन करेगा. आप देख सकते हैं ऐसा इसका डायग्राम होना ही चाहिए. इससे क्या होगा कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट. जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, इस तरह का इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी इतने तो रूट्स इसके होने ही चाहिए. ठीक है, अब ऐसा डायग्राम बनाने के बाद सिमेट्री क्या हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, एक बार चेक कर लो. कॉन्टिन्यूअस है, एवरी आवर में बात हो रहा है, इन सब का डेटा मैनिपुलेट कर लिया. 3 पर -2 आएगा क्योंकि -3 पर 2 था, तो यहाँ -2 आएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है. 5 पर 4 है, 5 पर 4 है तो -5 पे -4 आएगा. और सिमेट्रिक रहेगा ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रख लिया. जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में वैसा उसके सामने वाले क्वाड्रेंट में, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा इधर. मिनिमम पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हमें बताना है कि इसके कितने रूट्स आने वाले हैं. भाई एक बार तो यहाँ कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा और एक यहाँ कट करेगा. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 3 रूट्स, 3 रियल रूट्स. 3 रियल रूट्स तो इसके आने ही वाले हैं. एग्जैक्टली 2 तो गलत बात है, 3 तो दिख ही रहे. एग्जैक्टली 3 ही होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते.
5 होंगे ये भी हम नहीं कह सकते, वी डोंट नो। तो कंफर्म किसके बारे में कह सकते हैं? कंफर्म ये कह सकते हैं कि मिनिमम 3 इसके रूट्स रियल रूट्स आएंगे। इनसे ज्यादा भी आ सकते हैं, पर अभी जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, सिर्फ 2 डेटास दिए थे, 0 पर हमने कंप्यूट खुद ने कर लिया, तो उस हिसाब से इसके बारे में आप सोचे क्वेश्चन बनाने वाले ने कैसे किया कि भाई इन दोनों को देख के बच्चे डिसाइड कर लेंगे प्लस से माइनस, या तो एक रूट यहाँ पर एक रूट यहाँ पर, तो 2 की बात करेंगे। जो थोड़ा स्मार्ट बच्चा होगा वो 0 पुट करके देखेगा, उसको एक रूट ज्यादा मिलेगा, इसलिए एक ऑप्शन इसके अंदर 2 का भी बना हुआ है ना। तो एटलीस्ट 3 इसके रियल रूट्स जरूर बनेंगे। वी कैन मार्क एंड डी एज आंसर। जी, यहाँ पर ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर बात हो रहा है, ओके। और x की वैल्यूज है 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में है। हमारे पास ये फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोल दिया गया है कि इट्स ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और 0 पे 1 पर वैल्यू इसकी 1 है, तो सारी कहानी 1 के आसपास इसकी ऑसिलेट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चाहिए, तो सिर्फ लिमिट निकालने से बात नहीं बनेगी। सो लेट्स से व्हेन x इज लेस देन 1 एंड इट इज लेस देन 1, तो फिर ये ग्रेटर देन 0 भी है। ठीक? तो आपको एक चीज का एनालिसिस करना होगा कि ये जो डेटा है अब आपके पास से, इस केस के अंदर ये ग्रेटर देन 1 बन जाता है। अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो कॉट की वैल्यू π/4 से कम हो जाएगी, π/4 से कम हो जाएगी तो ये डेटा 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये मूव करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो दिस विल लीड टू इन्फिनिटी। तो हम अगर फंक्शन को डिफाइन करने की सोचते हैं तो यहाँ पर ये जो लिमिट अपने पास लगी गई है, आपको ये कॉट वाली टर्म कॉमन लेनी होगी, ये टर्म कॉमन आएगी। तो आपके पास से ax है, ax माइनस 1 है, यहाँ डेटा बनता है px स्क्वायर बाई 2, और ये पूरा कॉट पाई एक्स बाय 4 होल पावर n डिवाइडेड बाय कॉट पाई एक्स बाय 4 होल पावर n 1 प्लस 1 अपॉन कोट पाई एक्स बाय 4 होल पावर n। ये डेटा हमने बनाया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एंड दिस विल बी लीड टू 0, दिस विल बी लीड टू 0। सो वी आर हैविंग ax into x minus 1, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो लीजिए लिमिट्स लगाने से बेटर है कि हम सब फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर लें, तो क्वाड्रेटिक आता है आपके पास से। बट अगर मैं बात करता हूं कि x की वैल्यू आपके पास से 1 से 2 के बीच में है, तो उस बिहेवियर में आप देखेंगे इसका डेटा जो है 1 से छोटा आएगा और ये करने पर 0 चला जाएगा, क्योंकि n तो इन्फिनिटी है। तो उस सिचुएशन में fx हमारे पास से ये वाली टर्म सारी 0 चली जाएगी। वी आर हैविंग px स्क्वायर प्लस 2, ये भी 0, ये 1। ओके, सो नाउ वी हैव द फंक्शन। Now we have simplified it and we are having the function as if x is from 0 to 1, हमारे पास डेटा आ गया है a x स्क्वायर माइनस x, और जब x की वैल्यू 1 है तो 0 है, और जब डेटा हमारे पास 1 से 2 के बीच में है तो हमारे पास सिंपली 0 0 आ जाएंगे, px स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज लुकिंग फॉर। ये आया आपके पास से फंक्शन, ठीक है। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अब इसके बाद पता करना तो आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ ऑफ 1 माइनस आप देख लीजिए आपके पास से 0 आएगा, एक रखेंगे आप, एफ ऑफ 1 0 है, और एफ ऑफ 1 प्लस जो यहां से बन के आएगा विच इज p प्लस 2। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो फिर ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, यानी p की वैल्यू अपने पास से -2 आ जाएगी। डिफरेंशिएबल गिवन है तो हम इनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे। ऊपर वाले में डेरिवेटिव आप निकाल दीजिएगा, आपके पास से डायरेक्टली 2x माइनस 1 है, x की वैल्यू आप रखेंगे 1 माइनस, तो आपके पास से a आता है। आगे बढ़ते हैं तो ये आपके पास है 2px आता है, ये 2p आता है, और ये वैल्यू आपके पास से -4 है। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ as -4, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का डेटा क्या बनेगा। a स्क्वायर इज 16, it is 4, we are having the final answer as 20, so we are marking this as p। this is one of the smartest question जिसके अंदर पहले फंक्शन को डिफाइन करना है और उसके बाद जाके उससे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से वेरिएबल्स को निकालना है। इट्स अ गुड क्वेश्चन।
तो इन सब की हमें जरूरत नहीं थी। 10th की हम बात करते हैं। 2x plus 3 times mod of y is equal to 4y. Y is a function of x. Y is equal to fx is discontinuous at one point, non-differentiable at one point, discontinuous and non-differentiable point at same point. Okay, continuous and differentiable at everywhere. आइए, यहां से हमें जो डेटा दिख रहा है वो सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं। y इक्वल टू fx की बात हो रही है, यहां से दो केस लेते हैं। लेट्स से y इज पॉजिटिव, लेट्स से y इज नेगेटिव। y is positive तो ये प्लस से ओपन होगा, so we are having the value of y is 2x। y अगर नेगेटिव है तो फिर यहां से बात बनाएंगे, ये आता है 2x/7। देखिएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y लेस देन 0 है। अब देखिए y और 2x बराबर ही है। अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इससे क्या पता चला, y तो 2x ही है। इससे ये पता चल गया कि x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ हमें पता चला कि y नेगेटिव है, यानी 2x/7 नेगेटिव है। इससे पता चल गया कि x नेगेटिव है। तो हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, उसके बारे में हमें पता चल गया कि अगर x पॉजिटिव आता है और x नेगेटिव आता है तो क्या डेफिनेशन है। x पॉजिटिव है तो 2x आता है, नेगेटिव है तो आपके पास से 2x/7 आता है। खत्म। y इक्वल टू 2x/7। आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस तो हमें दिख रहा है, बट ये डिफरेंशिएबल मुझे नहीं दिखता है कि इस पर 0 प्लस पर तो इतना डेटा बनेगा, लेकिन डेरिवेटिव यहाँ 2/7 आने वाला है। So fx is not differentiable at 0. It is continuous for every x belongs to R. Continuous हमेशा है, but differentiable एक पॉइंट पर नहीं है। So it is discontinuous at one point. No. It is discontinuous. No. Discontinuous तो है ही नहीं। Continuous and differentiable everywhere. No. It is not differentiable at one point. Yes. B is the correct answer. जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, जहाँ एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। 11th की हम बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है x⁵ + 1 और ऐसे करके हमारे पास पूरा डेटा लिखा हुआ है। पूछे जा रहे हैं कि फंक्शन कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसमें इन वाले भैया को थोड़ी देर देख लेते हैं। देखो भाई, ये जो मॉड है, क्या कहानी क्या है इसके आगे, प्लस माइनस लगता है, अगर पॉजिटिव रहा अंदर तो प्लस, नेगेटिव रहा तो माइनस, लेकिन कॉस को तो फर्क ही नहीं पड़ता। कॉस -थीटा इज कॉस थीटा, कॉस प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो ये वाले भैया तो रेस में ही नहीं है, इनको तो आप नॉर्मली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेगा कॉस थीटा। लड़ाई बाकी जगह पर है, यहाँ आप देखिएगा।
ये x पावर 5 प्लस 1 आपके पास लिखा है और ये है आपके पास से x माइनस फैक्टराइजेशन करने की सोच रहे हैं। ये देखिएगा आप, है ना, ये डेटा है और एक डेटा और आपके पास लिखा गया है लास्ट में आते आते, साइन ऑफ मॉड ऑफ x यहाँ पर है। इनमें भी आप एक चीज देख सकते हैं कि x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो यहाँ पर दो रूट्स काउंट हो रहे हैं एक साथ, x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों के अंदर, मतलब माइनस 1 का यहाँ पर दो रूट्स हैं, यहाँ भी है यहाँ भी, x की वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। जब दो रूट है तो माइनस 1 के आसपास ये तो डेरिवेटिव पर भी जीरो रहेगा और जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तब भी जीरो रहेगा, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा -1 पर, क्योंकि दो बार इसके रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल 100% होगा, मॉड कुछ नहीं कर पाएगा। और 5 पर इसको इश्यू हो जाएगा, तो ये क्लियर दिख रहा है। कंटिन्यूअस तो हमेशा है, नो प्रॉब्लम। जो एक पॉइंट हमें दिखता है इस पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह का कॉमन पॉइंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल के मुझे दो पॉइंट्स नजर आते हैं, एट x इक्वल टू 5 एंड एट x इक्वल टू 0। इसकी वजह से पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर बाकी सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे ऑल आर डिफरेंशिएबल, बट वन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वी आर एडिंग देम, अल्टीमेटली इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। तो 0 पर, 5 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये सब डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल नॉट डिफरेंशिएबल। और x इक्वल टू -1 पर रिपीटेड रूट आ गए, ये सब डिफरेंशिएबल है। -1 पर x प्लस -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर दो बार उसके फैक्टर्स दिख रहे हैं तो वो डिफरेंशिएबल में काउंट हो जाएगा। आप चाहो निकाल के देख लेना। तो सिंगल पॉइंट वाले फंस जाते हैं, तो दो पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, सो वी विल मार्क एज 2 पॉइंट्स। fx लिखा हुआ है कि द इंटीग्रल पॉइंट्स ऑफ a fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। 1 पर ये डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। डिरिचलेट फंक्शन है, ये रैशनल और इरेशनल पर डेटा बनाए गए हैं, तो ये उन्हीं पॉइंट्स पर जाकर कंटिन्यूअस हो सकते हैं जब इनकी डेफिनेशन ही इक्वल हो जाती है, ऐसा हम चाहते हैं। और ऐसी कहानी हम चाहते हैं x इक्वल टू 1 पर, तो 1 पे आप रखोगे तो ये 3 बन जाएगा और यहां से आपके पास से a की वैल्यू 2 निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पर है a इक्वल टू 2, लेकिन ये रिजल्ट किसके लिए निकाला गया है? दिस इज द रिजल्ट जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी तो हम इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर देंगे और ये डेटा बनेगा आपके पास से 3x का स्क्वायर प्लस 4x व्हेन x इज अ रैशनल नंबर, और जब एन x इज नॉट अ रैशनल नंबर तो ये आपके पास से बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। क्योंकि बात डिफरेंशिएबिलिटी की हो रही है तो यहाँ पर फिर से डेफिनेशंस इनकी हम इक्वेट करेंगे, कौन से पॉइंट्स के लिए बोला गया है उसका ध्यान रखेंगे। एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास से 7 आएगा, यहाँ से a का वैल्यू 6 आ रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो भाई 6 आना चाहिए, लेकिन अगर 6 हो गया तो ये कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, और अगर ये 2 हो जाता है, 2 हो जाता है तो कंटिन्यूअस तो बन जाएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। तो दोनों ही केसेस के अंदर कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी दोनों होने जरूरी है, तो किसी कॉमन वैल्यूज के लिए कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं बन पाएगा। कंटिन्यूअस बन सकता है एट x इक्वल टू 1 पर व्हेन a इज इक्वल टू 2, बट डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका सेम टाइम पर कंटिन्यूअस होना भी जरूरी है। तो फिर a की वैल्यू 2 लेंगे या 6 लेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें 2 और 6 के दो ऑप्शन तो बना रखे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। सो गुड क्वेश्चन, इट इज गुड क्वेश्चन। 13, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर वैल्यूज ऑफ r। r से r में डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आपके पास ये लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा। आप x को, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी इसको किया हुआ है। आप y को x और इसको x प्लस h आप ले लीजिए, यहां से h क्यूब आता है, यहां से h स्क्वायर आता है, दोनों साइड हम लिमिट लगा लेंगे, ये आपके पास से f डैश x आता है और ये लिमिट के बाद 0 बन जाएगा। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो 0 ही होगा,
और अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है किसी फंक्शन का, इसका मतलब फंक्शन का ये तो 0 ही होगा। और अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है किसी फंक्शन का, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। तो हमें कुछ दिया है तो बताइएगा। 100 पर वैल्यू इसका 10 है, तो 10 पर वैल्यू 100 है, तो 20 पर भी वैल्यू 100 ही होगा। कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, तो जो वैल्यू 10 पर है वही वैल्यू 20 पर होगी, वही वैल्यू 1 करोड़ पर होगी, सब पर वैल्यू सेम रहेंगे। जी। Then which one of the triplets of ABC such that it is differentiable for all real x? अच्छा, we want this function to be differentiable. We want this function to be differentiable. सबके लिए differentiable आए। Okay. तो पहले continuity की बात कर लेते हैं, f of 1 माइनस पर और f of 1 पर, जिसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ये रहा ऊपर वाली डेफिनेशन। फिर मैं जैसे ही 1 प्लस पे जाता हूं, जो कि 1 प्लस की डेफिनेशन यहां से नहीं आएंगी, तो अदरवाइज यानी यहां से पिक करनी है, वो डेटा आपके पास है a प्लस बी प्लस सी बन जाता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 आती है। अब क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है और सारे फंक्शंस पॉलिनोमियल और जैसे दिख रहे हैं और पॉलिनोमियल जैसे ही हैं, तो फिर हम पहले काम यही कर लेते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ते हैं। एफ डैश 1 माइनस पर 1 आता है, एफ डैश 1 प्लस से डेफिनेशन यहां से आएगी 2a प्लस बी, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। 2a प्लस बी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू आपके पास से 1 माइनस 2a आ जाता है। बी का वैल्यू कितना आ गया है? 1 माइनस 2a। यहां से अब आप सी निकाल लीजिए। सी का वैल्यू भी ए आ रहा है, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं, सी अगर ए हो जाए, बी की वैल्यू 1 माइनस 2a हो जाए, तो आप बना सकते हो। ढूंढिए भाई। तो आपके पास से ए बी सी का ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं हम, तो ए तो ए रहा, बी की वैल्यू 1 माइनस 2a, सी की जगह ए रख लेंगे और ए को आर में ऑसिलेट कर देंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढिएगा। ये तो एक प्राइम कंडीशन दिया है, इसके आगे भी कंडीशंस आएंगे, इनकम्प्लीट है। ये ना पहला ए 1 माइनस 2a और ए, यहाँ पे जीरो को क्यों मना किया है वो देख लेते हैं। ए शुड नॉट बी जीरो, अच्छा मना यहीं पे मना हो रहा है, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ए अगर जीरो भी हो जाता तो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन में ही मना किया हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन आता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, एक जायंट सा फंक्शन हमारे पास लिखा गया है। समझने की बात इसके अंदर इतनी सी है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी एफ एक्स लिखा है और वो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो इन दोनों को ऐड करके मैं ये लिख सकता हूँ। ये इस बात की यूटिलिटी इसके अंदर सवाल के अंदर मुझे नजर आती है। आइए देखते हैं कहां पर ये बात हमें देख पाते हैं बन पाएगी। तो gx अगर मैं लिखना चाहूंगा, अभी तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख देता हूं, ताकि आप लोग समझ पाए कि भाई क्या दिया है, पहले उसी को लिख लेते हैं। ये डेटा है, थोड़ा देखिए समझिए बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले और इस वाले को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को अगर हम कॉमन लेने जाते हैं तो हमारे पास से कॉस स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट, वहां चलिए कॉस स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बनी बात। इन दोनों को एक साथ क्लब कीजिए, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का है, कॉस स्क्वायर 4x प्लस ये डेटा बन जाएगा। और लास्ट में एक सिंगल डेटा है, वो पीछे पीछे लिख लेते हैं। सवाल में डराने के पूरे इंतजाम है। So this questions always you haunt you, okay, how to solve these particular questions. Okay, fractional parts in greatest integer, we can have it as this. Using this fractional part greatest integer is normal function.
ओके, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट इन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ नॉर्मल cos स्क्वायर 4x. Now what happens for these two? ये देखिए आप, cos square 4x is common and we are having greatest integer plus this data. ये फिर से नॉर्मल एक्स स्क्वायर बन जाएगा. sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर थीटा इज 1 और आपके पास फिर से डेटा आता है नॉर्मली x का स्क्वायर. ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, सो इट्स ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नो प्रॉब्लम. डराने के लिए काफी सारी चीजें दिख रही थी. इट्स जस्ट अ सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर. सो नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स कितने आएंगे? 0 आएंगे. 0. They are always continuous and differentiable because ultimately it is just written as x square. ठीक है, चलिए. जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन. मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है. अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी. क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे. जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है. दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो. सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे. यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है. एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड. मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा. ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा. पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube. ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है. चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें. और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे. वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं. या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है. जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें. बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे. जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई. यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा. थैंक यू. लेट f be the point, f of n plus p sin x, where p n is a integers, p is a prime number, number of points where fx is not differentiable. We are looking for the number of points where function is not differentiable. It is not differentiable. Okay, great. So there is a property, if there some integer is written there, so we can take that integer outside. The way we can write this as this way, 0 to pi. ठीक है, so n is outside, greatest integer, p sin x आपके पास लिखा हुआ है, p belongs to 0 to pi करके हमने लिखा है. p is a prime number, number of points where fx is not differentiable, ये हम चाह रहे हैं. तो भाई fx is not differentiable, ये हम चाह रहे हैं. देखो p sin x, this is actual function जो कि डिसाइड करने वाला है. p sin x कैसा होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा. 0 है, पाई है, हम ओपन इंटरवल पर हैं, तो जब वैल्यू इसका π/2 बनेगा तब ये p पे पहुंच जाएगा. और आप हम इतना हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर when it becomes integer, तो every integer उसकी लोअर लिमिट पर, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये डिफरेंशियल नॉट कंटिन्यूअस बन जाता है, ब्रेक हो जाता है. तो p तक पहुंचने के लिए पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर p-1 आएगा. ओके, तो अब आप इन सब के पॉइंट्स काउंट करिए. एक बार तो ये जाते हुए बनेगा p तक, फिर एक बार आते हुए भी बनेगा. So we are going to have 1 point here, 1 point here, 1 point here, 1 point here, then here.
फिर एक बार यहाँ, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो 1 से लेके p-1 तक ये सारे पॉइंट्स आएंगे। देखो 0 और पाई पर ओपन है, तो आपके पास से ये सारे काउंट पहले बनेंगे 1 से लेके p-1 यानी p-1 पॉइंट इधर, फिर एक ये वाला पॉइंट है p, और जब ये वापस रिटर्न करेगा तो ये फिर से इन सारे पॉइंट्स को फिर से रिट्रेस करता हुआ आएगा। So total points we are going to have is 2p-1 points. These terms. Okay. So we have discussed this question. तो इस 0 से लेके पाई के बीच में ये p तक पहुंचने वाला है। पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू p आ जाएगी। n तो ऐसे डराने के लिए लिखा हुआ, p तो n तो बाहर आ जाएगा। तो 1 2 3 से लेके p-1 तक ये सारी वैल्यूज रिपीट होंगी, इधर भी और इधर भी, जब पाई बाय 2 से पाई के बीच में भी आएगा। और p पर भी पाई बाय 2 पर ये p होगा, यहाँ भी ये ब्रेक होगा। सो दे आर टोटल 2p-1 पॉइंट्स। 17 यहाँ पर पूछा है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे। सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। मॉड क्या होता है? इट्स प्लस माइनस एक्स, डिपेंडिंग अपॉन एक्स इज पॉजिटिव देन प्लस नेगेटिव ऑन माइनस एक्स आ जाएगा। तो कॉस को फर्क नहीं पड़ता, कॉस तो कॉस एक्स ही रहेगा, कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, कॉस प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर जो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें फंक्शंस को, तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक है x-1, दूसरा है x+1, और यहाँ डेटा है x-1 और एक है x+x-2। ये डेटा है, यहाँ पर एक रूट रिपीटेड है इसका, तो इनको प्रॉब्लम होगी 2 पर। लेकिन x-1 जो है ये रिपीटेड रूट है, तो इस पर तो ये कंटिन्यूअस तो सारा ही है, लेकिन 1 दो बार आ चुका है, दो जगह का रूट से, तो ये 1 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल रूट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन x=2 पर ये सिंगल रूट रह जाएगा, यहाँ तो डिफरेंशिएबल होगा, तो ये आपके पास से नॉट डिफरेंशिएबल के अंदर काउंट हो जाएगा। सो ओनली दैट x=2 पर हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आया है कि ये डेटा का बिहेवियर आना चाहिए। और बारी एक और पॉइंट पर है, यहाँ पर x-1 भी हमारे पास लिखा हुआ है। अब जैसे आपको इस सवाल के अंदर डाउट आ गया है, जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इनको अगर आपको चेक करना है तो आप एक काम कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना 1 पर डिफरेंशिएबल होगा, 2 पर नहीं होगा, आइए इन सब चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि भाई cos x का तो कोई लेना देना नहीं बेचारे का, वो तो सीधा साधा फंक्शन है, जो है वो यही हो रहा है। पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, आ जाइए, इसको थोड़ा देख लेंगे। तो यहां से अगर हम बिटवीन द 1 से 2 के बीच में है, तो ये मॉड माइनस से ओपन होगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट। और इसके अलावा अगर हम देखें, वहां पर मॉड आपका प्लस से ओपन होगा। ठीक है, ये बात cos x की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं। चलिए बात करते हैं इनके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, बस नेगेटिव का डिफरेंस रहेगा। तो काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। 3 का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? एक बार में एक को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2 टाइम्स x-1, x+1 एंड x-2, फिर x-1 का होल स्क्वायर, इसका तो 1 हो जाएगा, और फिर x-1 का होल स्क्वायर, इसका x+1, इसका 1 हो जाएगा। सब जगह से x-1 कॉमन आ जाएगा। यही बात मैं समझा रहा था कि रिपीटेड रूट है तो डेरिवेटिव निकालते टाइम फिर से वो जिंदा रहेगा। यहाँ 2 आप रखेंगे तो आपके पास से बनता है, इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं, -x-2, x का स्क्वायर। यहाँ से x-1 आपने कॉमन ले लिया है ना? तो ये डेटा आपके पास से इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा x² - 3x + 2, प्लस यहाँ से आपने x-1 कॉमन लिया तो ये डेटा बनेगा x² - 1। आओ चेक करते हैं, x², 2x² इज 4x²। 2x वाला डेटा ढूंढिएगा, -2x - 3x, वी आर हैविंग -5x, 5 आता है ना? -4 आता है, और ये -1 है, -5 आ गया, -5 में आपने 2 और ऐड करना है तो -3 बनता है। ये डेटा आपके पास, दिस इज व्हाट द डेटा वी आर हैविंग, ये डेटा आपके पास आता है।
नेगेटिव आता है 4x² माइनस 5x माइनस 3, और इसी का पॉजिटिव डेटा भी बन जाएगा। तो ये डेटा आपके पास से आता है जब 1 एंड 2 है, और ये डेटा आपके पास से आता है जब ये वाला डेटा है। अभी हम ओपन ही लगा रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी तो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। आइए 1 पर अब आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लीजिए, f'1 माइनस हो या f'1 प्लस हो। तो जो बात मैं समझा रहा था कि भाई अगर कॉमन रूट्स दो जगह के एक साथ स्क्वायर जनरेट हो जाए तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब आप जब 1 देख रहे थे, 1 यहां से निकालो या यहां से निकालो, दोनों जगह से 0 आएगा, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया था डायरेक्टली, x=1 पर डिफरेंशिएबल होगा। 2 पर हम चेक कर सकते हैं, 2 पर यहाँ यहाँ नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं f'2 माइनस और f'2 प्लस, क्योंकि ये 0 तो आएगा नहीं, जो भी नेगेटिव आएगा उसका पॉजिटिव साइन यहाँ पर बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज, यहां से आपके पास से बनेगा 4 और 4 16 बन जाएगा 16, माइनस आपके पास से 13, ये -3 आता है +3 आता है, इट इज डिफरेंट। एक -3 आ रहा है +3 आ रहा है, सो एट x=2 नॉट डिफरेंशियल। 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, मॉड कॉस के साथ लिखा हुआ है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, है ना। तो इसमें पूछा है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, काउंटिंग नहीं पूछी है, एट, तो कहां पर है, x=2 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, विल मार्क डी एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पर अब से बात याद रखिए, तो मैंने आपको इतना सारा समझा दिया कि भाई अगर रिपीटेड रूट आ रहे हैं वहां पर वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, लेकिन जो सिंगल पॉइंट है जिसकी वजह से इश्यू हो रहा है वहां पर और कोई नहीं है उसको सेम टर्म बनाने के लिए, तो वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल आप लिख सकते हैं, वरना बेसिक डिफाइन कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये ठीक, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, ए और बी का डेटा हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो 1 माइनस पर ही डेटा निकालते हैं, a प्लस बी आता है, और 1 प्लस पर डेटा सेकंड डेफिनेशन से आ जाएगा इससे, जो 4a माइनस 2b प्लस 1, दोनों को डेटा बना देते हैं। ये 3a आता है, 3b आता है, 1 आता है, 0 आता है, ठीक है। और बताइए, डिफरेंशिएबल भी है तो आप डेरिवेटिव निकालिए पहले 1 माइनस पर और 1 प्लस पर, तो यहाँ से a प्लस 2b आ जाता है, और यहाँ से 4a माइनस आता है आपके पास x=1 माइनस a प्लस 2b 4a इक्वल है, क्या आया, 3a=2b है, ठीक है। मैच कर लीजिए दोनों को डेटा को, b की वैल्यू 1 आती है तो a की वैल्यू 2/3 बन जाती है, ये डेटा है, a is coming as 2/3, b is coming as 1, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 0 पर फिर हमसे पूछे जा रहे हैं, तो पहले तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो पहले बात कॉन्टिन्यूटी की ही होती है। 0 पर है तो e⁻0 1 बनेगा, यहां से डेटा 2 आएगा, 0 और 0 माइनस पर यहां से डेटा बना देंगे, सब खत्म है, 2 आता है, ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस तो है। f' को डायरेक्टली हम लिख लेंगे तो ये 2x आएगा e⁻x² प्लस 3x का स्क्वायर, यहां से 2ax प्लस b लिखा हुआ है, f'0 प्लस और f'0 माइनस, 0 आता है, यहां से 0 प्लस b आता है, b की वैल्यू 0 आती है आपके पास, कितनी आ रही b की वैल्यू 0, और बाकी a के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही, a कहीं पर भी नहीं आया, यहाँ भी a का रोल नहीं था, यहाँ भी a का रोल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि a कैन बी एनी रियल नंबर बट b हैज टू बी 0। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, b हैज टू बी 0 और a की वैल्यू एनी रियल नंबर, क्योंकि a के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो कोई भी रियल नंबर ले लो हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बनकर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर हम देखेंगे एक तो ये अंडर रूट सभी जगह पर लिखा हुआ पूरा है अंडर रूट, तो f(x) हमारे पास लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x है, प्लस यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमारे पास है साइन x
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स भी अपने पास लिखा गया है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर भी एक्स साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है। जिस इंटरवल या पॉइंट के अबाउट बात हो रही है वो थोड़ा नोटिस कर लेते हैं। पाई बाय 2 है, पाई है, 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 यानी पाई के आसपास और पाई बाय 2 के आसपास डिस्कशन चल रहा है। शुरुआत करते हैं, जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहती है तब क्या होगा। उस केस में अगर हम देखें तो sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, और 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब ये पाई बाय 2 है तो आप f ऑफ पाई बाय 2 निकाल के देख सकते हैं। sin पाई बाय 2 1 होता है, यहाँ भी 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी 1 आएगा, तो वी आर गेटिंग 1। इस वाले केस में अगर हम फंक्शन को देखते हैं, फर्स्ट वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, यहाँ मेरे पास sin x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, सो आई एम हैविंग रूट sin x एज द डेटा। अगर हम यहीं पर पाई बाय 2 से पाई के बीच में बात करते हैं तो साइन आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। पाई बाय 2 से पाई के बीच में अगर हम बात करें तो साइन जो होता है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो ये साइन चेंज होगा, यानी sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास से 0 बनेगा। fx आपके पास से आता है, ये 0 आता है, यहाँ से आपके पास से sin x है, ये भी 0 बनता है। ये डेटा आपके पास है, रूट ऑफ sin x आपके पास लिखा गया है, ये डेटा बन गया रूट sin x। तो क्या देख पा रहे हैं, 0 से लेके पाई तक हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन रूट sin x ही आ रही है, और जब मैं इसमें पाई बाय 2 रखूंगा तो रूट 1 हमें यहाँ से भी 1 दे देगा, यानी पूरा 0 से लेके पाई तक हमारे पास फंक्शन की सेम डेफिनेशन है, दैट इज रूट sin x। आगे चलो, अगर हम पाई से लेके पाई बाय 2 तक पहुंचते हैं, आगे पाई बाय 2 से पाई से 3 पाई बाय 2, पाई से आगे 3 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2 में अगर हम बात देखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, साइन x की वैल्यू 0 से 1 रहेगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमने इसके बीच में निकालेंगे तो वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फंक्शन जनरेट करते हैं, तो ये है फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना बन जाएगा, यहाँ है आपके पास से साइन x और ये है -1, सो -1 प्लस sin x आपके पास से डेटा बनता है। फिर भी अगर मुझे f ऑफ पाई निकालना है तो मैं इस फंक्शन में रखूंगा, sin पाई की वैल्यू 0 आती है, sin पाई ये भी 0 है, ओवरऑल आई एम गेटिंग दिस एज 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन बहुत क्लियर कट है, हमारे पास से फंक्शन बना है रूट sin x। जब डेटा अपने पास 0 से लेके पाई तक जाता है, और पाई भी अगर आप रख लोगे ना तो इससे साइन रूट sin x से पाई की वैल्यू भी 0 ही आने वाली है। तो आप चलिए आराम से 0 से लेके पाई तक रूट sin x डेफिनेशन रहेगी, फिर पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक अगर हम डेटा देखें तो डेफिनेशन अलग है, -1 प्लस रूट ऑफ sin x, जब ये पाई से लेके 3 पाई बाय 2, हमें इसी का एनालिसिस करना है। अब हमने इसको फ्री कर दिया है, किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर से। अब आइए डिस्कशन करना है पाई बाय 2 और पाई पर डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना है। तो देखो पाई बाय 2 तो इसके इन बिटवीन आ चुका है, और यहाँ पर अगर हम ये चेक करें कि पाई माइनस हो या एफ ऑफ पाई हो, वो तो 0 ही है, और यहाँ पर अगर हम पाई प्लस पर बात करते हैं, -1 साइन पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने जो डेटा लिखा है ये देखो ऐसे मिस्टेक होती है, -1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 आपके पास से लिखा गया है, सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स, नॉट साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। पाई पर डेटा निकालेंगे तो ये 0 बनेगा, ये 0 आता है, तो कंटिन्यूस तो है ही सही, पाई बाय 2 और पाई पर दे आर कंटिन्यूस फंक्शन, नो प्रॉब्लम। अब आ रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, ये डेटा हमारे पास लिखने के बाद कंटिन्यूस तो ये है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो मैं यहीं पर f डैश x की बात करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों का डेरिवेटिव जानता हूँ। रूट sin x से इसका डेरिवेटिव बना दीजिए,
तो आपके पास से बनेगा 1/2 टाइम्स रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास है कॉस एक्स आता है। सेकंड वाले में डेफिनेशन देखिए, -1 का डेरिवेटिव 0 है, फिर 1 प्लस साइन एक्स लिखा गया है, 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपके पास है कॉस एक्स आता है। इंटरवल्स देख लीजिए, ऊपर 0 से पाई है। आप जो बेसिक डेफिनेशन है LHD RHD वाली वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पर अब हम f डैश पाई माइनस बनाते हैं, ऊपर वाले से cos पाई बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास है 0 बनेगा, दिस इज लीडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये आपके पास से माइनस इन्फिनिटी जाता है। वहीं f डैश प्लस अगर हम देखें यहाँ पर तो cos पाई की वैल्यू -1 आती है, ये आपके पास से -2 आता है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि LHD जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। वहीं अगर हम इसको π/2 पर चेक करने पहुंचते हैं तो यहाँ से आता है π/2 माइनस और π/2 प्लस, दोनों ही डेफिनेशन इसी इंटरवल में है, तो cos 90 पर 0 आता है। सो fx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to pi, and it is differentiable at x equal to π/2। π/2 पर डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है पाई पर। आप अगर सीधा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके नहीं करना चाहते तो फिर आप LHD और RHD की जो डेफिनेशन है वहां से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इन फंक्शंस में एज सच कोई नई चीज नहीं है, कंटीन्यूअस थे ही सही, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके हमें थोड़ा टाइम बचा लिया। तो डिफरेंशिएबल आया है π/2 पर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई, तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज बी एज द फाइनल आंसर। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा एनालिसिस यहाँ पर हमें करना था। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। ठीक है, इसे बहुत बढ़िया सवाल आपको ऐसे और सॉल्व करने को, जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर आपको ढेर सारे सवाल और मिलेंगे। जो आपको आपकी जो एफिशिएंसी है, सोचने का तरीका है, जो प्रैक्टिस है, जो मैनिपुलेशन है, क्वेश्चंस को हैंडलिंग है, फंक्शन को हैंडल करना है, वो सब आप वहां से और सीख पाएंगे। ठीक है, इसको बना लीजिए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई में जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई में पर फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई में, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। 21 sin इनवर्स x प्लस a टाइम्स cos ऑफ पाई x माइनस पाई x, लेकिन ये इसके साथ नहीं है, कॉमा है यहाँ पर, ये अलग है, ये अलग इंटरवल्स है। बोल दिया है कि ये डिफरेंशिएबल है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच एक इंटरवल है, इंटरवल के अंदर वो पॉइंट आ रहा है जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, दैट पॉइंट इज 0। और फिर a और b के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम 0 माइनस पर ही डेटा निकालते हैं। cos इनवर्स 0 इज 0, cos 0 इज 1। 0 और 0 प्लस पर और डेटा निकाल देंगे यहाँ से,
कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू आपके पास से π/2 बनती है और ये साइन 0 है, सो b π/2 आपके पास बनेगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है that a is equal to b π/2। वहीं पर हम f dash x निकाल लेते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई a साइन पाई x, कॉस का हो गया साइन पाई x, माइनस b/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई कॉस पाई x। ये डेटा है आपके पास। ठीक है, आइए चेक करते हैं 0 पर f dash 0 माइनस, so we are getting this as 1 और ये 0 है, f dash 0 प्लस यहां से माइनस b और ये cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू पाई आ जाएगी। ये दोनों आप डेटा देख सकते हैं। आप b का डेटा निकाल सकते हैं, वो आता है π-1। ये डेटा आया। अब पूछा है 2a प्लस b निकाल के बताइए क्या डेटा बनेगा। सो लेट्स फिगर इट आउट। 2a प्लस b, 2a का मतलब है आपके पास से b पाई और ये भी b है, सो b तो कॉमन है, π+1 आपके पास है, b का डेटा है π-1, ये है π+1, सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग दिस एज π² - 1d। ठीक, आगे बढ़ते हैं 22। यहां पर हमारे पास दिया है कि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 पर। ठीक है, देन gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, कौन से पे बात हो रही है ना। पहले हम f को सॉल्व करते हैं और लेकर आते हैं कि क्या कहानी है। देखिए, तो पहले 0 पर बात बनाते हैं, जिससे हमारे पास a और b आ जाएंगे तो हम यहां रख पाएंगे। f(0) माइनस से a ही आता है, f(0) प्लस पर हम बात करते हैं अगर, तो वो डेटा आपके पास है 0 + 0 + 2b आता है, सो वी आर हैविंग a इक्वल टू 2b। डिफरेंशिएबल बोला है तो डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, यहां से a² e⁻ax आता है। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी की पहले ही क्वेश्चन बनाने वाले ने गारंटी ले ली है, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बोल रखा है उन्होंने पहले कि हाँ डिफरेंशिएबल है, 0 पर यहां से 4 आएगा, आपके पास है a² 4 आता है, a की वैल्यू ±2 आती है और b की वैल्यू आपको पता है a कितना है, 2b है, सो b आपके पास है ±1 है। ठीक है, ये लिखा हमने, मॉड यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हमें ये डिसाइड करना होगा, अभी तो हमने fx डिफरेंशिएबल है तो ये दो डेटा है, तो कहानी ऐसी है कि अगर a की वैल्यू 2 होती है तो b की वैल्यू 1 बनती है, a की वैल्यू -2 होती है तो b की वैल्यू -1 भी बनती है। ठीक है, दो सेट्स आ रहे हैं। जब ये डेटा होगा तो हमारे पास gx क्या बनेगा, आइए इस बात को देखते हैं। b की वैल्यू 1 है तो यहां से आपके पास से x आएगा। ठीक है, x बना, और यहां से जब x बनेगा और a की वैल्यू 2 है, 2 से 2 चला जाएगा, ये बनेगा आपके पास। लेकिन जब आपके पास ये वाला डेटा है तब आपके पास बनता है, देख लेते हैं तब भी क्या डेटा बनता है। -1 आप रखोगे तो आपके पास से बनेगा -x -4, ये डेटा आपके पास बनता है। अब दोनों में से कौन सा सिचुएशन है, ये इस लाइन में छुपा हुआ है, वो था डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आप अगर इसका ग्राफ जानते हो ना, तो साइन x के जो ग्राफ पॉजिटिव साइड पर होते हैं वैसे ही डायग्राम आपका नेगेटिव साइड पर भी होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 पर यहाँ पे कॉर्नर बन गया है, साइन ऑफ मॉड x का एक ग्राफ होता है, और यहाँ पर दिख रहा है कि एट x इक्वल टू 0 पर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फिर दिस केस इज रिजेक्टेड, ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर केस बनेगा वो वाला। यहां अब हम पहुंचे, माइनस साइन हैंडल होगा, आप ये लिख सकते हैं gx। फर्क क्या पड़ेगा इसमें और इसमें, क्या डिफरेंशिएबल, ये हमेशा है, बट x+4 है तो 4 यूनिट आगे पीछे शिफ्ट होगा, x इक्वल टू -4 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा।
x इक्वल टू -4 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये बात है। तो आपसे पूछा है कि gx का क्या कहानी होगी, x इक्वल टू -4 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, विल मार्क बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बढ़िया सवाल था, कहां से ए और बी निकलवाए। दो केसेस बने, ये वाला रिजेक्ट हुआ क्योंकि ये 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, हमें बोला है कि 0 वाला डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हुआ, ये एक्सेप्ट हुआ। मॉड ऑफ x प्लस 4 लिखा हुआ है, इसमें एक ही बिहेवियर शिफ्टिंग होगी, बस -4 की तरफ, इसकी इधर। ठीक है, तो यहाँ से -4 पर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, बी पर हमने इसको मार्क कर दी। गुड क्वेश्चन। इवन फंक्शन है एफ एक्स, डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेटिस्फाई करते हैं एक रिलेशन को जो हमारे सामने दिया गया है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस 4x वाई माइनस 1। एफ डैश 0 आपके पास से 0 आता है, फिर एफ एक्स के बारे में पूछा जा रहा है क्या होगा। देखो ये एक इवन फंक्शन है, ये दे रखा है हमें पहले से, यानी माइनस एक्स पर वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही रहेगी। ठीक है, डिफरेंशिएबल है और एक रिलेशन और दिया हुआ है यहाँ पर। सोच रहे हैं कैसे इसको टैकल किया जाए। यहाँ पर एक काम कीजिए, y की जगह x रख दीजिए, ये एफ ऑफ 0 आता है, ये एफ ऑफ x है, यहाँ भी एफ ऑफ x है, ये बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 1। आपके पास से डेटा बन जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। x को 0 रख दीजिए, आपके पास एफ ऑफ 0 आता है, ये डेटा है 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 प्लस 1, एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 1, तो फंक्शन हमारे पास ये 1 आ गया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन निकल गया था। दैट्स द सी इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 24 नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पॉइंट्स बता दिए गए हैं, कहां से कहां तक लेकर आने हैं, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो एक एक करके फंक्शंस का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। देखो कॉस ऑफ मॉड एक्स जो लिखा हुआ है, ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा अल्टीमेटली हमारे पास कॉस एक्स ही आएगा। आगे फिर आपको सिग्नम भी डिसाइड करना है। सिग्नम अगर हम देखें, आप देखिए, बिकॉज एक्स जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो इस केस के अंदर तो सिग्नम हमेशा ही +1 ही होता है। सिग्नम तो नेगेटिव पर दिक्कत करता है या 0 पर। एक्स अपने पास पहले से 0 से 2 पाई है, तो सिग्नम तो +1 ही रहेगा इस इंटरवल में, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 आती है, तो इस इंटरवल में कॉस इनवर्स 1 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आता है लॉग ऑफ मॉड एक्स, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। लॉग ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ लॉग एक्स से लॉग एक्स का ग्राफ को एक जगह दिक्कत है, जब ये 1 बनता है, बाकी सब जगह कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए अब हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या एजेंडा है। मॉड है cos x के पास, ठीक है, प्लस cos इनवर्स सिग्नम खत्म हो चुका है, 0 है, ये बात। मॉड ऑफ cos x को क्या फर्क पड़ेगा, 0 से 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ होता है 2 पाई, ये बनता है π/2, ये बनता है 3 π/2। तो हो गया डिसाइड। जब आप मॉड लोगे तो ये पोर्शन भी ऊपर आएगा ना, ऐसा बनेगा। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to π/2 and 3 π/2। और जब आप मॉड ऑफ log x लेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये नॉट डिफरेंशिएबल है कहां पर, at x equal to 1। अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, समझाने के लिए बताऊं, x equal to 1 पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो थ्योरम है ना, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दूसरा फंक्शन नहीं हो, और आप उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब 100% नॉट डिफरेंशिएबल होता है। प्रोडक्ट और डिवीजन में ये बात नहीं बोल सकते। वहीं पर अगर मैं x इक्वल टू π/2 पर बात करूंगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, तो डिफरेंशिएबल, इसको तो सिर्फ 1 पे दिक्कत है। वहीं अगर x की जगह हम 3 π/2 पे बात करेंगे, तो हमें अल्टीमेटली कहीं पर कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट रिकॉल द थ्योरम्स। हम तो बस थ्योरम से रिकॉल करेंगे। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं अपने पास यहां से, सी 3 पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल आ जाएंगे अपने पास।
आगे बढ़ते हैं, अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बात हो रहा है उसको समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से डिनोट्स करते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। एफ एक्स आपके सामने है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। साइन है पाई अपॉन एक्स प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन पाई है और आपके पास ये लिखा हुआ है 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। कहां पर डिस्कशन है वो देख लेते हैं। ये आर में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आर में डिस्कशन है, ये भी आर में है। जनरलाइज करके सब जगह डिस्कशन हमें इसको सॉल्व करके देखना है कि कहां पर जाकर क्या बात बनने वाला है। देखो फंक्शन में ऐसा है कि ये एक इंटीजर आएगा एक्स प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इंटीजर अगर पाई से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब खत्म। तो ये तो पूरी क्वांटिटी ही जीरो है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास फिर फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर है, प्लस 3 यहाँ पर आता है, यहाँ आता है साइन, यहाँ है पाई और यह है एक्स प्लस 3। दिस इज द क्वेश्चन, ये है हमारा फंक्शन। हाँ, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, आर में बात कर रहे हैं। अब आर में एक ही जगह समस्या बनने के चांसेस हैं, जब ये डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो अब ये सब की चेकिंग कहाँ पे होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये जो x प्लस 3 करके लिखा है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और यहाँ पर हम इसको पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हमेशा बाहर चले जाते हैं। तो इस पूरे फंक्शन की डिपेंडेंसी एक ही जगह पर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या बिहेवियर आएगा, इसके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई किसी भी इंटीजर पे हम चेक करते हैं, लेट से इस पर चेक करने गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो p बन जाएगा, p बन जाएगा तो f ऑफ p की वैल्यू आपके पास है p अपॉन p प्लस 3 साइन ऑफ पाई अपॉन p प्लस 3 बनेगी। लेकिन अगर मैं वहीं पर, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड पर ज्यादा टूटता है, p माइनस h पर अगर मैं गया, थोड़ा सा भी मैंने उस इंटीजर से कम किया, तो अपने पास जो फंक्शन है वो अब p से थोड़ा सा कम है, तो ये p माइनस 1 आएगा। और जब आप यहां जाएंगे तो ये डेटा आपके पास से बनेगा p माइनस 1, p माइनस 1 3 और आपके पास से p अपॉन p माइनस 1 प्लस 3। ये देखिए पूरा फंक्शन ही बदल गया। अब बताइए, इन दोनों के सेम होने की बात होनी चाहिए तभी कंटिन्यूटी मैच होगी, वरना कंटिन्यूटी होगी ही नहीं। तो कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं, अब देखिए कोई सा भी आप इंटीजर ले लो, साइन पाई अपॉन पी प्लस 3 को इंटीजर है आपके पास, उसकी वैल्यू साइन पी प्लस 2 पर वो वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली आगे वाला जो हेडर है उस पर भी नहीं आएगा। लेट्स से मैं बात करता हूं p इक्वल टू 0 है, p इक्वल टू 0 पर LHL ही 0 आ जाएगा और RHL की वैल्यू अगर मैंने p 0 रखा तो मेरे पास आएगा माइनस हाफ। देख लीजिए 0 रखा माइनस हाफ आएगा, साइन पाई बाय 2 1, तो नॉट डिफरेंशियल, नॉट डिसकंटिन्यूअस आ गया। 1 ले लेता हूं क्योंकि कई बार ऐसे देखने पर समझ में नहीं आता। 1 अगर मैं लूंगा तो आगे वाला नंबर 1/4 बनेगा और साइन पाई बाय 4 आपके पास यहां बना। वहीं अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास RHL 0 आ जाता है, नहीं आ रहा कंटिन्यूअस। चलिए p की वैल्यू 2 ले लेता हूं, LHL और RHL क्या पता इस पर सेम आ जाए, कभी नहीं आने वाले। p को 2 रखिए आप, आपके पास से 2/5 आता है और आपके पास यहाँ पर साइन पाई बाय 5 बन जाएगा। आप 2 रखिए, यहाँ पर 2 रखोगे तो 1 बनेगा और यहाँ से 4 बनेगा, 1/4 साइन 2 आप रखेंगे पाई बाय 4 आएगा। They are not matched. It is discontinuous at every integer. It is discontinuous at every integer. एक बात और भी है, ये डिफाइन होने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, इसकी डोमेन के लिए इसका ये होना खतरनाक है। यानी -3 से -2 ये है इसकी डोमेन, इसमें तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये इसकी डोमेन है। -3 से -2 के बीच में x कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हर इंटीजर पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो विल मार्क डी वाला ऑप्शन हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी,
किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे x टाइम्स ये वाला डेटा हमारे पास लिखा गया है। देखो रूट एक्स लिखा हुआ है, इसके लिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना जरूरी है। और दूसरा डेटा भी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास एक डेटा आ गया है कि -1 से ज्यादा हो, क्योंकि ये दोनों सेम फंक्शन में ही प्रेजेंट है। तो हमें इन दोनों का कॉमन लेना होगा, और इन दोनों का कॉमन बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी जब फंक्शन एफ एक्स आता है, यहाँ x आता है, यहाँ रूट एक्स आता है, तब आपके पास इंटरवल 0 से इंफिनिटी रहेगा, तब जाकर तो डिफाइन होगा, एग्जिस्टिंग होगा। तो 0 इज द बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। जब हम बाउंड्री पॉइंट्स की बात करते हैं तो आप उस पर डिफरेंशियबिलिटी के लिए फिर उसका सिर्फ आर एच डी ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि एफ डैश 0 माइनस तो डज नॉट एग्जिस्ट है ही नहीं, डोमेन में ही अलाउड नहीं है। तो यहाँ आप जाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एच है आपके पास से, रूट एच है, रूट ऑफ एच प्लस 1 है, 0 पर डेटा 0 आता है, डिवाइडेड बाय एच है, इससे चला गया है। 0 पे आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो ये आपके पास से 0 और √1 यानी -1 हमारे पास आता है। तो ये फाइनाइट आ गया है। बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी पता हो तो अगर इधर वाला पॉइंट है तो आरएचडी कैसा फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट आ रहा, तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे। ऊपर वाला बोला है कि एफ डैश 0 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाली बात गलत है। एफ डैश 0 माइनस एग्जिस्ट करता है लिखा हुआ है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट निकालने को बोला है और एफ डैश 0 प्लस, यस इट एग्जिस्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। सी की बात हम कर लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की हम बात कर रहे हैं। ये यहां से आपके पास से x आता है, रूट एक्स आता है और x प्लस 1 आता है, 0 0 1, फाइनली इट इज 0। So yes, limit also exists. So we'll mark answers as A, C and गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है एफ एक्स है हमारे पास है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और अगर लेस देन 1 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक के साथ डिफाइन किया गया। कंटिन्यूटी की बात की जा रही है 1 पर, और डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात की जा रही है। देखो जब 3 पर डिस्कशन है ना, तो आपको देखिएगा 3 वाला बिहेवियर ये बनेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जब x 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है, अपने पास एफ एक्स ये आता है, तो आप जानते हैं कि ये x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस तो होगा, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। x इक्वल टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस ये है, ठीक है। वही अगर हम 1 पर बात करेंगे तो 1 और f ऑफ 1 प्लस पर हम पहले बात कर लेते हैं, ऊपर वाली डेफिनेशन से 2 आएगा। वही अगर मैं f ऑफ 1 माइनस की बात करूंगा तो यहां से बनेगा, सो विच इज 1/4
3/2 एंड 13/4। तो ये डेटा आपके पास से 14/4 आ रहा है। 14/4 का मतलब होता है 7/2 माइनस 3/2। यहां से आपके पास से 2 आता है। यस, इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कहां पर? x इक्वल टू 1 पर। ट्रू। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं थोड़ा। तो जब x की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है, तो fx का जो मॉड है ना, ये है। तो ये कैसे ओपन होगा? नेगेटिव के साथ ओपन होगा, 3x माइनस 1। तो ये -1 आ गया मेरे पास। वहीं अगर मैं f डैश 1 माइनस की बात करूंगा तो वो 1 से छोटा इधर है, तो यहाँ ये डिफरेंशिएशन करेगा 2x/4 3/2। वी आर गेटिंग दिस एज -1 एज वेल। ये दोनों सेम आ रहे हैं। 1 प्लस पर भी -1 आ रहा है, 1 माइनस पर भी -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। कहां पर? x इक्वल टू 1 पर। इट इज डिफरेंशिएबल एट 1 एज वेल। ठीक है। 3 पर क्या था? 1 से ज्यादा पर ये मॉड आ गया। मॉड का ग्राफ आप जानते हैं कि अगर हम 3 के आसपास का ग्राफ देखें तो वो ऐसा रहेगा, शार्प एज आ जाता है। तो ए बी सी विल गो, वी आर गोइंग टू मार्क देम एज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है इसके अंदर। डिफाइन द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 एफ एक्स से लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो 3x प्लस 2 है, इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉट कंटिन्यूअस। ऐसी बात ए ऑप्शन के अंदर बोला गया है। 4 स्टेटमेंट है, चारों को इंडिविजुअली हमें सॉल्व करना है और मार्क करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। करेक्ट मार्क करना है या इनकरेक्ट मार्क करना है? करेक्ट वाले मार्क करना है। एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ 1 माइनस की बात करें तो देखिए 1 और -1 दोनों यहीं से आ जाएंगे। आपके पास से डेटा बनकर आता है 5। और 1 प्लस पर अगर हम बात करें तो यहाँ से डेटा इसका भी 5 आता है। तो ये तो कंटिन्यूस आ रहा है। और यहाँ इन्होंने बोला है कि इट इज नॉन कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट ऐसे बोला कंटिन्यूस नहीं है, पर ये कैसा आ गया है? कंटिन्यूस आ गया है। डिफरेंशिएबल हो या ना हो, पर ये स्टेटमेंट गलत हो चुका है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। बी। तो टाइम बचाना है, आगे चलते हैं। एफ एक्स को आप देखिए। एफ एक्स जो हमें दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्लस से ओपन होगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और अगर ये नेगेटिव से ओपन होगा तो यहाँ से माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनेगा। एफ डैश एक्स आप बनाने पहुंच गए तो ये आता है 3x का स्क्वायर, और ये यहाँ पर आपके पास है माइनस ऑफ 3x का स्क्वायर। अब हम डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये 6x आता है, ये -6x आता है। ये डेटा है। वो आप देख सकते हैं, पूछा ये है क्या ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है? 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? सिंगल टाइम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक बार एलएसडी आरएसडी निकाला जाता है आफ्टर चेकिंग द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस तो ये है, वी कैन चेक इट इज अ कंटिन्यूअस, एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हर बार डेटा निकाल के करने की जरूरत नहीं है, आप रख के देख सकते हो 0 आ रहा है, इस पर भी 0 आ रहा है। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया क्योंकि इसका आरएसडी एलएसडी दोनों 0 0 आ रहे हैं। 0 पर इसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो तीनों 0 आ रहे हैं, यानी एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस है। इसके डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएबल के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लिया यहाँ पर, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 0 प्लस पर 0 है, और वही आपका एफ डबल डैश 0 माइनस पर भी सेम है। तो यस, डबल डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट वन हमारा गलत था और सेकंड वाला सेम्स टू बी करेक्ट। बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं सी पर। फंक्शन जो है x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है और f ऑफ 5 पर वैल्यू 2 आती है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि f कंटिन्यूअस है तो लिमिट जो है f को क्रॉस करके अंदर चली जाएगी। कंपोजिट फंक्शंस में ऐसा होता है कि अगर लिमिट बाहर है तो f को तभी क्रॉस कर पाएगी जब f फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूअस आता हो। और यहां हम डेटा रख देते हैं f इज अ कंटिन्यूअस। तो ये अंदर वाला डेटा क्या बन रहा है? यहाँ से 4 और 16 माइनस 11 5 बनता है, f ऑफ 5 बनता है। f इज कंटिन्यूअस अराउंड 5, इसीलिए लिमिट अंदर चली गई है। यहाँ से f ऑफ 5 आ गया है, और इसका वैल्यू हमारे पास से कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। यस, इट्स एग्जिस्ट। यानी जो अंदर वाला डेटा x को 2 की तरफ लेके जाता हूं तो 5 की तरफ आता है,
तो 5 के आसपास की वैल्यूज होंगी, लेकिन फंक्शन 5 के आसपास कंटिन्यूअस है। तो चाहे कोई भी हो, 2 से 5 के छोटा हो, बराबर हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि फंक्शन एफ इसके अबाउट कंटिन्यूअस है, तो ये यहाँ से एफ ऑफ 5 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। अगर एफ के अबाउट हमें कंटिन्यूटी नहीं पता है, तो हम इसका आंसर नहीं बता पाते, क्योंकि एक्स जब 2 की तरफ टेंड करता है, ये 5 की तरफ टेंड करता है। ठीक है। तो फिर यहाँ हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, 2 प्लस पर 2 माइनस पर, ये 5 प्लस 5 माइनस की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ जैसे ही बोला कि कंटिन्यूअस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट अंदर चली गई, डेटा आया, वैल्यू निकाल दी। यहाँ देखिए डी पार्ट में दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, लिमिट बाहर है, 2 लिखा हुआ है, लिमिट बाहर है, डिफरेंस लिखा हुआ है। प्रोडक्ट की बात हो रही है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो नीड नॉट टू भी एग्जिस्ट हो, ऐसा हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ना करता हो। अच्छा ठीक है, सोचते हैं क्या ऐसा होगा। कि अगर दो फंक्शंस ऐसे हैं, डी पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज 2, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 1, ये डेटा लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे, देखिए दोनों को ऐड करने पर फाइनाइट लिमिट आ रही है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर भी फाइनाइट लिमिट आ रही है। अच्छा, तो फिर तो अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो फिर आप देख पाएंगे कि हमारे पास से फिर ये 2 ऑफ एफ एक्स की वैल्यू सामने 3 आती है, और इसका डेटा आपके पास से 3/2 आता है। वहीं अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, तो 2g x की वैल्यू 1 आती है, और ये डेटा हाफ आता है। अब जो हमें पूछा है, अगर हम इनको इंडिविजुअली करके देखें, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, तो यस दे आर एग्जिस्टिंग फाइनाइटली। तो आपके पास है 3/2 इंटू 1/2 विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, यस दे विल एग्जिस्ट। यहाँ बोला है कि दे विल नीड नॉट टू एग्जिस्ट, दे विल 100% एग्जिस्ट, क्योंकि जो एडिशन पर है और डिफरेंस पर है, अगर लिमिट्स इनकी एग्जिस्ट करती है, ऐड करने पर आपके इंडिविजुअली, सब्सट्रैक्ट करने पर इंडिविजुअल लिमिट्स भी यहाँ पर आ जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, लिमिट लगाते हैं ना, तो इन्फिनिटी माइनस माइनस वाला या प्लस वाला एक ही प्रॉब्लमेटिक है, बाकी जितने भी फॉर्म्स है वो सब ठीक आती है। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर है तो, जैसे 0/0 है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन सब में कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, इसमें भी नहीं है। एक केस है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ जाता है। ऐसे लिखने का एक और केस हो सकता है कि एलएचएल आरएचएल ही अलग अलग आ रहे हो। ठीक है, पर जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की लिमिट्स दोनों फाइनाइट आ रही है, तो फिर हम यहाँ पर ऐड करके जब हम देख सकते हैं, तो इंडिविजुअली या डिफरेंस लेके देखें, इंडिविजुअल लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं। जब फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, तो लिमिट्स इनकी सेपरेट हो जाएगी और डेटा निकल के आ जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड, इस अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ क्या बात पूछा है। सिग्नम है x पावर 5 है, सिग्नम है x पावर 5 है। देखो x पावर 5 की कहानी इतनी सी है कि अगर x पॉजिटिव हो गया, x पावर 5 पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर है, तो 1 आ जाएगा, 0 है तो 0 है। और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, माइनस आएगा, सिग्नम नेगेटिव में, -1 आता है। ये है हमारे फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा है कि ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यस 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर 0 है, पॉजिटिव पे 1 है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस बोल दिया है, ये वाली बात हमारे पास, हमें मार्क क्या करना है, ये देख लीजिए। हमें मार्क करना है कि गलत क्या है। ओके, गलत वाले जब मार्क करने होते हैं ना, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट तो अपना सही है। यहाँ बोला है कंटिन्यूअस है, ये वाली बात गलत है ना, ये बात गलत है। अब यहाँ दोनों जगह डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, तो हम एफ डैश 0 प्लस निकाल लेते हैं, विच इज लिमिट दिस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये एच आता है। 0 प्लस एच है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो 1 आएगा, और ये 0 है। आप देख सकते हैं कि ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 1, ये गलत बात हुई। वही अगर हम एफ डैश 0 माइनस की बात करते हैं, 0 माइनस की बात करते हैं, ये रहा 0 माइनस, यहाँ से डेटा आता है -1,
दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू द इन्फिनिटी। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो गलत यानी फॉल्स ऑप्शन कौन कौन से? फॉल्स ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी। और कर लिया। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कई बार क्या जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से हम क्या है, ट्रू वालों को फॉल्स या फॉल्स वालों को ट्रू की तरफ मार्क करके आ जाते हैं, स्पेशली अगर वो मोर देन वन करेक्ट है तो। करेक्ट आंसर इज एबीसी। फिफ्थ की बात करते हैं कि एडजेसेंट में ग्राफ दिया हुआ है, fx is नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट 2 पॉइंट्स। नॉन रिमूवेबल उसको कहते हैं जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होती है जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो नॉन रिमूवेबल यहाँ देखिए 1 पर नॉन रिमूवेबल है, क्योंकि एलएचएल आरएचएल दोनों अलग अलग है, एलएचएल 2 पर है, आरएचएल 1 पर है। यहाँ पर कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये रिमूवेबल है, नो प्रॉब्लम। तो हमसे पूछा है कि 2 पॉइंट्स पर होगा, आई फील सो दिस इज रॉन्ग। देयर इज ओनली 1 पॉइंट एट x इक्वल टू 1 ओनली। सिर्फ 1 पर ऐसा है कि ये नॉन रिमूवेबल है, बाकी यहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ पर इस जगह डिफाइंड नहीं है, ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, पर इट लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो रिमूवेबल है। पहला वाला गलत है। fx इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट एट 3 पॉइंट्स। आप ध्यान से पढ़िए, इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर। अच्छा, ये तो यहाँ है, ये 2 पर है, 3 पर, कॉर्नर बन गए, ये डोमेन का पार्ट नहीं है, नॉट इन डोमेन, ये डोमेन में नहीं है। x इक्वल टू 1, 2 एंड 3, इट इज नॉट डिफरेंशियल। 1 पर शार्प एज आ गया, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, है ना? तो यहाँ पर कॉर्नर बन गया है, यहाँ कॉर्नर बन रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है, पर 4 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल होता, लेकिन 4 उन्होंने बोला है इन डोमेन की बात कीजिए, x इक्वल टू 4 डोमेन में नहीं है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है 4, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू बन जाएगा। f(x) की बात कर रहे हैं, f(x) की बात हो रही है 1 के आसपास। ठीक है, बनाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट 4 पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, तो अगर हम डोमेन की बात की है क्या इसके अंदर? नहीं, नहीं की है। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास से 2 हैं, एक 1 है और एक 4 है। 1 पर भी है, 4 पर भी, पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट तो ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, सो डी इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। आइए लिमिट वाले पे आते हैं, सी पार्ट पे। पहले बनाने लगे हम आरएचएल, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, x को पुट कर दिया 1 प्लस h, यहाँ है f ऑफ है 1 प्लस h का डेटा बताइए, एक से ज्यादा, ये रहा, एक से थोड़ा ज्यादा है तो ये कांस्टेंट रहेगा, 1 आ जाएगा। एक से थोड़ा ज्यादा, f की डेफिनेशन एक से थोड़े ज्यादा में कांस्टेंट है, वैल्यू आती है 1। f ऑफ 1 कितना है? f ऑफ 1 यहीं से आता है, वैल्यू आती है 1। LHL निकल गए, f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h। स्मार्ट क्वेश्चन, ये रहा 1 के थोड़ा पहले, 1 के थोड़ा पहले आपकी ये डेफिनेशन आएगी, ये, और इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन, ये वाला पॉइंट आपका 0,1 है, ये वाला पॉइंट आपका 1,2 है। ठीक है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बताओ कैसे? y माइनस y1 आता है, y माइनस y1, x माइनस 0, ये तो पॉइंट यूटिलाइज कर लिया, अब इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, ऊपर 1 आएगा, नीचे -1 आएगा, 2 - 1 नीचे +1 आएगा, तो ये डेफिनेशन आ गई आपके पास है y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, आगे पहुंचे, लिमिट, तो जब ये 1 से छोटा है तो ये डेफिनेशन है x प्लस 1, तो आपके पास आया 1 प्लस 1 माइनस, बेसिकली डेफिनेशन आएगी आपके पास से 1 प्लस x आएगा, और x की वैल्यू है 1 माइनस h। तो डेफिनेशन और आप बनाने पहुंचे, f ऑफ 2 माइनस, 2 से थोड़ा सा कम, ये रहा 2, 2 से थोड़ा सा कम जाता हूं तो वापस से वैल्यू कैसी आ जाती है? 1 आ जाती है, दोनों जगह से लिमिट्स आ गई 1, तो यस दिस इज ट्रू। ये अच्छा सवाल था, सी पार्ट, दिस इज गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन निकालनी पड़ी, और ये लीनियरली बढ़ रहा है, 0,1 है, ये 1,2 है, लाइन की इक्वेशन लिख ली, डेफिनेशन आ गई, तो 1 से थोड़ा कम है तो ये डेफिनेशन आएगी x प्लस 1।
1 से थोड़ा कम था, x की जगह रखा, ये बना 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम, वैल्यू आएगी 1। ठीक है। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास से कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। Let S denote the set of all the points where it is not differentiable. Then S is a subset of which? S किसका सबसेट है, ये बात हमसे पूछी जा रही। तो पहले इसके डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि क्या बात करने वाली है। तो लेट्स रीराइट इट कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मॉड एक्स का क्यूब है और 1/5 आता है। एक्स स्क्वायर है, मॉड एक्स है, 1/3 है, -1 आता है। ये डेटा लिखा हुआ है ना। पहले हम इसको पॉजिटिव के साथ डिफाइन कर लेते हैं। जहां पर प्लस एक्स की पावर क्यूब आता है, जब नेगेटिव आता है तब की बात करते हैं। एफ एक्स को बना लेते हैं, ये एक्स पावर 5 बन जाता है। यहां से आप जाएंगे -x पावर 5 पावर 1/5। एक्स की पावर 5 है, सिंप्लीफाई करेंगे x आएगा, यहाँ से x आएगा, -1 है, -x आएगा, प्लस x आ जाएगा, -1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया है निकल के, -1 कांस्टेंट फंक्शन है, -1 निकल के आता है दोनों से ही। तो ये तो कैसा होगा, इट्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। हमसे पूछा है सेट बनाएंगे जहां पर के नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो s क्या है, s तो फाई है, एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई आया क्योंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है तो हमेशा ही कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आ रहा है। h बनाया गया है उन पॉइंट से जहां पर के फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए बी सी डी। फाई तो सबका सबसेट होता है। ठीक है। बहुत बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। सिक्वेंशियली एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जो 0 से 1 से r में डिफाइंड है और ये डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट फ्रॉम 0 से 1।
जो इसकी डोमेन है इसके हर पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे तो हमारे पास जो डिरिचलेट फंक्शन होता है वैसा ही फंक्शन होता है, तो वही फंक्शन हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि 0 से 1 में ये अगर रैशनल है तो हमने ले लिया है कि 1 है, और -1 ले लिया जब ये रैशनल नहीं है। जहाँ पर x अपना जा रहा है 0 से 1, 0 से 1 में इंटीजर तो दो ही हैं 0 और 1, लेकिन रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे, इररेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो जब भी कोई रैशनल नंबर से 0.5 की बात करता हूँ तो 0.5 रैशनल है तो 1 आ गया, लेकिन 0.5 के लेफ्ट और राइट पर 0.5 से थोड़ा सा कम हमें नहीं पता कि रैशनल है कि इररेशनल है। इररेशनल हो गया तो -1 आ जाएगा, यानी वो हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इस फंक्शन के बारे में हमें क्या पता है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब आगे चलते हैं, बोला है कि अगर हम इसका मॉड ले लेंगे तो ये कंटिन्यूअस बन जाना चाहिए, जो बिल्कुल बन ही जाएगा। आपने जैसे ही मॉड लिया, आप ध्यान दीजिए इनका आउटपुट सेम हो गया। पहले 1 और -1 था, मॉड लेने से आपके पास से ये 1 बन चुका है, और x की वैल्यू अब चाहे रैशनल रखो या इररेशनल रखो, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों जगह इनपुट आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। मॉड s इज इक्वल टू, नाउ दिस हैज बिकम कंटिन्यूअस इन x belongs to 0 to 1। तो क्या ऐसा फिजिबल है, ऐसा देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू मार्क इट एज ट्रू स्टेटमेंट। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया सवाल। आगे चलते, एकदम से इसका ख्याल आता ही नहीं है। हिंट कैसे आया, याद रखिए हमेशा कि जो डिरिचलेट फंक्शन होता है जहां पर पॉइंट्स को रैशनल इररेशनल में ब्रेक करके कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, तो एवरी पॉइंट की जब बात होती है तो बस उसके बारे में हम एक बार सोच सकते हैं। बी ऑप्शन की बात करते हैं, कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई है, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए 0 है एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए। तो देखो क्या क्या बातें गिवन है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए, और एफ ऑफ ए अपने पास 0 है। gx कैसा है, gx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a। फिर हमारे पास कैपिटल fx की बात हो रही है, क्या है कैपिटल fx, ये है स्मॉल fx इनटू स्मॉल gx, और ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पर। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात हमसे पूछी गई है, तो पहले हम इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। जैसे ये डिफरेंशिएबल है आपके पास fx, तो यानी f डैश 0 प्लस इक्वल टू f डैश 0 माइनस इक्वल होंगे, पहली बात तो ये है। ये कंटिन्यूअस है तो फिर इनकी वैल्यूज भी इक्वल आएंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी गिवन है। डिफरेंट कंटिन्यूअस फंक्शन g भी हमें पता है, g का भी a प्लस और g ऑफ a माइनस इक्वल आएंगे, एंड दे आर गोइंग टू इक्वल एज g ऑफ a। ये नॉन है हमारे पास। कैपिटल fx जो दोनों के प्रोडक्ट से बना है, चलिए सबसे पहले तो हम a प्लस एच की ही बात कर लेते हैं। यहां से आएगा a प्लस एच, ये है g ऑफ a प्लस एच। लिमिट जब आप लगाने पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूटी के बारे में तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि दो फंक्शन अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है, क्योंकि g भी कंटिन्यूअस है f भी कंटिन्यूअस है, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है, तो कैपिटल fx भी अपने पास से कंटिन्यूअस आ जाएगा x इक्वल टू a। सोचने वाली बात डिफरेंशिएबिलिटी पर आती है, जो पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा क्या। f डैश 0 प्लस की हम बात करेंगे, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ये बनता है f ऑफ a प्लस एच g ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a g ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ऐसी बात है। अब आपको दिया हुआ है कि f ऑफ a की तो वैल्यू ही 0 है, f ऑफ a 0, ये तो चला गया पार्ट। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको थोड़ा हम टैकल करें किसी तरीके से, ये जो बचा हुआ है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। f ऑफ a प्लस एच हमारे पास लिखा है, ये g ऑफ a प्लस एच है। जो डिफरेंशिएबल गिवन है वो g के बारे में कुछ नहीं पता, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में f की पता है, f की। तो देखो g ऑफ a प्लस एच है ना, ये f ऑफ a प्लस एच है। f ऑफ a हमें पता है क्या है, 0 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर f ऑफ a को माइनस कर दिया। भाई ये वाला पार्ट तो चला गया, 0 है,
और जो जीरो होता है उसको मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जीरो है, तो जीरो को माइनस करने से भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला आपके जितने मार्क्स हैं उसमें से जीरो घटा दिया, आपकी रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट तो चला गया है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, जी ऑफ ए प्लस एच को अलग किया और यहाँ पर माइनस एफ ऑफ ए लिख लिया। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप पहचानिए ये क्या है, ये है एफ डैश ए प्लस, जो मैंने लिखा था ये फर्स्ट वाला जो डेरिवेटिव है, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, और आगे वाला जो लिखा हुआ है दिस इज राइट हैंड लिमिट ऑफ जी। ठीक है, ये बात बनी। अब मैं इसी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी निकालता हूं। लिमिट है आपके पास है एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच जी ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच आता है। अब फिर से आप सोचिए, क्योंकि हम जानते हैं एफ ऑफ ए तो जीरो है, तो फिर से हम यहाँ पर वही जनरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एफ के बारे में पता है, एफ ऑफ ए भी हमें मालूम है, और एफ डेरिवेटिव रखता है ये भी हमें पता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। यहाँ पर हमने वही किया कि ये तो जीरो हो गया, जी ऑफ ए माइनस एच बाहर निकाला, इसको यहाँ से हटाया, माइनस किया। अब आप समझिए ये क्या है, दिस इज प्रिसाइजली द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो यहां से मेरे पास ये डेटा निकल के आ रहा है कि एफ डैश ए माइनस इज कमिंग एज एफ डैश ए माइनस एन जी ऑफ ए माइनस। ठीक, ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट जी की, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ का। क्वेश्चन में गिवन है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल है, और क्योंकि जी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जी ऑफ ए प्लस और जी ऑफ ए माइनस भी इक्वल आएंगे। तो यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन बना, इसको हमने देखा और इस वाले को हमने देखा, और इसके साथ जो बातें हमें मालूम है ये दोनों बातें हमें पता है। तो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने यहां बना दिया है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस इक्वल है, जी ए प्लस इज इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस, वी गेट एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, हैंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। जनरलाइज करके सबके लिए हम ये बात बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू एस। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दोनों सवाल भारी सवाल है। एक आइडिया से बैठाना अलग बात है, हाँ हाँ होगा ही होगा आंसर की देख के, तो प्योर लॉजिकल मैथमेटिकल वे में अगर आप पहुंच रहे हैं तो फिर बात ही क्या, फिर तो सारी बातें समझ में आती है। आते हैं थर्ड की तरफ, राइट हैंड लिमिट आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए बट दिस विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये बात समझाई गई है, क्योंकि राइट हैंड की लिमिट और लेफ्ट हैंड की लिमिट आप देख सकते हैं डेरिवेटिव की इक्वल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस कॉन्सेप्ट सी, कि मेरे पास लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव है, एफ डैश ए प्लस का वैल्यू 2 आता है, एफ डैश ए माइनस जो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। लेकिन श्योरिटी हमें लिमिट कंटिन्यूटी की बात करें, देयर विल बट इट विल बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एलएचडी आरएचडी फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। अब हमसे पूछा है कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। कंटिन्यूटी में कहां पर डिस्कशन किया जाता है, ये बात आप सोच के बताइए। जैसे हमें इसको समझना हो अगर, तो ये क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसका वैल्यू 2 है, और ये जो डेटा लिखा गया है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हुआ है, यानी एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, इसका वैल्यू 3 है। ठीक है, ये दो बातें हमें गिवन है, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। जब हम कंटिन्यूटी की बात करने जाते हैं तो आप सोच के बताइएगा मुझे, कंटिन्यूटी में क्या डिस्कस होता है।
कंटिन्यूटी में डिस्कस होगा कि x टेंस टू a आपको लेकर आना है fx, जिसमें इसकी वैल्यू फंक्शन के इक्वल आ जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है, और ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आता है। तो ये हमें इस बार को चेक करना है, हमें यही कॉन्सेप्ट चेक करनी है। ठीक है, शुरुआत देखिए। अब लिमिट के अंदर दो बातें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो फिर हम शुरुआत करने पहुंचे कि चलिए फिर तो हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं दिस, और एक काम करते हैं इसके बारे में, इसी से एफ ऑफ ए भी माइनस कर लेते हैं। तो अगर इसको इधर ले आएंगे तो जीरो बन जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड लिमिट बनाई और उसको ये मैं एक्सप्रेशन बनाने निकला हूं। अब आप देखिएगा, यहां पर मैं पहुंचा, यहां पर है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, जो कि एक कांस्टेंट है, मैंने एस से डिवाइड किया और एस से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं? आप बताइए ये क्या है? ये तो राइट हैंड लिमिट है ना, अभी तो समझाया राइट हैंड लिमिट है, और ये h है आपके पास जो कि जीरो से मल्टीप्लाइड है। इसकी वैल्यू तो पता है मुझे, 2 आती है, दे रखी है। फाइनल आंसर आएगा जीरो, फाइनल आंसर आएगा जीरो। फाइनल आंसर अगर मेरे पास जीरो आया है तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच जो है उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए है, यानी RHL हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर LHL निकालते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। लिमिट है h टेंड्स टू जीरो है, ये डेटा आपके पास लिखा है, एफ ऑफ a माइनस एच एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच आपके पास से आता है, माइनस एच से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहां दोनों जगह a लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस नीचे बना हुआ है, तो ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास है, किस पर है, a पर। a का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई में आपके पास से जीरो बन जाएगा, h की लिमिट लगाएंगे जीरो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास से 3 आता है, लेकिन 3 जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। तो यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, दोनों जगह जीरो जीरो लिखा हुआ है, और दोनों जगह अगर ये जीरो जीरो है तो यहां से अब हम बात बना सकते हैं। तो जब ये जीरो बनेगा तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि ये इसके बराबर बन जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, एफ ऑफ a माइनस एच की वैल्यू एफ ऑफ a। तो देखिए सिस्टमैटिकली आ गया आपके पास से RHL फंक्शन के बराबर, LHL फंक्शन के बराबर, हेंस fx इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, इट इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये बात हम बोल सकते हैं कि लिमिट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है पर इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हमारे पास से कैसा निकल के आ रहा है, हमेशा कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो यस, वी आर गोइंग टू मार्क सी आल्सो एज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, डी में क्या लिखा है, f of a f of b possess opposite sign, then there must at least one solution in a to b provided it is continuous from a to b। ये तो हमारा इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, बल्जानो थ्योरम जिसको हम कहते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम यही होता है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो वो अगर अपोजिट साइन का है, किसी भी एक की वैल्यू प्लस है दूसरे की माइनस है, तो फिर बीच में कहीं ना कहीं एक बार उसका जीरो आया होगा। तो डी ऑप्शन तो आप लोगों ने भी डिकोड कर लिया होगा कि डी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बाकी पहले तीनों ऑप्शंस शानदार, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ मैंने आपको समझाया है, और ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आई है तो डेफिनेटली यू विल लव माय कैलकुलस की बुक। जो मेरी कैलकुलस की किताब है उसके अंदर ढेर सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और आपका जो मैथमेटिक्स में स्कोरिंग मार्क्स आता है वो डेफिनेटली जंप होगा। ठीक है, चलिए बना लीजिए। चलिए एमसीक्यू के अंदर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है। R से R में डिफाइंड है फंक्शन, और एक जी फंक्शन भी R से R में डिफाइंड है। GH जो है ना वो मॉड ऑफ fx के इक्वल है, दिया हुआ है for all x, then which one of the following is and are not always true। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है which is not always true। always true मतलब जो हमेशा सही हो,
और ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कभी कभी सही होगा, यानी फॉल्स भी हो सकता है, ये बात हम जानना चाहते हैं। So let f be a continuous function, then g is also continuous function। अच्छा देखिए, हमारे पास अगर f एक continuous function आया तो g हमने क्या लिया है, मॉड लिया है। नो प्रॉब्लम। मॉड लेने से अगर ये इसका ग्राफ नहीं ब्रेक हुआ है, मॉड लेने बाहर मॉड लेने से क्या होता है कि नीचे वाला जो पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर f का ग्राफ ही कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो भी ऊपर आ जाएगा, और जो एक्स एक्सिस पर कट भी किया होगा तो वो भी ऊपर बन जाएगा। ग्राफ विल नॉट ब्रेक इन दिस केस आल्सो, सो दिस इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, नो प्रॉब्लम। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज ऑलवेज ट्रू। तो क्या हमें इसको मार्क करना होगा? नहीं, हमें मार्क करना है जो हमेशा सही नहीं है। सो ए वी विल नॉट मार्क, इसको हम मार्क नहीं करेंगे। आते हैं बी पर। f is 1 1 then g is also 1 1। क्या ये बात सही है? f अगर 1 1 हो जाए तो सबसे सिंपल कहानी, हमने यहाँ पर इसी को fx को ले लिया, हमने sin x ले लेते हैं, तो sin x तो 1 1 होता ही नहीं ना, x ही ले लेते हैं, तो gx आपके पास से क्या बन जाएगा, mod x बन जाएगा। तो ये तो 1 1 है, और mod x कैसा होता है, mod x आपके पास है 1 1 है। ग्राफ बना के देख सकते हैं, ये x का ग्राफ होता है 1 1 है, और mod x का ग्राफ तो दुनिया जानती कैसा वी शेप में होता है। तो भाई बन गई कहानी, आ जाइए। तो फिर क्या देख पा रहे हैं, g is 1 1, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर f 1 1 होगा तो g भी 1 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हुई हो। तो देखो हमारे पास तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो हम बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। आगे चलते हैं, f अगर ऑन टू है तो g भी ऑन टू होगा, नहीं है, देखो ये ऑन टू है, ये कैसा फंक्शन बन गया, इनटू, इसकी रेंज कैसी है, 0 से पॉजिटिव ही रहेगी, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। g f इज डिफरेंशिएबल, देन g इज आल्सो डिफरेंशिएबल। अगर f डिफरेंशिएबल होगा तो g भी डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है, बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक ही एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो गई। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मॉड लेने से डिफरेंशिएबिलिटी पर इंपैक्ट आता है, so this is also a wrong statement, so we are marking with, ये भी वाली बात भी गलत थी, B C D, हम इसको मार्क कर देंगे B C D एज द फाइनल आंसर। एक एक ऑप्शन को ध्यान से सुनना है, और जब इससे भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, कैसा फिजिबल है, ऐसा होगा क्या, ऑलवेज ट्रू है क्या, ऑलवेज फॉल्स है क्या, तो टोटलिटी में बात वो हो रही होती है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उसको हमेशा एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश करो उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, और एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो लॉजिक अपने आप बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉड्यूलस भी डिफाइंड है। इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन क्या है, एक इवन फंक्शन है। अगर हम यहीं पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ये डेटा दोनों जगह से सेम आ गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास यहाँ से इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन आपके पास से आ रहा है, ये डेटा ये इवन फंक्शन है, इसके इक्वल है। तो इवन फंक्शन है मतलब कैसा है, जैसा बिहेवियर इसका पॉजिटिव साइड पर होगा वैसा ही बिहेवियर इसका नेगेटिव साइड पर भी होगा। ठीक है, तो अगर हम x और यहाँ पर देखें कि x जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। पॉजिटिव साइड पर थोड़ा इसको अगर हम देखें तो हमारे पास से मॉड प्लस से ओपन होगा और ये x माइनस साइन एक्स बनेगा। पॉजिटिव साइड पर जो बिहेवियर होगा, क्योंकि इवन फंक्शन, नेगेटिव साइड पर भी सेम बिहेवियर होगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए x और साइन एक्स की बड़ी पुरानी लड़ाई है। ग्राफ अगर आपको पता हो साइन का, तो साइन का ग्राफ होता है ये y इक्वल टू एक्स वाला लाइन होता है, ये बना दिया पहले। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ साइन का।
ये इसका ग्राफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इवन हम तो π/2 तक भी अगर डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हो पॉजिटिव साइड पर अगर x 0 से बड़ा है तो हम जानते हैं कि x बड़ा होता है sin x से, sin x छोटा रहता है, जो x होता है y = x, ये ग्रेटर होता है, यानी x minus sin x is a positive quantity. So this is a positive quantity. यहाँ पर अब हम लिमिट इसकी कंप्यूट करते हैं कि सबसे पहले हम 0 प्लस पर पहुंचे, तो 0 प्लस का मतलब होता है कि RHL की बात हो रही है, तो लिमिट आएगी आपके पास से h टेंड्स टू 0, और आप जब डेटा इसमें रखोगे तो h माइनस साइन h जनरेट होता है। कंटिन्यूटी के लिए हमें LHL भी निकालना चाहिए, एडवाइजेबल है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर दिया हुआ है, मॉड है तो यहाँ से आपके पास है h ही रहेगा, h माइनस साइन h डेटा बना हुआ है। ठीक, अब आगे का एनालिसिस करते हैं। h और sin x में देख चुके हैं कि h बड़ा होता है, sin x छोटा होता है, सो दिस क्वांटिटी इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज आल्सो अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड लगा हुआ था, इवन फंक्शन है, चाहे आप प्लस पे निकालो या माइनस में निकालो डेटा सेम आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0 पर तो 0 आती है f(0) की वैल्यू ही, तो बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको लिमिट के पहले ही सॉल्व 0 करके 0 बना चुका होगा। सिमिलरली हियर एज वेल, ये वाला डेटा भी आपके पास है 0 बन जाएगा, दोनों जगह से 0 0 आ चुका है, और f(0) हमारे पास पहले से 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा एट x = 0। तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज गलत, does not exist लिखा हुआ है, C is wrong but B is true। अब B, D और A के अंदर डिफरेंशियबिलिटी की बात हुई है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें निकालना होगा पहले यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव बनाना शुरू करते हैं, ये बनेगा 0 प्लस h माइनस f(0) अपॉन h। ये आप जब जाएंगे तो बनेगा h माइनस साइन h, 0 पर डेटा 0 है और ये h आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f(0) माइनस h माइनस f(0) माइनस h। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम ये सब आए, प्योर डेफिनेशन पे चले जाओ। अब देखो ये तो इवन फंक्शन है, f(h) ही f(-h) है, मॉड के इंपैक्ट से ऊपर वाला डेटा भी यहाँ पर सेम ही आने वाला है। अब आप समझिए क्या कहानी बनने वाली है। ये जो डेटा है h माइनस साइन h, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बना देगा, आपके पास आंसर आएगा 0, ये वाला डेटा भी 0 बना देगा, इसे स्मॉलर पॉजिटिव क्वांटिटी, माइनस h रहेगा लिमिट के बाद 0, दोनों जगह से सेम आ चुका है, LHD RHD बोथ आर सेम, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। ये बनेगा एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग 0। एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग 0 जब होता है तो उसका आंसर 0 ही निकल के आता है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, डी इज ऑल्सो करेक्ट। और यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएबल है 0 पर, यस। तो वी आर गोइंग टू मार्क फाइनल आंसर एज ए बी डी। हम मार्क करेंगे ए बी डी एज द फाइनल आंसर। 10 नंबर को पढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है। एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1/x, एक्स इज नेगेटिव, एक्स इज इक्वल टू 0, और पॉजिटिव पर भी एक्स स्क्वायर साइन एक्स हमारे पास लिखा गया है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूअस, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस एंड बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, साथ के साथ साथ यहाँ पर एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने को बोला गया। पहले तो हम एफ एक्स की ही बात करते हैं कि लिमिट अगर हम x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करें, यहां से ये एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पर साइन 1/x आता है, तो ये तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन इन्फिनिटी आपके पास से बनेगा, दैट इज फ्रॉम -1 to 1, फाइनल आंसर आएगा 0। लिमिट है यहां से x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, यहां से अगर आप डेटा देखने जाएंगे तो डेटा बनता है 0 और ये आता है -1 to 1, और यही वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है जो कि 0 है।
तो एट एक्स इक्वल टू 0 हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव की हम बात करते हैं, एफ डैश 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। एच के ऊपर बात करते हैं पॉजिटिव पे, तो आपके पास डेटा बनेगा एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच माइनस 0 अपॉन एच। तो आप देखेंगे यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ साइन 1 बाई एच है, ये 0 आएगा और ये समथिंग बिटवीन -1 एंड 1 है, मल्टीप्लाई की वैल्यू 0 आती है। वहीं अगर मैं इसमें एलएचडी बनाने पहुंचता हूं तो वो बनेगा एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0। जब कभी उलझन हो हमेशा स्टैंडर्ड डेफिनेशन पिक करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे उलझनों का एक ही सवाल, कॉन्सेप्ट हो अच्छा। 0 माइनस का ऊपर वाला डेटा है, आपके पास से डेटा बनेगा माइनस एच का स्क्वायर, ये 0 है, डिवाइडेड बाय माइनस एच आपके पास लिखा, एक माइनस एच आपके पास से कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉस ऑफ 1 बाई एच भी आता है, ये मल्टीप्लाई आपके पास से 0 है, ये 0 वो 0, कंटिन्यूअस आ चुका है, एलएचडी आरएचडी बराबर है, यानी डिफरेंशिएबल भी है। तो कंफर्म हो गया एफ एक्स इज continuous as well as differentiable at x equal to 0। ठीक है, it is continuous and differentiable, true, it is continuous but not differentiable, wrong। अब एक बात बताइए, अगर डिफरेंशिएबल है मतलब वी हैव अ परमिशन, वी हैव अ लाइसेंस टू डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमें एफ डैश एक्स के बारे में एनालिसिस करना है, तो ये बेटर रहेगा, तो हम इसका डिफरेंशिएशन की तरफ लेकर चलते हैं। तो डिफाइन करने पहुंचे एफ डैश एक्स को, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा आपके पास से, और यहाँ से कॉस ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपके पास है डेटा, ये 0 आता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपके पास है, ये 2x आता है, साइन ऑफ 1 बाई एक्स आता है, ये एक्स स्क्वायर है, कॉस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेटा लिखा है। नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, it is negative, it is 0 and it is positive। f dash x की हम बात करते हैं, यहाँ पर 2x आता है, ये 1 बाई एक्स आता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा when x is negative, ये 0 है, ये 2x है, यहाँ से साइन आता है, यहाँ से डेटा आपके पास है, cos आता है, 1 बाई एक्स आता है। आइए इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। अब आप देखिएगा एफ डैश एक्स से कंटिन्यूटी बिल्कुल ये नहीं होती कि एलएचडी और आरएचडी देख ले, वो अलग बात है। एलएचडी और आरएचडी एफ एक्स के बताते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करें तो आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा, फिर उसके बाद अब आप उसी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जब मैं एफ डैश 0 प्लस निकालने जाता हूं तो हमारे पास ये लिमिट्स निकल के आती हैं, तो यहां से आप देखेंगे तो 2 इंटू 0 बन जाएगा, और दिस इज समथिंग बिटवीन -1 एंड 1, और ये आपके ऑसिलेशंस आएंगे इसके भी -1 to 1 के बीच में, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशंस आपके हो रहे हैं, दिस इज नॉट फाइनाइट, दिस इज नॉट फाइनाइट, ये अकेला बहुत है। अगर हमारी एलएचएल या आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रही फाइनाइटली तो वो कंटिन्यूअस कभी नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम इसी के बारे में 0 माइनस पर बात करने पहुंच जाएं, ये रहा 0 माइनस, -2h आपके पास से कॉस ऑफ -1 बाई एच माइनस साइन ऑफ -1 बाई एच, ये डेटा आपके पास से आ रहा है, 0 रहेगा बिटवीन -1 एंड 1, और ये ऑसिलेशंस आपके फिर से आ गए, ये तो 0 बन चुका है, विच इज नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट नहीं है, तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, कंफर्म हो गया। एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और ये डिसकंटिन्यूअस है तो फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा।
डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ डैश एक्स गलत बात, इट इज डिसकंटिन्यूअस, यस, सो वी आर गोइंग टू मार्क एज बीडी। बहुत अच्छा सवाल इसी के ऊपर जेई एडवांस 2025 के अंदर भी पूछा गया था। इसमें इसी तरह की जो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी होती है, साइन ऑफ 1 बाय x cos ऑफ 1 बाय x इन्वॉल्व था। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई में जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई में पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई में, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। 11th नंबर की बात करते हैं। यहाँ हमसे बोला गया है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 के ऊपर। आई थिंक यहाँ पर ln है ना, लॉग होगा, तब जाके बात कुछ बन रहा होगा। पहले हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। 0 प्लस या 0 पर ऊपर वाला डेटा है a है, साइन के साथ आपके पास 0 बनेगा, डेटा a ही आएगा। वहीं अगर हम 0 माइनस पे बात करते हैं, लिमिट है x टेंड्स टू 0 माइनस, लॉग है आपके पास से cos x आता है, फिर bx आता है, cos 0 1 आता है और ये 0 है, डेटा ही 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास से ये कंटिन्यूअस होने के लिए वैल्यू ऑफ a हैज टू बी 0, तब जाके तो ये कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। डिफरेंशिएबल भी बोला है, सो f डैश 0 प्लस एंड f डैश 0 माइनस, ये दोनों डेटास भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। f of 0 plus h minus f of 0 divided by h, f of 0 minus h, f of 0 divided by minus h, f of 0 plus h ऊपर वाली डेफिनेशन है, a तो 0 हो चुका है, साइन ऑफ h माइनस 0 पर डेटा निकाल के देखिए, इनका 0 पर डेटा 0 ही है, अपॉन h, ये लिमिट है। अब ये लिमिट क्या बनेगा, इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड लिमिट निकाल के देख लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं, when थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट sin थीटा एज थीटा, 1 आ जाएगा। तो साइन ऑफ h को हम क्या लिख सकते हैं, या तो साइन h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी। लिमिट है h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, यहाँ पर कहां पर है, ये रहा, डेटा बनाइए, अपने पास बनेगा log cos h, माइनस h हम रखेंगे, cos h बन जाएगा। फिर आपके पास से bx लिखा हुआ है, माइनस bh हमने लिखाया, 0 पर डेटा इसका 0 है, डिवाइडेड बाय h लिखा हुआ है, ये डेटा अपने पास आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, माइनस h है। ठीक है, ऐसा डेटा बनता है। कौन सा फॉर्म है, आइए चेक कर लेते हैं। cos 0 1 होता है, 0 बन गया, ये 0 है, 0 बाय 0 वाला फॉर्म बन रहा है, तो हम इसके ऊपर एलोपिटा लगा देते हैं। ठीक है,
तो log की वजह से यहाँ पर cos h आ जाएगा, ऊपर आएगा आपके पास से माइनस ऑफ साइन h, और यहाँ माइनस b एंड डिवाइडेड बाय -1। लिमिट लगाते ही tan h तो आपका खत्म हो गया, और यही b निकल के आ रहा है। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, डिफरेंशिएबल हो, तो b की वैल्यू आएगी 1। तो विल मार्क b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहां पर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। 12th, f of x plus y is equal plus f of x minus y is equal to 2 times f of x for every x and y are real numbers। ठीक है, f of 0 का फंक्शन की वैल्यू 0 है एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, और 0 पर डेटा इसका 0 आता है, ये डेटा भी हमें बता दिया है। तो एक काम कीजिए, इसमें x को ही 0 रख दीजिए, तो आपके पास ये डेटा बनता है, और ये 0 है, तो आपको मिल गया f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ y। और इसका मतलब क्या हुआ, फिर f ऑफ x अपना एक ऑड फंक्शन। इससे ही रिजल्ट निकला कि f ऑफ x जो है वो एक ऑड फंक्शन है, ये हमारे पास डेटा निकल के आ गया। दैट्स आर ए ऑप्शन। अब ये पूछ रहे हैं कि नहीं ये इवन भी होना चाहिए, कि इवन जैसा तो कुछ निकल के आया नहीं है अभी, देखते हैं क्या ऐसा रिजल्ट हमारे पास और निकल के आता है, तो बात करेंगे। और हम डेटा यहाँ पर कंप्यूट करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये थोड़ा अभी हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किसके रिस्पेक्ट में। अब जैसे हम आगे वाले रिजल्ट सारे डेरिवेटिव्स के बारे में है, तो फिर मन में एक ही ख्याल है कि कुछ यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके बात बनाई जाए। हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानते हुए। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और x को कांस्टेंट मानते हुए करेंगे तो ये वाला डेटा अपना 0 बन जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x माइनस वाई लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक डेटा, एक रिजल्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सोचते हैं इसका क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या क्या कंप्यूटेशंस हम इसके अंदर रख सकते हैं। y को यहाँ से आप चाहो तो 1 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f डैश x प्लस 1 इज इक्वल टू f डैश x माइनस 1। दो का डिफरेंस है तो वैल्यूज इक्वल आती है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा इसके अंदर दिख रहा है। और कोई डेटा हमारे पास है क्या यहाँ पर? f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, ये बात बस हम जानते हैं। और आगे हमें f डैश 1, f डैश 2, f डैश 2, f डैश 3, f डैश 4 इन सब के वैल्यूज के बारे में भी बात करनी है। वही रिजल्ट हम थोड़ा यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा डेटा यहाँ पर बनाया जाए। आप यहीं पर y को हाफ भी रख सकते हैं, f डैश x प्लस हाफ, इट इज f डैश हाफ माइनस y। y को रखा है ना, तो फिर आपके पास से यहाँ से आएगा x माइनस हाफ। ये भी हमारा एक रिजल्ट हो सकता है। इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा, तो डेटा हम बना सकते हैं। मैंने इसमें x को हाफ रख दिया, सो f डैश 1 इज इक्वल टू f डैश 0। यहाँ मैंने 3/2 रखा, f डैश 2 इज इक्वल टू f डैश 1। सी f डैश 5/2 मैंने रखा, f डैश 3 इज इक्वल टू f डैश 2। और यहाँ से आपके पास डी ऑप्शन बन गया, 1 2 3 पर इक्वल आता है, और आगे जा सकते हो। 7/2 रखा, तो आप देखेंगे तो डेटा बन जाएगा 7/2 से 8/2 यानी 4, और यहाँ से 3। इन तीनों से देखिए आप, 3 4 2 ये तीनों बराबर है, so also true। ठीक है, वी कैन मार्क ACD एज द करेक्ट आंसर। 13 की तरफ चलते हैं। 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, फंक्शन है 0 से 4 में। तो फिर आपसे पूछा है कि भाई f ऑफ fx के बारे में एनालिसिस करके बताइए क्या होगा। f ऑफ fx कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कई सारी बातें यहाँ पर बनी हुई है।
आइए यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ का ग्राफ बना लेते हैं। जब ये 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो 0 पर वैल्यू इसकी 1 रहेगी और 1 पर वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। फिर जब हम इसको 1 रखेंगे, आप देखिएगा 1 पर 0 है और ये 1 पर इसकी वैल्यू जंप करके 3 पहुंचाना चाहते हैं, और 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास ओपन रहेगी और ये मूव करेगा 4 तक, 2 तक, 3 से लेके 4 तक। फिर आगे और चलते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो फिर ये वापस से आपको ओपन रहेगा, 2 रखेंगे तो 2 पर आकर मिलेगा, और 4 रखेंगे तो 0 के पास आएगा, ये 4 आता है, ये डेटा आता है, ये इसका ग्राफ बनने वाला है ऐसा। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसका एक नीट एंड क्लीन वापस से डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। आ जाइए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 0 से 1 हम जाते हैं तो ये डायग्राम बनता है, 0 से 1 का डायग्राम है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये डायग्राम। 1 से डेटा बनाओगे तो आपके पास से 3 बन जाएगा, यहां से गए हम 3 बना, ओपन है, और ओपन से आप 2 रखोगे तो 4 बन जाएगा, ये 4 होता है। फिर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो वैल्यू फिर से 2 आती है, यहां से आती है 2 बन जाता है, और 4 रखोगे तो 0 बन जाता है, ये डेटा है। ऐसे 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 ये डेफिनेशन है, ये डेटा है। ओके, अब यहाँ पर हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। अब आइए एफ ऑफ एफ एक्स को हम निकाल लेते हैं। इससे ये हुआ कि हमारे पास जहां जहां पर एक्स लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यूज अब एनालिसिस करनी है। हर जगह एक्स की जगह पर एफ एक्स आ गया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। 4 माइनस एफ एक्स प्लस 2, 1 माइनस एफ एक्स, सबके साथ। एफ एक्स कहां पर है, ढूंढ लेते हैं। ये रहा एफ एक्स 0 से 1, ये रहा 0 से 1। एफ एक्स जब 0 से 1 होगा तो आपके दो डेफिनेशन आते हैं। एक डेफिनेशन तो आपकी ये है 1 माइनस एक्स वाली, और एक डेफिनेशन है आपकी 4 माइनस एक्स वाली, दोनों अलाउड है। तो इस वाले इंटरवल में हमारे पास से दो डेटास आ जाएंगे। क्या क्या आपको एक अलाउड है, जब आप इसको एफ एक्स को ले सकते हो, क्या कि एफ एक्स अलाउड होगा अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी, तब एफ एक्स आप ले सकते हैं कितना, 1 माइनस एक्स, और इक्वल टू भी लगा रखा है। तो 0 से 1 इक्वल टू है तो आप यहाँ पर इक्वल टू ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और दूसरा आप यहाँ पर 3 से 4 भी चलिए, जब आप 3 से 4 जाएंगे तो आपके पास से डेटा बनेगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। 1 से 2 में बात करते हैं, 1 से 2 की डेफिनेशन ये रही। 1 से 2 की डेफिनेशन सिर्फ एक ही जगह आएगी, इतना सा टुकड़ा आ रहा है 1 से 2 में, जब ये 2 से 3 के बीच में है। अब ध्यान दीजिए 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 2 वाली डेफिनेशन भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, 3 वाली भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। सो 1 से 2 में तब आएगा जब ये 2 से 3 के बीच में रहेगा, ओपन इंटरवल 2 से 3 के बीच में। डेफिनेशन हमारी रहेगी 4 माइनस एक्स, डेफिनेशन रहेगी हमारी 4 माइनस एक्स। और एक और है 2 से 4, 2 से 4 ये इंटरवल है। 2 से 4 में एक्चुअल में 2 से 3 तो कुछ भी नहीं होता है, एक 2 रहता है, इक्वल टू लगाया होगा, हाँ लगाया है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आएगी, बाकी पूरा जंप करके ऊपर जाएगा, है ना। और ये डेफिनेशन है हमारे पास है एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आप देखिएगा दो बातें हैं। तो when x is equal to 2, आपके पास से एफ एक्स की वैल्यू भी 2 आती है, और जब x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच में है तब हमारा डेटा 2 से 4 के बीच में आता है ना। देखो थोड़ा ध्यान से, 1 से 2 के बीच में, तब डेटा 2 से 4 के बीच में आता है। तो डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी उस केस में x प्लस 2। चलिए, जब इतनी बातें पता चल गई हैं तो इसको डिकोड कर लेते हैं। एफ एक्स की डेफिनेशन पहले 1 माइनस एक्स हम रखेंगे,
और ये तब आता है जब x की वैल्यूज है अपने पास 0 से 1। सेकंड डेफिनेशन 3 से 4 में भी सेम है, जब f(x) की वैल्यू 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स है ना। आगे बढ़ते हैं, 1 से 2 में है तो आपको 2 से 3 में बनाना होगा। 2 से 3 में f(x) की वैल्यू है 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स प्लस 2 हमने बनाया। यहाँ से डेटा है, आप देख सकते हैं when x इज इक्वल टू 2 तो आपके पास f(x) की वैल्यू 2 आती है, यानी 4 माइनस 2। और दूसरा डेफिनेशन है, जब 1 से 2 के बीच में है तो f(x) है x प्लस 2, x प्लस 2 यहाँ रखेंगे। So this is what we are looking for। आइए बनाइए। जब हमें 0 से 1 तो डेफिनेशन आपके पास से सिंप्लीफाई करते हैं तो x आती है। 1 से 2 के बीच में है तो डेफिनेशन अपने पास से 2 माइनस एक्स आता है। जब वैल्यू 2 आती है तो आंसर भी 2 आता है। और जब हम 2 से 3 के बीच में जाएंगे, एक जगह भी गलत हुआ ना तो सब गलत हो जाएगा, तो इसलिए कंपोजिट फंक्शन आने चाहिए हमें। यहाँ से आप जाएंगे तो बनेगा है 6 माइनस 2x। और 3 से 4, ये डेफिनेशन आपके पास से x माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस है, अब देखो ये आने के बाद तो कोई समस्या होती ही नहीं है। 1 पर आप चेक करिए, यहाँ से 1 आता है, यहाँ से भी 1 आता है, 1 पर तो कंटिन्यूस फंक्शन है। ट्रू, चेक कर लो, 1 पर 1 है, 1 से यहाँ भी 1 आता है। और कहाँ चेक करना है हमें, 2 पर चेक करना है। 2 पर चेक करिए, 2 पे यहाँ रखता हूं तो 0 आता है, 2 पे इस पे वैल्यू 2 आती है, 2 पे इस पे वैल्यू 4 आती है। 2 पर तो कंटिन्यूस है ही नहीं, सी इज रॉन्ग, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट 2। फिर बात हो रही है, और 1 पर हमें डिफरेंशियबिलिटी भी पता करनी। 1 पर डिफरेंशियबिलिटी पता कीजिए, 1 माइनस पर तो 1 डिफरेंशिएशन, इस पे -1 है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ट्रू, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, है ना। फिर बारी हो रही है 3 पर। 3 पर चेक करिए, 3 पर 6 माइनस 3 की वैल्यू 3 आती है, और 3 माइनस 3 पर 0 आता है। इट इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। So it is continuous but not differentiable. No, it is discontinuous function. तो एक बार फंक्शन अगर हमारे पास निकल के आ जाए तो फिर सारा एनालिसिस हो जाता है। So we are marking A and B as the correct answer. F of fx के लिए fx में इंटरवल्स बने हुए थे तो fx का हमने ग्राफ बनाया। पूरा क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का है, रीडिफाइन करना है, फंक्शन चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं। जब ये आ गया, इसके बाद इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी निकालना वो तो एक ट्रिवियल चीज है, वो तो बन जाएगी बात, है ना। मेन चीज ये है कंपोजिट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है जी। यहाँ लिखा है कि मैक्सिमम बनाना है sin x से cos x से 1 माइनस cos x से। पूछा जा रहा है कि भाई ये फंक्शन नॉट डेरिवेबल है फॉर सम पॉइंट एट 0 से 2 पाई विच में लाई इन द इंटरवल, वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा ये पूछ रहे हैं। अब उस पॉइंट को निकालने के लिए पहले हमें इसकी प्लॉटिंग करनी होगी, देखना होगा 0 से 2 पाई में क्या बिहेवियर है। 0 है, 2 पाई है, पहले मैं साइन का ग्राफ बना लेता हूँ। 2 पाई पहले बहुत दूर बना दिया, यहीं पर है 2 पाई। मैं यहीं पर कॉस बनाना चाहता हूँ, कॉस 0 पर 1 होता है, पाई बाय 2 पर 0 होता है। ये डेटा होता है हमारा पाई, पाई इस पर बिल्कुल -1 की तरफ रहेगा, यहाँ आएगा फिर ऊपर पहुंच जाएगा। दिस इज cos x, दिस इज sin x। अगला है 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x क्या होगा ये समझते हैं। cos x में पहले माइनस cos x बनेगा, तो मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ग्राफ। फिर वही ग्राफ एक यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो cos वाला ग्राफ हमने बनाया है अभी यहाँ पर, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं समझाऊं आपको, cos का जो डायग्राम होता है ये, अब क्या होगा इसके साथ कि ये पलटेगा, ऐसा बनेगा। अब उसके बाद फिर ये एक यूनिट ऊपर जाएगा। अब ये एक यूनिट जब ऊपर जाएगा तो फिर अब ये यहाँ वाला पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। इसको स्टार्ट फ्रॉम हियर, -1 की जगह यहाँ से शुरू होगा। तो जो वैल्यू इसकी, ये कौन सा डेटा है हमारा, पाई है। पाई पर आप इसका डेटा देखोगे तो 2 पहुंच जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख। cos पाई अगर आप रखोगे तो 2 पहुंच जाएगा, तो इसका वैल्यू जो पाई है, पाई पर तो वैल्यू 2 आ जाएगी। और वैल्यूज भी निकाल निकाल के देख लेते हैं। पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 रहेगी, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 रहेगी, तो ग्राफ तो इसका ऐसे ही जाएगा। और फिर ये इसके बाद ऊपर जाएगा,
फिर ये ऊपर कब तक रहेगा वो देख लेते हैं। फिर 3 पाई/2 पर इसकी वैल्यू वापस 1 आएगी, डिक्रीज करता हुआ आएगा, ऐसे बनेगा। सो इट्स लाइक दिस, गोइंग अप, यहाँ आया, इधर आया, और फिर ये कब तक आएगा, यहाँ पर cos 2 पाई। दिस इज द प्लॉट ऑफ 1 माइनस cos x। हमें ढूंढना है कि मैक्सिमम कब होगा, ये हमारा पॉइंट है कि भाई मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम है ये रहा, फिर ये ऊपर पूरा डोम रहेगा, यहाँ तक आते आते। बनाई बात, समझते हैं, फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं। सो एफ एक्स को जब हमें पता करना है कि ज्यादा वैल्यूज कब आएंगी, तो पहले वैल्यूज cos x तक आएंगी, जब x की वैल्यू 0 से लेके π/4 रहेंगे तब। क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ना, जहां पर साइन और cos मिल रहे हैं, दिस पॉइंट इज π/4। फिर π/4 से π/2 पर ये ग्रीन वाला कर्व रहेगा जो है sin x, π/4 से π/2। लेकिन फिर π/2 से लेके 3 π/2 तक ये वैल्यू ज्यादा किसकी रहेगी, ज्यादा वैल्यूज रहेगी 1 माइनस cos x की। सो इट इज 1 माइनस cos x व्हेन इट इज फ्रॉम π/2 से लेके 3 π/2 तक। बल्कि 3 π/2 तक तुम ज्यादा हो जाएगा, मैं बोलूँ आगे जाके ये कट यहाँ करेगा, तो ये दोनों के मिलने का पॉइंट है, किस किस के, cos x का और 1 माइनस cos x का। तो ये हमारे पास आके मिलेंगे cos x के वैल्यू हाफ पर। तो ये 3 π/2 के आगे वाला पॉइंट होगा दिस पॉइंट, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट होता है, वैसे तो इनके दो वैल्यूज आएंगे, एक बनेगी π/3 आती है और एक बनेगी 5 π/3। 5 π/3 तक यही रहेगा, और फिर 5 π/3 से लेके हम 2 पाई तक जाएंगे, तो फिर बढ़ता हुआ फंक्शन हमारा ये बन जाएगा, विच इज अ cos x। ठीक है, ये मैक्सिमम हमने बना। ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस ही बन रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ नहीं होगी उस बारे में हम बात कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी पहली बात तो π/4 पर नहीं होगी, दोबारा मुझे जो दिखता है π/2 पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। फिर आगे जाके स्मूथ है, यहाँ ये जो डेटा है, दिस डेटा इज 5 π/3। तो आपके पास कंटिन्यूअस है ये हमेशा। जो नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स मुझे दिखते हैं वो है π/4, π/2 एंड 5 π/3। ये 3 पॉइंट्स मुझे नजर आते हैं। तो π/4 किस में आता है, इसके अंदर मिल जाएगा ए। π/2 किस में आता है, π/2 इसमें मिल जाएगा। π/2 तो π/2 आता है क्या इसके अंदर, π/2 पे कोई समस्या है क्या, वैसे देखें एक बार। π/2 पर आप देखिए, इसका डेरिवेटिव cos आता है, cos को अगर मैं रखूंगा, डिफरेंशिएट करता हूँ, π/2 पर रखा तो 0 आता है, और यहाँ से डेटा अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, π/2 पर तीनों की वैल्यूज कितनी आ रही, साइन बन रहा है 1, ये 0 है और ये भी 1 है। हाँ, तो ये दोनों मैच करेंगे π/2 पर। π/2 इसमें है ही नहीं ना, पाई से ज्यादा है। और ढूंढिए π/2, हाँ इसके अंदर है π/2। और इसमें देखिए 3 π/2 से 2 पाई के अंदर 5 π/3 आता है, ये भी ठीक है। पाई से 3 π/2 के अंदर कोई नहीं है। सो वी आर मार्किंग दिस एज AC एट D। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो इसके अंदर दिया है हमें सॉल्व करने को, बहुत बढ़िया सवाल है। 15th की बात करते हैं। इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 1, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो बताइएगा ABC के क्या वैल्यूज आने वाले। तो पहले तो हम कंटिन्यूटी के हिसाब से ही इसको बात करते हैं कि अगर 1 पर बात कर रहे हैं, 1 प्लस पर, तो डेटा यहाँ से -1 आता है, और 1 माइनस पे अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से आएगा वो, और वो a माइनस बी बनेगा। सो दिस इज द नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। अब दो बातें हैं, हम एक काम करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा 1 के आसपास डिफाइन कर लेते हैं, ताकि मॉड का चक्कर खत्म हो जाए, है ना। पॉजिटिव पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या कहानी है, ऐसा, ठीक है। अब f'1 माइनस अगर आप निकालेंगे यहाँ से डेरिवेटिव से, तो आपके पास से 2x आता है, x की वैल्यू 1 माइनस, तो 2a आता है। और वहीं अगर हम f'1 प्लस पर डेटा निकालते हैं तो ये 1/x का स्क्वायर आता है, तो ये डेटा 1 आता है। वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ a एज हाफ, यहाँ से b का वैल्यू 3/2 आता है। a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 3/2 है। दोनों को ऐड कर लीजिए,
a plus b is coming as 3 by a plus b is coming as 2, ऐड कर दो, ये 2 आ रहा है। और a plus 3b भी बताइए मुझे। 1 by 2 plus 9 by 2 is 5, a plus 2b 7 by 2, ये गलत है। और b माइनस a आपके पास से 1 आता होगा, यहीं से आ जाएगा d, तो विल मार्क a b d as the correct answer। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Going forward, gx दिया हुआ है, gx is differentiable from 0 to 5, 2a plus b is greater than or equal to, आपसे पूछा जा रहा है। 2 माइनस पर डेटा निकाल दीजिए, यहाँ से वैल्यू 4 आती है तो 2a बन जाता, और 2 प्लस या g ऑफ 2 पर डेटा निकालेंगे तो 2b प्लस b आपके पास डेटा है। सो a की वैल्यू आपके पास से b प्लस 1 आता है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं g डैश, 2 माइनस आपके पास है a अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 2, b आता है आपके पास से। यहाँ पर आप डेटा रखिएगा, a बाई 4 आपके पास से आता है ना। और ये दोनों के डेटा हम बना देते हैं, ये डेटा है, सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 4b आती है, तो 4b is equal to b plus 1, the value of b is 1/3 and value of a is 4/3। हम चाहते हैं 2a plus b निकल के आए, तो वो है 8/3 plus 1/3, the answer is 3। अब बताइए 2a plus b is greater than or equal to, यानी 3 is greater than or equal to, greater than or equal to 3 के बराबर है, और तो 3 is greater than or equal to these two, 1 2 and 3 will mark them as an answer, ठीक है। ये pretty straightforward क्वेश्चन था। Going forward, question number 17, c times tan inverse ax plus b 1 minus cos cx upon x पॉजिटिव है, 0 पर डेटा 0 दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल है, और a plus b plus c का सम लेस देन 4 आ रहा है। फिर हमसे बात पूछी जा रही, तो अगर हम यहीं पर f of 0 माइनस बनाने पहुंच जाएं तो ये बनता है, वहीं पर f of 0 देख रहे हैं तो 0 प्लस अगर हम बनाने पहुंचेंगे तो ये आपके पास से बनेगा 1 माइनस कॉस cx आता है, और ये है cx का स्क्वायर, ये आपके पास से डेटा बनेगा c स्क्वायर x, c स्क्वायर से c स्क्वायर चला जाएगा, x स्क्वायर और x लिखा हुआ, ये कौन सी लिमिट लगी ये बताइए आप मुझे। 1 माइनस कॉस x
अपॉन एक्स स्क्वायर की स्टैंडर्ड लिमिट हाफ आती है, और ये है आपके पास है सी स्क्वायर एक्स, और क्योंकि इसकी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है तो ये आपके पास है जीरो आने वाला है। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको पता होगा कि दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगी, और बोल दिया है कि सी तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कि जीरो कौन है, ये जीरो है, यानी बी की वैल्यू ही जीरो है। ये हमें पता चला कि बी की वैल्यू जीरो आ रही है। ये बना अभी तक सिर्फ कंटिन्यूटी से हमें इतना पता चल गया है। अब आ रही है डिफरेंशियबिलिटी की, डिफरेंशियबिलिटी से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। लिमिट है एच टेंस टू जीरो डिवाइडेड बाय एच आता है, तो ऊपर वाला डेफिनेशन आपके पास से आएगा वन माइनस कॉस ऑफ सी एच डिवाइडेड बाई एच एंड जीरो। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ये सी एच है, और यहां से भी आपके पास से सी एच का स्क्वायर आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट आपकी हाफ आएगी, विच इज सी स्क्वायर बाई टू। ये डेटा है आपके पास है सी स्क्वायर बाई टू। अब हम बात करते हैं इसके एल एस डी की। तो वो बताइएगा, एल एस डी है ऊपर वाला, बी की वैल्यू जीरो आ चुकी है, वो है आपके पास है सी टाइम्स टेन इनवर्स माइनस ए एच। जीरो पर डेटा जीरो है, और आपके पास यहाँ से एच माइनस एच भी आता है। ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो आपके पास है और अपॉन में माइनस एच आता है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ लेकर चलते हैं। सी है आपके पास से tan इनवर्स ए एच अपॉन ए एच, और यहाँ भी ए है। tan इनवर्स ए एच अपॉन ए एच, ये वाली वैल्यू तो 1 आएगी, और ये डेटा आपके पास है ए सी आता है। जब इन दोनों को हम सॉल्व करने गए कि सी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए सी है, हम जानते हैं कि सी की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, तो सी की वैल्यू 2a आ जाएगी यहाँ से निकल के, तो एक सी कट जाएगा, और सी की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 2a। अब इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं। भाई ये तो a है, b जीरो हो गया है, c की वैल्यू है 2a, ये आ गया लेस देन, तो a की वैल्यू आपके पास से लेस देन 4/3 आ रहा है। तो कौन कौन से डेटा है जो इससे कम आ जाएंगे। 4/3 में a से छोटा a आ जाएगा, b आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 4 नहीं आएगा। सो 4/3 से कम के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएंगे a, b एंड c। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम हमें निकालना है cos x से और mod x से, जिसके बारे में 3 पॉइंट से डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां पर फिर उसके आगे की बातें हमसे पूछी है। cos x और mod x का ग्राफ पहले बना लेते हैं। ये cos x का ग्राफ होता है, ये mod x का ग्राफ होता है। अब कहाँ कहाँ से बात हो रही है वो थोड़ा हमें देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ पर चीजें निकाली जा रही है, और मैक्सिमम मिनिमम हमें निकालना है। ओके, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम के लिए हमें ये मिनिमम रहेगा, दिस इज द प्लॉट ऑफ मिनिमम। अब ये बता रखा है कि अल्फा बीटा और गामा में ये रिलेशन है, अल्फा सबसे छोटा है, तो इस पॉइंट पर एक तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये अल्फा बनेगा, ये बीटा बनेगा, और ये यहाँ पर गामा नहीं, गामा उसके पहले बनेगा इस वाले पॉइंट पर। ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू मॉड x, है ना, अल्फा बीटा गामा ये है, अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा। तो डिसाइड हो गया, अल्फा तो नेगेटिव है, बीटा यहाँ पर है, फंक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं। आपको मिनिमम वाला लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब x की वैल्यू लेस देन अल्फा है, इससे छोटा है, तो मिनिमम आपके पास से cos x आएगा, और जब ये अल्फा से लेके बीटा के बीच में है, तब आपके पास से मॉड x आएगा, जो कि माइनस से ओपन होगा, और अगर ये बीटा से लेके गामा के बीच में है, बीटा से लेके गामा के बीच में, तो मॉड x से प्लस रहेगा, और x अगर ग्रेटर देन बीटा है, गामा है, तो फिर आपके पास से वापस से cos x आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लिया हमने रीडिफाइन। अब जहां जहां जिस जिस इंटरवल पे हमको डेरिवेटिव्स वगैरह बनाने हैं, वहां वहां पे हम सब के बारे में क्लेम कर सकते हैं। जैसे अल्फा माइनस पूछा है क्या, अल्फा प्लस पूछा है, आ जाइए एफ डैश अल्फा प्लस,
इससे निकल के आएगा -1 बनेगा। ट्रू। बीटा के बारे में बात कर रहे हैं, एफ डैश बीटा प्लस, ये बीटा प्लस डेरिवेटिव 1 आएगा, ये गलत है ना। और बढ़ते हैं, बीटा माइनस भी निकालना है, एफ डैश बीटा माइनस, बीटा माइनस ऊपर वाले से आएगा, -1 बनेगा, -1 आएगा, ये भी गलत है। आइए, गामा प्लस, गामा कहाँ है, ये रहा, एफ डैश गामा प्लस, तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास माइनस ऑफ साइन ऑफ गामा, ये डेटा आपके पास है, डेटा बनेगा। अब इसका डेटा निकालना, गामा आया कैसे होगा वो देख लीजिए। गामा वो पॉइंट है जब आपके पास से मॉड एक्स और कॉस एक्स बराबर हो गए हैं, यानी x बराबर cos x हो गया है और x इक्वल टू गामा इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, यानी गामा की वैल्यू cos गामा के बराबर है, ये डेटा है अपने पास। ठीक है, बनाते हैं बात बताइए, साइन गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज थीटा, ये मैं लिख सकता हूं, दिस इज माय ए ऑप्शन, दिस इज माय ए ऑप्शन, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस गामा स्क्वायर। तो गामा वो पॉइंट है जब ये दोनों मिले होंगे पॉजिटिव साइड पर, तो हम ये रख सकते हैं, साइन गामा हमारा इसका डेरिवेटिव के बाद आ रहा है, माइनस साइन गामा को ये लिख दिया, बात बन गई। क्योंकि पाई बाय 2 से छोटे हैं ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मॉड भी पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ से जो आएगा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। वी कैन मार्क ए एज द आंसर, सो विल मार्क AC एज द आंसर। अब हम पहुंचते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर मॉड ऑफ माइनस एक्स। देखो ऐसा है, ये ग्राफ होता है आपका प्लॉट ऑफ e पावर माइनस एक्स। अगर हम e पावर मॉड लगा देंगे यहाँ पर, तो जैसा इसका बिहेवियर देखो, माइनस ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है, मतलब x को मैं माइनस रखूंगा तो भी यही रहेगा, मतलब e पावर नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में रखूंगा तो भी यही रहेगा, यानी जैसा बिहेवियर इसका, तो हमें ये चाहिए कि ये नंबर्स कैसे इसके ग्राफ बनने वाले हैं। तो e पावर माइनस एक्स में जब हम मॉड लेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये है इसका ग्राफ, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो सिंपल ओपन हो जाएगा, यही ग्राफ आएगा, और जब ये नेगेटिव से ओपन होगा तो e पावर x जैसा बनेगा, जो e पावर x होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो का इधर से आएगा, है ना, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास से e पावर x आ जाएगी जब x नेगेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो वो e पावर x ही रहेगा जब x नेगेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव आप जब जीरो रखेंगे वैल्यू आती है 1, पता चल गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव e पावर माइनस मॉड ऑफ x का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यानी इसकी लिमिट 1 करनी, ध्यान रखें, लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, हमारे पास यहां से 1 माइनस कॉस लिखा गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 4, हाफ एंगल में चेंज कर दिया। ठीक है, ये डेटा हमने बनाया, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से 1 चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां से 1 माइनस कॉस आता है साइन स्क्वायर x बाई 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर n x पावर n, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। फिर से इसको हम हाफ एंगल में लेकर जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अंदर वाले एंगल का आधा, ये है अंदर वाले एंगल का आधा, एंड डिवाइडेड बाय 2 पावर n x पावर n, 1 से 1 चला गया, अब ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब याद रखिए भाई, थीटा इज वेरी स्मॉल, वी कैन राइट साइन थीटा इज थीटा, तो साइन के अंदर ही डेटा लिखा हुआ है, तो हम इसी को, ये डेटा लिखा हुआ था ऐसा ही लिख देंगे, पर ऊपर स्क्वायर भी है, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। और देखेंगे इसको थोड़ा हम बना के, तो एक्चुअल में साइन ऑफ x बाय 4 का पावर 4 बना हुआ है, और थीटा बहुत छोटा जब ये होगा तो हम इसको सिर्फ x बाय 4 की पावर 4 ही लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, x बाय 4 की पावर 4। यहाँ पर भी ये 4 है, यहाँ भी m है, फाइनाइट लिमिट अगर चाहिए हमें
तो n की वैल्यू आपको 4 करनी होगी और ये आना चाहिए लिमिट किसके बराबर, 1 के बराबर। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x पावर 4 तो कट जाएगा आपके पास, तो हमारे पास डेटा बनना चाहिए 2 इक्वल टू 2 पावर 8 इंटू 2 पावर m। ये डेटा अपने पास आना चाहिए। तो 4 था तो 2 पावर 8 में नीचे आएगा और ये डेटा बनेगा। तो यहां से दिख रहा है कि m की वैल्यू मेरे पास से -7 आनी चाहिए, तब जाके बैलेंस होंगे। अब ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है, n की वैल्यू लिखी हुई है अपने पास, कितनी आती है, n की वैल्यू 4 आती है। m की वैल्यू -7 आती है तो डबल कर देंगे, -14 आती है। आंसर आपका 10 आता है। तो बताइए n प्लस 2m 10 किस किस से डिविजिबल है? 10 2 से डिविजिबल होता है और 10 5 से भी डिविजिबल होता है। सो गुड क्वेश्चन। यहाँ से इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलवाया जो कि 1 आया और इसके स्टैंडर्ड लिमिट लगाते लगाते हम फाइनली आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, 20th की बात करते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास जो नेगेटिव पर 2 पावर -x आता है, 0 से 1 में x k और 1 से ज्यादा पे x -1 का होल स्क्वायर। ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है हमेशा, तो फिर कौन सी बात होगी जो सही होगी, ये हमसे पूछी जा रही है। पहले हम 0 माइनस पर या 0 पर बात अगर करना चाहें तो वो डेटा 2 पावर 0 यानी -1 आता है। 0 प्लस पर बात करें तो -k आता है। यहां से हमने सॉल्व कर लिया तो k की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, 1 पर अगर हम देखेंगे तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स प्लॉट इट, सिंपल रखते हैं। 2 पावर -x अगर हम चाहते हैं नेगेटिव साइड पर रखा जाए, 2 पावर -x ऐसा बनता है, अब ये 0 रखोगे तो -1 बनेगा, तो ये इस तरीके से आता हुआ यहाँ मिल जाएगा आपको। ये है ग्राफ माइनस ऑफ 2 पावर x का नेगेटिव साइड पर। 2 पावर x ऐसे आता है नेगेटिव पर, अभी ऐसे बनेगा। 0 से 1 में आप देखेंगे तो x -0 पर डेटा देखोगे तो -1 पर ही जाएगा, तो कंटिन्यूस तो होगा और 1 पर वैल्यू इसकी बनेगी 0। दिस इज 1, 1 पर वैल्यू बनेगी इसकी 0। फिर 1 के आगे हम चलते हैं, फिर से 0 है और ये आपके पास देखेंगे 1 है और ये माइनस के साथ लिखा हुआ है। ये x -1 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है नेगेटिव साइड पर, है ना। 1 से ज्यादा पर होगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये इसका ग्राफ हमने बना दिया। ग्राफ तो कंटिन्यूस है, नो प्रॉब्लम। तो कई जगह पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर रेंज की बात हो रही है तो बता दीजिए रेंज कितना आ रहा है। ये रहा रेंज, -इन्फिनिटी से लेके 0। फर्स्ट इज ट्रू, fx इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रूट। हाँ, अगर हम 0 चाहते हैं इसका सिर्फ एक रूट होगा, दैट इज x इक्वल टू 1 ओनली। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक रूट आएगा 1 0 पर, ये भी ट्रू। इज इट अ बाउंडेड फंक्शन? नो। इसकी रेंज में -इन्फिनिटी आ गया है, जिसने इन्फिनिटी देख लिया, अब वो बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड तब होता है जब उसकी रेंज फाइनाइट लिमिट्स के बीच फाइनाइट रहती है तब। नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पर है? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू विच पॉइंट इज दिस, 0 एंड 1। दो जगह नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इट इज ट्रू। और बाउंडेड तो है ही नहीं, सो वी आर गोइंग टू मार्क ABC। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राफ से किया, ग्राफ से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें रेंज वगैरह की बातें हो रही थी, तो प्लॉटिंग से किया और प्लॉटिंग से हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में भी हमेशा पता कर सकते हैं। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी।
बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन पर फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। अगर आप देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों डिस्कस कर रहे हैं। एक न्यू फंक्शन है जो कि टिग्नम फंक्शन करके डिफाइन किया गया है, टीजीएन। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है टीजीएन फंक्शन? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन है तो +1 आता है, और अगर ऑड है तो फिर -1 आता है। जहां पर बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एफ एक्स दिया हुआ है, टिग्नम फंक्शन साइन एक्स है, पीछे मॉड एक्स भी लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव आंसर फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम 0 से 10, जहां पर के एफ एक्स कैसा आना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए, ये हम चाहते हैं। ओके, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर के ये डिसकंटिन्यूअस आएगा? यहाँ पर ये है, ये साइन एक्स है। अब देखिए 0 से 10 के बीच में है तो मॉड एक्स भी आपके पास एक्स ही आएगा। अब दो बातें हैं, जैसा हम सीख रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन आना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इवन आ गया तो आपके पास ये वैल्यू 1 बन जाएगी, फंक्शन बनेगा एक्स साइन एक्स। लेकिन जहां पर ये ऑड आता है उस जगह ये नेगेटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा -x sin x। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास होंगे, वो बात हमें थोड़ी चेक करनी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन चाहिए, 0 से लेके 10 के बीच में बात हो रही है, तो आप देखिए पहले 0 से 1, 0 से 1 लेस देन 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। वहीं अगर 1 से लेके 2 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1 आएगा यानी ऑड आएगा। फिर अगर हम बढ़ते हैं 2 से लेके 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा यानी इवन आएगा। और वहीं अगर हम 3 से लेके आगे पहुंच गए हैं 4 तक, लेस देन 4 है तो फिर ऑड आएगा। ऐसे चलते चलते आपके पास पूरी एक सीक्वेंसिंग बन जाएगी कि आप एक ऑड, इवन से शुरू होंगे ऑड तक जाएंगे। 4 से 5 है तो फिर यहाँ आपके पास 5 से लेके 6 आएगा। ये 6 से लेके 7 रहेगा तो ये वाला आपका 7 से लेके 8 रहेगा। और अगर ये 8 से लेके कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, 9 रहेगा, तो यहाँ आपके पास से 9 से लेके 10 रहेगा। और ये x इक्वल टू 10 आपका ऊपर वाली डेफिनेशन पे आएगा। ये डेफिनेशन आ गई है आपके पास है x इंटू साइन एक्स, और यहाँ से -x इंटू साइन एक्स है। जब आपको चेकिंग करनी हो कि क्या कहानी हो रही है तो आप देख सकते हैं 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 या 0 प्लस से इसी की डेफिनेशन आती है। तो एट x इक्वल टू 0 इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन बाकी सब इंटीजर्स पर ये ब्रेक होने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। एक पर चेक करेंगे 1 माइनस पर तो साइन 1 आएगा, लेकिन यहाँ से आपके पास है माइनस साइन 1 आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। 10 पर चेक कर सकते हैं, लेस देन 10 इससे निकालोगे तो -10 sin 10 आएगा, लेकिन एग्जैक्टली 10 पे यहाँ निकालोगे +10 sin x आता है। तो कितने पॉइंट्स पर 1 से लेकर 10 तक एट एवरी इंटीजर दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो डिसकंटिन्यूटीज आपके पास है 10 पॉइंट्स पर आ जाएगी, विल मार्क सी एज द आंसर। सेकंड पे आते हैं, -10 से 10 के बीच में बताइए फंक्शन जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो। आप इस फंक्शन को थोड़ा देख लीजिए, ये लिखा ना x sin x, और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है -x sin x। ये बिहेवियर कैसा है x sin x का? ये एक इवन फंक्शन है। अगर आपने यहाँ पर साइन के साथ नेगेटिव रखा तो माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। अगर ये यहाँ भी रहा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके फिर से प्लस बन जाएंगे। ऑल्दो सामने की साइड क्या लिखा हुआ है, -x हमारे पास से लिखा हुआ है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि sin x इंटू एक्स, देखो मॉड x जो है फंक्शन में, देखिए मॉड x ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। और यहाँ जो डेटा है आपके पास एक sin x है, और यहाँ पर आपके पास है टिग्नम ऑफ x लिखा हुआ है। चलिए डिफाइन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक टीजीएन फंक्शन है, यहाँ मॉड x है, और यहाँ पर आपके पास से लिखा हुआ है कि sin x है।
ठीक है, इनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि -10 से 10 के बीच में बताइएगा कि फंक्शन कब कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। टीजीएन फंक्शन जो था इसके बारे में हमें मालूम है कि क्या कहानी है, तो चलिए पहले डिसाइड कर लेते हैं। एक्स अगर पॉजिटिव है तो फिर आपके पास से बनेगा टीजीएन एक्स आता है एक्स साइन एक्स। वहीं अगर एक्स अगर नेगेटिव आ गया है तो मॉड माइनस से ओपन होगा और ये टीजीएन एक्स आ जाएगा आपके पास से एक्स साइन एक्स। ठीक है, टीजीएन फंक्शन ऐसा है जिसको अभी हमने डिसाइड किया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से इवन आता है तो वैल्यू 1 है और अगर ऑड आता है तो वैल्यू -1 आती है। ठीक है, चलिए अब इसको पॉजिटिव साइड पर अभी हम डिफाइन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिफाइन किया था कि इसकी वैल्यू 1 आती है अगर ये एक्स साइन एक्स है। कब कब देखिए, 0 से लेके 1 ओपन, 0 से लेके 1 ओपन में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा तो ये इवन आएगा यानी 1 बन जाएगा। यूनियन आपके पास से 2 से 3, यूनियन 4 से 5, यूनियन 6 to 7। आप देख सकते हैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। 0 के बाद अगला इवन यही होता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर यूनियन है आपके पास से 8 से लेके 9, ये डेटा है। वहीं पर ऑड वाले की अगर आप बात करेंगे तो ये बनेगा 1 से लेके 2 पर ओपन है, यूनियन है, 3 से 4 ओपन है, यूनियन है, 5 to 6 ओपन है, यूनियन है, 7 to 8 ओपन है, ये डेटा है। इसका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और ये डेटा है आपके पास से 10। तो ये डेटा आपके पास है माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स आता है। अब आप देखिए सेकंड वाली डेफिनेशन यहाँ फिर से आते हैं। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले पे अगर हम डिसाइड करने जाएंगे तो एक्स की वैल्यूज को हमने रखा -1 से 0। -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आएगा, नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आएगा और -1 आएगा। -1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये वाली डेफिनेशन पिक करेगा, है ना, नेगेटिव साइड पे तो ऑड वाली डेफिनेशन पिक करेगा। और ऑड पर टिग्नम की वैल्यू कैसी आती है आप बताइए? अगर ऑड है तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि टिग्नम का एक माइनस और आएगा और ये एक्स साइन एक्स आपके पास से बन जाएगा। वो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर यूनियन और बनाइएगा। आपके पास अगला -1 आया तो -3 आना चाहिए। -3 आपका इस वाले केस में बनेगा, है ना। ऐसे करते हुए पूरे इंटरवल्स आपके पास है यहाँ भी आ जाएंगे। -5 से -3, यूनियन -7 से -5, यूनियन आपके पास है -9 से -8। एक बार चेक कर लें, -3 आएगा इसका, इसका आपके पास से यहाँ 4 आएगा, है ना? और यहाँ पर 6 आएगा ये। ये डेटा है। -8.8 का भी -9 होता है। हमें कहाँ तक जाना चाहिए? -10 तक जाना चाहिए। तो ये सारे आपके पास से ऑड नंबर्स आएंगे। बारी है इवन वालों की। ये डेटा -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आता है, यूनियन मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि मुझे बात बने, तो यहाँ -4 आएगा, -3 तक बनेगा ये, -3। तो देखिए ये इंटरवल बन गया, -1 0 आया है, फिर ये -2 -1 0, -2 फिर यहाँ से देखिए -4 -3 -1 -2, फिर ये पूरी चेन बन जाती है ऐसे चलते चलते। -10 चेक कर लो। -9 से -10 वाला डेटा भी अपने पास नहीं आया है। यहाँ पे और आएगा, एक और डेटा बनेगा -10 से -9, ये डेटा। तो अगर ये डेटा है, यहाँ सब जगह आपको इवन नंबर मिलेगा। इवन पे इसकी वैल्यू आपके पास से +1 आएगी, ये आपके पास से बनेगा -x आए। तो क्या देख पा रहे हैं हम? डेफिनेशन तो सेम ही है, बस ये वाला डेटा आपके पास से ऊपर वाले के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ये डेफिनेशन आप यहाँ कंबाइंड कर दीजिए और जो सेकंड वाली डेफिनेशन है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो वरना नो प्रॉब्लम, हम एज इट इज यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। जब हमने शुरुआत वाली चीजें देखी तो हमारे पास 10 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल के आए थे, ये तो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए थे। कौन कौन से पॉइंट्स थे वो? 1 2 3 से लेके 10 तक। अब हमें पूछा है कि भाई नॉन डेरिवेबल बताइएगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो।
अब नेगेटिव साइड पर और हमें डिसाइड करना है कि नेगेटिव साइड पर क्या होगा। अब देखो 0 बच गया था उस टाइम पे, अब 0 वाला पॉइंट यहाँ से आएगा, 0 माइनस पे आप डेटा निकालोगे तो ये 0 ही बन जाएगा और यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है। लेकिन बात अब डिफरेंशिएबिलिटी की है, तो बिकॉज 0 पर ये देखिए डेफिनेशन -1 0 है और 0 से 1, यानी -1 से 1 के बीच में एक ही डेफिनेशन है, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा x sin x, डिफरेंशिएबल है। तो एट x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि डेफिनेशन सेम रहेगी, x sin x यहाँ, x sin x वहां पर है, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 पे बात करेंगे तो -1 यहाँ बाउंड्री पर आने वाला है, यहाँ आप देखेंगे तो नेगेटिव, यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास से नेगेटिव आएगा। तो इन सब पॉइंट्स पर ये फिर से डिसकंटिन्यूअस होना चल जाएगा, -1 -2 से लेके -9 तक। जब डेफिनेशन बदलेंगी, ये देखिए -8 है, -9 भी बदल रहा है। -10 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, -10 बाउंड्री का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो -10 पे चेक होगा और -10 के आगे चेक होगा। ये बाउंड्री का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन में चेंजेस नहीं आएंगे। तो 9 पॉइंट्स यहाँ पर है, 10 पॉइंट यहाँ पर है, टोटल पॉइंट्स हमारे पास से 19 आ जाएंगे। विल मार्क बी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और 0 पर एक ऐसा आ रहा है, 0 पर एक कंटिन्यूअस भी आ रहा है, डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। आप देख सकते हैं 0 माइनस पर माइनस माइनस प्लस x sin x है और 0 के आगे भी x sin x है, सेम फंक्शन की डेफिनेशन है, सो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। बाकी सारे पॉइंट जहां स्प्लिट हुआ है, कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी प्लस है, माइनस है, यानी जितनी जगह नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। सो 19 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी देयर। एक ब्रिलियंट कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो आप देखिए इसमें कंटिन्यूटी पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, तो फंक्शन का एनालिसिस करना सबसे इसेंशियल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। -2 से 4 के बीच में क्वाड्रेटिक है, 4 to 5 के बीच में k माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक है और 5 से 10 के बीच में लॉग है। तीनों फंक्शंस इन्वॉल्व कर दिए, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनोमियल्स। बोला गया है कि फंक्शन f1x डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग ऑप्शन। fx इज गिवन एज कंटीन्यूअस फ्रॉम -2 to 10। -2 यहाँ आता है, 10 यहाँ पर आता है, इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो जिस पॉइंट्स पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां से हमें फोकस करना चाहिए, जैसे 4 और 5 है, वहीं से हमारे पास पैरामीटर्स अल्फा के और इनकी वैल्यूज आ पाएगी। जैसे 4 पर, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है, तो सबसे पहले f(4) और f(4) माइनस पर बात करते हैं। दोनों डेफिनेशन यहीं से आएंगी। 16 20 प्लस 4 आपके पास से 2 बनता है और 4 प्लस हम सेकेंड वाली डेफिनेशन से पिक करेंगे, k माइनस 10 आपके पास है, जब आप 4 रखेंगे तो ये पाई बनेगा, इसकी वैल्यू 0 आती है। दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है, k का वैल्यू 2 है, c आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, फंक्शन दिया है कि कंटिन्यूअस है, अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा यहां से बनेगी बात। तो सबसे पहले हम f(5) और f(5) माइनस पे बात करते हैं, जो इस वाली डेफिनेशन से डेटा बनाएंगे, जो बनेंगे k माइनस 10 ऑफ 5 पाई बाय 4। ये डेटा आपके पास से पाई प्लस पाई बाय 4 जनरेट होता है, यहां से आप डेटा बनाएंगे। सो 10 पाई प्लस पाई बाय 4 आपके पास है, 10 पाई प्लस थीटा इज 10 थीटा, ये आपके पास है 10 ऑफ पाई बाय 4 आता है, k माइनस 1 आपके पास से बनता है। 5 प्लस की अब हम बात करते हैं, जो इस डेफिनेशन से बनेगा, लॉग यहां से 10 आता है, अल्फा टाइम्स 5 आपके पास से बनता है, 5 प्लस पर ये डेटा है। k हमें मालूम है, k की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास यहाँ से 2 माइनस 1 यानी वैल्यू 1 आती है। क्योंकि ये दोनों भी इस पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डेटा हमारे पास से बना के लॉग बेस 10, 5 अल्फा की वैल्यू 1 है, यानी 5 अल्फा की वैल्यू 10 पावर 1 है, जो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। अल्फा की वैल्यू 2 है, ये डेटा आ गया, ये वाली बात भी गलत है, तो वी आर मार्किंग दिस एज ए एंड सी। AC हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जो है मॉड ऑफ f ऑफ मॉड ऑफ x। अब ये जो डबल मॉड लगे हुए हैं, एक इनसाइड पर और एक आउटसाइड पर है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन का बनना जरूरी है कि इस फंक्शन को अभी हम यहाँ पर इसका प्लॉटिंग करके देखें। इन आंसर्स को थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ कि आंसर हमारे पास से AC आया है। सो लेट्स प्लॉट इट, क्योंकि सारी डेफिनेशंस हमारे पास यही लिखी गई है। तो देखिए -2 से 2 के बीच में है, तो इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे।
इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे x माइनस टू एंड x माइनस थ्री। तो दो फैक्टर्स बनेंगे इसके, यहां से माइनस टू आता है, यहां पर कहीं पर तीन आएगा, तीन नहीं चार, तीन है और यहां पर चार भी रहेगा। इसके रूट्स आपके दो और तीन के बीच में रहते हैं। माइनस टू पर इसका डेटा निकालिए, माइनस टू पर डेटा कितना बनता है, माइनस टू पर डेटा 4 आता है और ये 10 आ गया, 20 बन रहा है शायद ना, 10 16 एंड 4 20। तो ये यहाँ पर 20 है, बहुत बड़ा डेटा है ऊपर, 20 आता है यहाँ पर, 2 और 3 के बीच में रूट्स आएंगे, डिप करता है और फिर 0 पर कितना डिप करता है वो देख लीजिए, 0 पे आता है वैल्यू 6 आती है। तो इसका प्लॉटिंग हम अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर ये यहाँ पर ये 6 है, फिर यहाँ आएगा और यहाँ पर ये डेटा है, तो ये वाला वैल्यू 6 है। 4 पर डेटा हमने शायद निकाला हुआ है, 4 पर डेटा 2 आता है, दिस इज 2। थोड़ा और बेटर डायग्राम करेंगे, पर एक बार रफ बना ले फिर फेयर कर देंगे। के की वैल्यू कितनी है अपने पास से, 2 है, और आप जब 4 प्लस पे जाते हैं तो ये 2 ही रहेगा। 5 पर डेटा निकाल चुके हैं, 5 पर डेटा आता है इसका 1, तो 5 पर डेटा और छोटा हो जाएगा, ये इट इज 1। तो 10x है, 10x का ऐसे बनता है, तो ये इस तरह की शेप रखते हुए जाएगा, नेगेटिव है क्योंकि 10x का ग्राफ याद है हमें ऐसे होता है, माइनस साइन लगाएंगे तो फिर ये नीचे की साइड इस तरह का शेप मेंटेन करेगा। 5 पर इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 5 पर वैल्यू आती है कितनी, 1 आएगा, ठीक है। 5 से आगे लॉग का बिहेवियर है, अल्फा की वैल्यू 2 है, तो log 2x बेस 10 बन जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू log 2x बेस 10। log x का ग्राफ बनाना है, 5 पर डेटा तो 1 है, और जब आप आगे जाएंगे 10 रखेंगे तो ये 20 बनेगा, सो दिस विल log का जैसा ग्राफ बनता है इस तरीके का log का ग्राफ बनता है। ये log के ग्राफ की शेप होती है, आपको ln x का ग्राफ पता होगा, है ना। तो ln x का 5 के आगे का जो पोर्शन है 10 तक जो जाने वाला है वो यहाँ ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इनका हाइट को मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि 5 पर वैल्यू इसकी 1 आती है, तो मैं इसको एक सिंप्लीफाई वे में अगले वाले पेज पर बना देता हूं, जहां हमें चाहिए इसका नंबर ऑफ पॉइंट पर f(x). तो सबसे पहले fx को ही बना लेते हैं, जो भी हमने थोड़ा देर बनाया था। देखिए यहां से ये था -2, जिस पर ये 20 था, 0 था, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 4 पर जो डेटा है एक बार मैच कर ले, 4 पे कितना डेटा है, 4 पर डेटा आता है 2। फिर ये देखिए ये शेप बना लिया, अब ये ऐसे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, 4 पर डेटा इज 2, ये थोड़ा डिप करेगा फिर उसके बाद से उठ जाएगा, एंड दिस डेटा इज गोइंग टू बी 1। अब हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसकी करनी है। तो पहले तो हमें fx से बनाना होगा f ऑफ मॉड ऑफ x, और फिर उसके बाद बाहर भी मॉड लेने होंगे। तो जब अंदर वाला मॉड x लेते हैं, देखिए तो आप x के f के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि आपने -2 रखा तो मॉड उसको +2 बना देगा, यानी जैसा बिहेवियर इसका पॉजिटिव x के लिए है वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव x के लिए ऐसा बिहेवियर जो इस साइड है। तो अगर हम इसका पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ आपके पास इधर आएगा, ये डिप करता है इधर, ये यहाँ पर ऐसे जाता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर घूम जाता है, ये बिहेवियर है इसका। अब ये बना इसका ग्राफ, और ऐसा ही ग्राफ आपके पास से ये नेगेटिव साइड पर भी सेम रेसिप्रोकेट होगा, इधर जाएगा, इधर बनेगा, पीछे जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो दिस इज 2, दिस इज 3, ये आपके पास से 4 था, ये 5 है, ये सेम पॉइंट -2, -3, यहाँ वाला -4 और -5, ये डेटा उसके पास है। ये जो बाहर वाला मॉड है ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर बना देगा, नेगेटिव वाला पोर्शन आपके पास ऊपर बनेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कमिंग एज 6, ये आ जाएगा, ये यहाँ पर कहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वाला पोर्शन अपने पास ऊपर जाएगा। तो आप चाहो तो ये बात यही बना सकते हो कि क्या ग्राफ बनेगा, ये ऊपर यहाँ पहुंचे,
फिर ये इधर गया, ये यहाँ गया, फिर ये इधर गया, क्या आएगा, ये डोम बनेगा, इधर पीछे गया, फिर ये बना। तो कितनी जगह पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर आ रही है, जब भी यहाँ पर सडन चेंज आएगा, कोई कॉर्नर बनेगा, उन सब पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so there are 9 points जहां पर के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी। फंक्शन ये कंटिन्यूअस जरूर होगा, नो प्रॉब्लम। इट्स f1x is continuous function but it is not differentiable at 9 points, so we are going to mark it as an A। ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो ग्राफ का एनालिसिस करवा के नंबर बनवाया, जो कहते हैं सर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कब काम आता है, देखो कितना अच्छे से पूछ लिया। तो बेसिक ऑफ मैथ्स में अंदर काउंट होता है, और ऐसे ब्रिलियंट क्वेश्चन मॉडल में तो देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिमिटेड क्वेश्चन है, जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उससे आप इसको करिए, उसमें आपको ढेर सारे और सवाल देखने को मिलेंगे। जितना ज्यादा एक गिवन समरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, थॉट प्रोसेस उतना ही इंप्रूव होता चला जाता है। ठीक है, बना लीजिए। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड लगा हुआ है, 2x² + 3x - 2 है, साइन ऑफ πx/2 है, -4 से 4 के बीच में हम बात कर रहे हैं क्या होगा, और पूछा ही जा रहा है कि इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज आपके पास से डिसकंटिन्यूअस आता है, पहले वो वाले पॉइंट्स सबको निकालना है, डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये तो कंटिन्यूअस ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कंटिन्यूअस ही फंक्शन है, अगर कोई इनको उलझा सकता है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी ये कहानी है कि 3x तो इंटीजर ही कंटिन्यूअस ही रहेगा, +4 बाहर चला जाएगा, और 2 आपके पास यहाँ पर ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये प्रॉब्लम है। x की वैल्यूज अगर आप देखते हैं तो वो -3 से 3 के बीच में है, अगर मैंने 3x कर दिया, -4 से 4 के बीच में है, तो ये -12 से 12 बन जाएंगे। अब ये इंटीजर्स कब कब बनेंगे वो हमको देखना है। तो x की वैल्यूज आपके पास से -4 -11/4 आता है, माइनस आपके पास से ये कितने पॉइंट्स है वो सारे डेटा हमें देखने होंगे। कितने से डिवाइड करना है, 4 से। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लोअर लिमिट पर ब्रेक होता है। कब ब्रेक होता है? लोअर लिमिट पर। अगर वो -4 से आगे की बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस छोटे वाले फंक्शन को अगर हम देखें, मैं -4 पर अगर देखूं, मैं इसको g फंक्शन मान लेता हूं। लेट्स से द gx इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। -4 पर डेटा -12 आता है, -4 प्लस पर भी वैल्यू -12 आती है, लेकिन बाकी सब पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशियल डिसकंटिन्यूअस होगा। सो 3x इक्वल टू बाकी -11 -10 -1 0 1 2 और 12 तक है। दिस इज ऑल पर इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 से लेके 12 तक यहाँ है और 12 यहाँ है। वी आर हैविंग 24 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर गेटिंग? 24 पॉइंट्स। -4 पर कंटिन्यूअस रहेगा, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम भी यूटिलाइज कर ली कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, और ऐड या सब्सट्रैक्शन से हम कोई फंक्शन बना लें, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली उसके बारे में बात कर सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा उन सभी पॉइंट्स पर। तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x का ही एनालिसिस करना है। दिस इज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल पे मॉड लगा है, नो प्रॉब्लम। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है, वहां ग्राफ ब्रेक होगा, 4 भी बाहर चला जाएगा, ये बचेगा 3x। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स है जब 3x हर जगह इंटीजर कब बनेगा। बॉक्स के अंदर अगर मैं स्वयं आ जाऊंगा तो मैं कब कब इंटीजर बनूंगा, तब तब हमें शक होना चाहिए। यहाँ पर 3x है, x की वैल्यू -4 से 4 है, तो 3x की वैल्यू -12 से 12 है। जितने इंटीजर है सब हमने देखे। अब -4 जो बाउंड्री का केस है, वहां पर -4 के आगे वाला डेटा देखते हैं, उस जगह पर हम उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंटीन्यूअस आ रहा है कि बाउंड्री पॉइंट है। ऐसे 4 और 4 माइनस पर ये उलझ जाएगा, आप चाहो चेक कर सकते हो। 4 देखोगे तो 12 आएगा, लेकिन अगर आप 4 माइनस देखोगे तो ये 12 से कम है, यानी 11। ग्राफ ब्रेक होगा। ठीक है, सो दे आर 24 पॉइंट्स। हम मार्क करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब उन सभी पॉइंट्स पर बताइए जहां पर के फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो सारे पॉइंट्स हमें ढूंढ कर बताने हैं। तो देखिएगा, साइन πx/2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है।
डिफरेंशिएबल भी होता है। अब इसका एनालिसिस हमें करना होगा कि क्या कहानी है, ठीक है। तो इस पूरे को मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूं कि एफ एक्स हमारे पास लिखा है, यहां पर है 3x, यहां लिखा हमने +4 प्लस मॉड के अंदर आपके पास से लिखा हुआ है 4x² - 1 2x² + 3x - 2 2x² + 3x - 2 डेटा बनाना चाहते हैं। और अगला वाला है sin पाई ऑफ x/2 sin पाई x/2। नो प्रॉब्लम, दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं -4 से 4। आप देख चुके हैं कि आपके पास से कहां कहां पर इसको दिक्कत है, -11 -10 -1 -9 -2 -1 0 1 2 3 11 and 10. So we have already counted them 24 points. Discontinuous है, hence they are not differentiable also. इन सब पॉइंट्स पर तो डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा और ये सारे पॉइंट्स हमारे पास नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी काउंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अब प्रॉब्लम क्या है वो हमें देखनी है। इसकी वजह से कोई इशू नहीं है, इसकी वजह से कोई इशू नहीं है, इसको अभी हमें देखना है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये 2x - 1 है और यहाँ पर भी 2x + 1 है। इसको फैक्टराइजेशन की तरफ लेकर चलते हैं। थोड़ा इसको देखिए क्या बात बनता है, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। क्या ये सेम फैक्टर लिखा है? यस। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2x - 1 है, 2x + 1 है। 2x - 1 रिपीटेड रूट हो चुका है, यहां भी है, यहां भी है। बिकॉज ऑफ मॉड डिफरेंशियबिलिटी पर दिक्कत आती है ना, आ सकती है। तो लेकिन यहाँ पर 2x - 1 जो हमें दिख रहा है वो एक रिपीटेड रूट है एक तरीके से, 2x - 1 और ये है 2x + 1, इस पर तो मॉड रहेगा। और यहाँ वाला डेटा हमारे इस तरीके से फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ, पर ये रिपीटेड है ये दोनों, तो x = ½ पर ये डिफरेंशिएबल बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्यों? मॉड क्या करेगा, प्लस और माइनस से ही डिसाइड करेगा ना। तो जब ये प्लस से ओपन होगा तो 2x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। डिफरेंशिएट भी करोगे तब भी एक 2x - 1 प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर चाहे LHD RHD आप निकालोगे भी सही, तो आगे वाला नंबर चाहे मॉड क्या करेगा, प्लस माइनस का ही डिफरेंस लाएगा, पर जो नंबर है 2x - 1 प्रेजेंट रहेगा। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हाफ रखने पर 0 ही बनने वाला है। तो इस पॉइंट्स पर तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन फंसेगा एक पॉइंट, जो मॉड के साथ दूसरा वाला लिखा हुआ है x = -½ यहाँ पर ये बन जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। O2 के अंदर भी हमने ऐसे कई सारे सवाल देखे थे, बाकी उसके पॉइंट्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें x = -2 पर, क्योंकि उस पर मॉड नहीं है, इट इज डिफरेंशिएबल, नो प्रॉब्लम। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन इस पर तो डिफरेंशिएबल बन जाएगा, लेकिन ये मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। अब क्या होगा कि -½ हमारे पास नॉट डिफरेंशिएबल है। -½ क्या इसको परेशान करता है क्या? -½ हमें ये अंदर देखना होगा कि -½ इसका भी पॉइंट आ रहा है क्या। तो अगर 3x को देखें तो यहाँ से माइनस आपके पास 3x की वैल्यू अगर इतनी है तो 3x की वैल्यू -3/2 बनेगा। -3/2 इसके अंदर पॉइंट ही नहीं है। अगर x इतना है तो 3x कितना बनेगा, -3/2। -3/2 यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, 3x के सारे इंटीजर पॉइंट लिए हैं। तो होगा क्या, जब मैं x = -½ पे बात करूंगा, पहले वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा क्योंकि 3x - ½ यहाँ पर पॉइंट नहीं है। दूसरा वाला नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा जो कि ये है, और प्लस आगे वाला हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो थ्योरम फिर से वैलिड है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ओवरऑल वो फंक्शन कैसा काउंट हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। डायरेक्ट, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, x = -½ पर हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भैया नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। 24 पॉइंट पहले आ रहे थे और यहां से एक ही पॉइंट आएगा, तो आपके पास टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं, दे आर 25 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, वी कैन राइट देम। 25 पॉइंट्स आपके पास है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बन जाएंगे, 25 पॉइंट्स आपके पास से बन जाएंगे। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए,
उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यू के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम साइन और कॉस के बनाने हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम आगे भी बनाने हैं। तो एक सिंपल सी कहानी है, ग्राफ बना लेते हैं पहले, कितना कितना बनाने को बोला है उतना उतना ही बना लेते हैं। साइन और कॉस की बात हो रहा है तो साइन और कॉस को ही बनाएंगे। ये है -पाई, ये 0 आता है, ये पाई आता है, ये पाई/2 आता है, ये -पाई/2 आता है। अब आप देखिएगा ये साइन बनाया, कॉस की हम बात करते हैं। ये डेटा लिखा हुआ, आप ढूंढिए कहां से कहां तक आपको कौन सा मार्क करना है। -पाई/2 से 0 के बीच में आपको चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम तो ये होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में साइन मिनिमम होता है, और 0 से लेके पाई/2 के बीच में आपको मैक्सिमम चाहिए, जो ये होगा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन निकल के आ गई कि पहले तो ये मिनिमम रहेगा जब ये वाला इंटरवल आपके पास लिखा हुआ है, और वहीं अगर हम 0 से पाई/4 के बीच में बात देखेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन है जो कि cos x है, और फिर वाला आपके पास से sin x आता है। इक्वल टू कहां पर है, इस वाले में, तो इक्वल टू यहीं से मेंटेन होगा। पाई/4 से पाई/2 में मैक्सिमम साइन और कॉस का मैक्सिमम कौन सा है, ये व्हाइट वाला यानी sin x। फंक्शन डिसाइड कर लिया है, वैसे ही ब्रेक हुआ है, कहां ब्रेक हुआ देख सकते हो आप, यहाँ गए 0 पर ब्रेक हुआ है, फिर ऊपर पहुंचा, फिर शार्प पे जा रहा है, यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, इस नंबर ऑफ पॉइंट जहां पर डिसकंटिन्यूअस भी हो रहा है, तो आपको दिख रहा है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड पाई/4 पर शार्प पे जाएगा इसका। सो n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू है 1। आप अगर m प्लस n निकालना चाहते हैं, सो दिस डेटा इज कमिंग एज 3। ये डेटा हमारे पास से 3 निकल के आ जाएगा, 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम चाहते हैं जब f(x) की वैल्यू हाफ आती है, तो इसको तो ग्राफिकली हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। हाफ कब बनेगा वो देख लेंगे। आप चाहें तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ बना के दिखा सकते हैं कि क्या हुआ है। ये देखिए, इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाता हूँ। इट इज -पाई/2, इट इज 0, दिस इज -1। यहाँ पर रहेगा ओपन, ये यहाँ पहुंचा, 1 से शुरू होगा, डिप करेगा, और फिर ये वापस से 1 की तरफ जाएगा। दिस इज योर पाई/2। ये डेटा पाई/4 है। पाई/4 पे अगर आप डेटा बनाना चाहते हैं तो वो 1/√2 आता है। आप जानते हैं वैसे 1/√2 होता कितना है, ये √2/2 होता है।
यानी 1.414/2 होता है, यानी 0.707 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। यहाँ पर हम कितना ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं हाफ। हाफ तो 0.5 होता है, हाफ तो 0.5 होता है। तो ये ना 0.5 तो यहाँ होगा, इसके भी नीचे होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई ग्राफ ही नहीं है, ये लाइन कभी इसको कट करने वाली नहीं है। ये तो 0.7 के ऊपर और 1 के बीच में रहेगा, या -1 से 0 के बीच में रहेगा। तो अगर हम ये सॉल्यूशन निकालना चाहें कि fx इक्वल टू हाफ कब बनेगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा, ये कट ही नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं हाफ वाली लाइन आप बनाना चाहें, दे विल नेवर कट। ये तो 0.7 के आसपास है, दिस इज 0.707। हाफ तो यहाँ रह जाएगा, दे विल नॉट कट। इफ दे डोंट कट तो वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके 0 आएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपने देख लिया, x बिलोंग्स टू 5। सो काउंटिंग इज 0। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको आराम से, क्या पूछा गया है। If fx be a derivable at x equal to 3 and f dash 3 की वैल्यू 2 आती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोशिश कीजिए बनाने की। यहाँ है लिमिट है आपके पास से h टेंड्स टू 0 आता है, f ऑफ आपके पास से 3 प्लस एच स्क्वायर है, माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर है। दोनों का डिफरेंस आपके पास से 2h का स्क्वायर, नीचे यही बना हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस ही यहाँ लिखा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये f dash 3 ही बन जाएगा, जिसकी की वैल्यू 2 आएगी। तो पहला वाला आपके पास से 3 से कनेक्टेड होगा, वैल्यू इसकी 2 आएगी, पर कनेक्ट ये 3 से होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 है पर आंसर 2 है। तो यहाँ पर कई बार एग्जामिनेशन के अंदर गड़बड़ हो जाती है। फंक्शन आपके पास दिया हुआ सेटिस्फाई करा, तो कौन कौन से ऑप्शन मैच होंगे? पी की वैल्यू 3 से कनेक्ट होगी, ये दोनों गलत हो गए। पी 4 से कनेक्ट कर रखा, 2 से कनेक्ट कर रखा, तो आंसर आएगा तो इन दोनों में आएगा। fx be a function satisfying this relation f of minus x is equal to f of x, then f dash 0 exist करता है, तो इसकी वैल्यू आप बताइएगा। तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश माइनस एक्स आता है, या f डैश x आएगा आपके पास से, आप 0 रखिए, f डैश 0 इज इक्वल टू f डैश 0। आपके पास है ट्वाइस ऑफ f डैश 0 की वैल्यू 0 आ गई, यानी f डैश 0 ही 0 है। 0 आएगा इसका आंसर, 0 यानी 1। तो Q का आंसर 1 पे कनेक्ट हुआ, Q का आंसर 2 पे कनेक्ट कर रखा है, ये भी गलत है, आंसर हो गया हमारा C। तो फिर भी हम वी आर हियर फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हम सी और डी को, जो आर और एस है उनको भी सॉल्व करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है कि इट इज अ डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हम पहुंच गए यहाँ पर, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये माइनस एच आता है, नेगेटिव वाला साइड ये ऊपर वाले से बनेगा, माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई पावर -1/h, 0 पर डेटा 0 है, माइनस एच से माइनस एच चला गया, माइनस एस से माइनस एस चला गया, और ये डेटा आता है आपके पास ई पावर माइनस इन्फिनिटी है, जो कि 0 की तरफ जाएगा। द आंसर इज 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, दैट इज 2। सो 3 1 2 3 1 2 मैच हो रहा है। आते हैं एस पर, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन मैक्सिमम हमें निकालना है, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स एंड b माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, a छोटा है b बड़ा है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये बता दीजिए। आइए एस की हम बात करते हैं। मैक्सिमम हमने लिखा a माइनस एक्स, a प्लस एक्स प्लस बी, है ना, और a है फिर b है। आइए डिसाइड करते हैं क्या ग्राफ बनेगा। a छोटा है b बड़ा है, तो b का तो ये लाइन बना दिया y इक्वल टू b, और हमें a ऊपर है, 0 पर वैल्यू a आता है यहां से, तो एक लाइन तो ये बन जाएगा और एक लाइन ये वाला बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ a माइनस एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ a प्लस एक्स। हमें यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, हमें मैक्सिमम या मिनिमम एक बार देख लेते हैं। number of points where the function is cannot be differentiable, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर ये फंक्शन cannot be differentiable होगा? b की वैल्यू ज्यादा है, a की वैल्यू कम है। b की वैल्यू ज्यादा है तो डायग्राम गलत बन चुका है हमारा, b की वैल्यू ज्यादा है, ओके आइए। सो b इज ग्रेटर, सो y इज इक्वल टू b, ये लाइन है।
ए छोटा है तो यहाँ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, दिस इज ए, दिस इज बी। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस ए का, एंड दिस इज द प्लॉट ऑफ ए माइनस एक्स का, स्लोप नेगेटिव है। हमें मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हम भी बना देंगे, दिस इज द मैक्सिमम। तो दो पॉइंट्स पर ये कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट। तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस वेव होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। आप चाहे तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं, x प्लस ए की वैल्यू इसको आके मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो y इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी, सो x की वैल्यू आती है b माइनस है, ये वाला पॉइंट होगा। और ये वाला डेफिनेशन अगर आपके पास से आता है a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, तो x का वैल्यू आता है आपके पास से a माइनस बी। सो पॉइंट्स तो हमें पता चल गए, प्लस माइनस बी माइनस, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास से आते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आएंगे इसके, यानी ये आपके जाके कनेक्ट होगा 2 से। दो पॉइंट्स क्या लिखे, यहाँ लिखे, यानी 3। तो आंसर आना चाहिए 3 1 2 3, 3 1 2 3, डन। सी इज द करेक्ट आंसर। जो सी जो है उसको हम यहां से मार्क कर देंगे। आइए नंबर 10 की बात करते हैं कि नंबर 10 में क्या है। एफ एक्स दिया हुआ है, सिग्नम है एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस लैम्डा लिखा है। सिग्नम डिनोट्स द सिग्नम फंक्शन इन द कॉलम 1 दे आर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड दे आर नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा ठीक है, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग बातें यहाँ बताई जा रही हैं, तो एक एक करके हमें सॉल्व करना होगा। पहले लैम्डा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो यहां से आपके पास से बनता है सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड एक्स, यहां से आता है मॉड एक्स माइनस 4। तो आप देखोगे कब कब 0 बनेगा, तब तक इसको समस्या रहेगी। 0 है और प्लस माइनस 4 है, 3 पॉइंट्स रहेंगे जिस पर कि इसको बात बनेगा। सो दे आर 3 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, दे आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने ले ली 4, तो एफ एक्स आपके पास से आता है, सिग्नम आता है, ये 4 आता है। मॉड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है आपके पास है, तो मॉड एक्स का स्क्वायर आता है, प्लस 4 आता है, माइनस 4 एक्स आता है। अब ये कब 0 होगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू 2 आएगी, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस 2 आएगी। सो दे आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपके पास आता है। सो 2 पॉइंट्स वाली बात कनेक्ट करेंगे, ए को हम कनेक्ट कर देंगे क्यू से और बी कनेक्ट करेंगे एस से, यहाँ पर 2 पॉइंट्स। अभी ये वाली बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। आते हैं सी पर, जब लैम्डा की वैल्यू 5 है तो फंक्शन हमारे पास लिखा गया है, सिग्नम है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड एक्स प्लस 5। थोड़ा अगर आप इसको देखेंगे तो ये मॉड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, एंड विच इज ऑलवेज 1, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारे पास से कितना निकल के आ जाएगा, 1। और 1 है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो हमारे पास से 0 पॉइंट्स आएंगे। 0 पॉइंट्स आएंगे, इसीलिए सी को किससे कनेक्ट किया है, पी से कनेक्ट कर रखा है। बात करते हैं, जब डी पार्ट आता है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 आती लिखी हुई। लास्ट सेगमेंट में हम आगे हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 आपके पास लिखा है। आइए देखते हैं क्या बात बनती है इसके लिए। देखो एक बात तो याद रखो, सभी जगह आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक ऐसी है कि जब ये कब 0 बनेगा हमें बस वही डिसाइड करना है। ये डेटा आपके पास है, तो मॉड एक्स का आप श्रीधराचार्य लगा सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये 2 आता है, प्लस माइनस 8 आता है, यानी √2 आता है। तो आपके पास से x की ही 2 वैल्यूज आ जाएंगे, x प्लस माइनस √2 आपके पास आता है, तो वी आर हैविंग 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज हैं तो आपके पास से कनेक्ट होगा r पर। ये था हमारा 10th, है ना, 10th को हम मार्क कर देंगे यहाँ पर, d की वैल्यू हम r से कनेक्ट कर देंगे। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेन पर फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 500 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। तो 4 एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस गिवन है? If the function is defined as fx is continuous but not differentiable at x equal to 0, ये continuous तो है but ये differentiable नहीं है, then sum of all non-negative integral values of n. sum of non-negative integral values of n. non-negative integral values का मतलब n के वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, ये बात है, ठीक है। लेकिन फंक्शन हमें कंटिन्यूअस चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए पहले बात कर लेते हैं। 0 और 0 माइनस पर ऊपर वाली डेफिनेशन है जो तो 0 ही रहेगी। 0 प्लस पर अगर हम जाएंगे तो लिमिट है h टेंड्स टू 0, h पावर n है, और यहाँ है साइन ऑफ 1/h। साइन ऑफ 1/h ना एक ऐसी वैल्यू है जो साइन इन्फिनिटी बना रहा है, जिसके ऑसिलेशंस होंगे -1 से 1 के बीच में, और यहाँ है आपके पास 0 की पावर है n। अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो सामने 0 आना चाहिए, यानी मुद्दा इतना सा है कि n की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव हो गई तो 0 ऊपर रहेगा, और 0 इस ऑसिलेशन को मल्टीप्लाई, फाइनाइट ऑसिलेशन -1 से 1, इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। बस एक मुद्दा है कि n पॉजिटिव आना चाहिए। इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हुआ तो ये देखिए पॉजिटिव साइड पर इक्वल टू 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन फिर ये ऑसिलेशंस रहेंगे -1 से 1 के बीच में साइन 1/x की वजह से, और ये ऑसिलेशंस कभी भी 0 के बराबर आ जाए ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो n इक्वल टू 0 के लिए डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम बात करें ना, अगर n इज इक्वल टू 0 देन इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें ये नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए पर डिफरेंशिएबल भी चाहिए। डिफरेंशिएबल के लिए अब हम आरएसडी को पहले निकालते हैं। आरएसडी के लिए आपको चाहिए f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। इस पर लिमिट हमें निकालनी होती है, तो चलिए पहले बन जाते हैं। h पावर n आता है, साइन आता है 1/h आता है, 0 का वैल्यू 0 है, अपॉन h आता है। तो ये बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से h पावर n माइनस 1 आ रहा है, साइन है 1/h। वहीं अगर हम एलएचडी की बात करने पहुंच जाते हैं तो आप इसको देखिएगा, ये बनेगा f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। 0 माइनस h आपके पास यहां से आएगा, तो आप अगर डेटा रखेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ h²/2। 0 पर डेटा 0 है और ये डेटा 0 आता है आपके पास से। अगर डिफरेंशिएबल है एलएचडी और आरएचडी बराबर आने चाहिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए, यानी ये भी 0 आना चाहिए। ये 0 तब आएगा, आप देखिएगा, जब यहां पर ऐसा है और ये साइन इन्फिनिटी है, पर हम डिफरेंशिएबल नहीं चाहते हैं, हम डिफरेंशिएबल नहीं चाहते। अच्छा, तो यानी हम ये नहीं चाहते कि इसकी वैल्यू 0 आए, हम नहीं चाहते कि इसकी वैल्यू 0 आए, ठीक है, नहीं चाहते कि 0 आए तो कोई बात नहीं। तो ये चेक कर लेते ना, डिफरेंशिएबल होता तो क्या होता, ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता, अब हमें इसको पॉजिटिव कर देते। अगर n-1 हम पॉजिटिव कर देते तो ये डिफरेंशिएबल आ जाता, n की वैल्यू ग्रेटर देन
1 के लिए डिफरेंशिएबल आ जाता। बट हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस तो रहे लेकिन कैसा रहे, नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिसाइड हो गया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था और 1 से ज्यादा नहीं होने देंगे, यानी लेस देन और इक्वल टू 1। तो n अगर 1 से ज्यादा हो गया तो n-1 पॉजिटिव आ जाएगा और ये 0 सस्टेन करेगा, -1 से 1 मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा। बट हम कंटिन्यूअस चाहते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं चाहते हैं, तो फिर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 करेंगे। अगर n इक्वल टू 1 हुआ, एग्जैक्ट 1, तो ये अप्रोचिंग 0 की पावर एग्जैक्ट 0 बन जाएगी, जो 1 हो जाएगा और ये ऑसिलेशंस -1 से 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं आएंगे। तो यस, ये n इक्वल टू 1 हो सकता है। ये है हमारा आंसर जो हम चाहते हैं कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो। तो सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। अब इसके अंदर इंटीजर n कौन कौन से ये बता दीजिए। इसके अंदर इंटीग्रल n जो है उसकी एक ही वैल्यू है, दैट इज 1, और अगर आप उसको ऐड करेंगे तो उसका सम भी 1 के बराबर ही रहेगा। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं। सेकंड पे आते हैं, यहां पूछा जा रहा है कि बताइएगा f'1 प्लस और f'1 माइनस पर क्या डेटास बन रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव्स की बात पूछी जा रही है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन भी गिवन है, मॉड है। तो काम करते हैं, हम तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। 1 प्लस पर डेटा अगर निकालना है तो देखिएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये आता है। आराम से रिलैक्स होके इसके बारे में सोचेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। कहा जाएगा डिवाइडेड बाय एच आता है। 1 पर डेटा रखेंगे, एग्जैक्ट 1 पर, तो 0 है। 1 रखते ही खत्म। यहाँ पे देखना आपके पास क्या डेटा बनता है। लिमिट है एच टेंस टू 0 है, 1 से 1 चला गया, एच से एच चला गया, ये 1 आता है, ये -2 आता है। चेक करिएगा, एच से एच चला जाएगा, 1 से थोड़ा सा 1.001 1 -1.001 -2, दोनों का लिमिट लगेगा, 3 आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला डेटा हमने निकाला, 3 आ रहा है। अब हमें निकालना है f'1 माइनस। आइए, एक से छोटा यहाँ रखिए आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच आता है और यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है -1 प्लस एच। 1 पर डेटा और निकाल लीजिएगा, 1 पर डेटा 0 आता है। 1 से 1 चला जाएगा, माइनस एच का मॉड एच आता है, डिवाइडेड बाय माइनस एच आता है। एक से छोटा 0, और ये डेटा तो आपका 0.999 था, ये डेटा आपका -0.999 है। जो डेटा आपका -1 बनेगा, आई एम गेटिंग दिस एज 1। 1 नहीं, 1 आया लेकिन ये भी कटेगा तो -1 भी आएगा, थोड़ा ध्यान से, है ना। तो ये h आएगा, यहां से माइनस एच, दिस इज -1। -1 आपके पास से डेटा आता है और इन दोनों का सम हमें निकालना है। आंसर इज +2। ठीक है, सीक्वेंशियली फॉर्मूला अप्लाई करते आंसर आ जाता है। गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि fx -2 से 2 के बीच में है और डेटा डिफाइन किए गए हैं। -2 से 2 के बीच में अगर हम इसको देखें, इसके ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करके देखें, ये -2 आता है, ये 2 आता है, सो वी आर गेटिंग दिस एज -1। और अगर 0 रखते हैं तो -1 है, 2 रखते हैं तो फिर वैल्यू आपकी 1 आती है। तो -2 से 0 के बीच में ये -1 है, 0 रखते हैं तो -1 है और 2 रखते हैं तो वैल्यू 1 आती है। ये पर हमने बनाया क्या है, दिस इज fx। अब अगर हम f ऑफ मॉड x बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, अंदर मॉड बनाते हैं, इसका मतलब क्या, जैसा प्लस में है वैसा माइनस में भी होगा। यही फंडा होता है ना। ये डेटा, अब यहीं पर बाहर की साइड भी मॉड लगा हुआ है, तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो इसकी हाइट तो वही पहुंचेगी 1 पर ही, फिर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है, कर देते हैं दोनों को ऐड, क्या दिक्कत है। आइए, इसकी डेफिनेशन है आपके पास से y इज इक्वल टू x -1।
इसकी डेफिनेशन है आपके पास है y इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन ऐसे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन आपके पास है एंड यू कैन राइट दिस वन एज, इस तरीके का जाएगा अगर ये, इसकी डेफिनेशन कांस्टेंट तो नेगेटिव ही रहेगा, -1 -x करके डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ? ये डेफिनेशन आपको मालूम है कि इट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1, इसकी डेफिनेशन आपके पास से 1 माइनस एक्स रहेगा, स्लोप नेगेटिव रहेगा, एक बार चेक करके देख लो आप, 0 रखता हूं तो 1 आता है, 1 रखता हूं तो 0 आता है, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 1। मुझे अगर ये फंक्शन बनाना है gx तो मुझे दोनों फंक्शंस को ऐड करना होगा। तो देखिए, -2 से 0 के बीच में सेम डेफिनेशन है, -2 से 0 के बीच में सेम डेफिनेशन, तो यहां से -1 माइनस एक्स आता है और इसके अंदर हम +1 ऐड करते हैं। वहीं अगर हम 0 से लेके 1 के बीच में देखते हैं, 0 से 1 के बीच में पहले वाले की डेफिनेशन है x माइनस 1 और इस वाले की डेफिनेशन है आपके पास से 1 माइनस एक्स। फिर हम चलते हैं 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में डेफिनेशन है x माइनस 1 और इसकी डेफिनेशन भी वही है x माइनस। ग्राफिकली ऐड करना, क्योंकि फंक्शन आसान सा था तो हमने थोड़ा सा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि जो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं काम नहीं आता, अरे कभी भी कहीं पर भी काम आ जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं ऊपर वाले डेफिनेशन से, तो -x आता है, ये सब कट जाएंगे, 0 आ गया है और ये 2x माइनस 2 आता है। बस इतना देखना है कि कितने शार्प पे जा रहे हैं, कैसा क्या क्या बन रहा है, बस फिर ग्राफ बन जाएगा। हमसे पूछा है नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट पूछे हैं, तो प्लॉट ही कर देते हैं, या यहां से भी देख सकते हो, 0 पर तो 0 है, कंटिन्यूस है 0 पर, 1 पर चेक कर लो, 1 पर भी है, तो 0 और 1 पर तो कंटिन्यूस फंक्शन है। g डैश 0 माइनस ऊपर वाले डेरिवेटिव से -1 आता है, g डैश 0 प्लस 0 आ रहा है, यहां से पता चल गया डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 माइनस का डेरिवेटिव 0 है और 1 प्लस का डेरिवेटिव आपके पास से 2 आता है। क्लियर है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1, 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? दे आर 2 पॉइंट्स, दे आर 2 पॉइंट्स जहां पर के फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आगे वाले पे चलते हैं, यहाँ पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कैसे चाहिए हमें? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट चाहिए। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूटी ही पहले डिस्कस करनी है, क्योंकि वो सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा वो डायरेक्ट हमारे पास एनालिसिस में आ जाएंगे कि हाँ भाई डिसकंटिन्यूअस है, हैंस दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दोस पॉइंट्स। फिर बाकी बचे वो पे भी डिस्कशन करना होगा। मॉड लगा रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान दीजिए मॉड एक से ज्यादा है, लेकिन 0 से 2 में ही एनालिसिस करना है, ये अच्छी बात है। तो अब आप देखिए, मैं इसका डेफिनेशन शुरू करता हूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मॉड का ना 3/2 आएगा और 2 तक मुझे जाना है। तो व्हाट आई वुड से, 2 पर क्लोज है ना, तो हम पहले x इक्वल टू 2 पर डेटा निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर डेटा अगर आप निकालोगे तो यहां से आपके पास से आएगा 4 माइनस 3 और ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही रहेगा, जो कि इवेंचुअली सॉल्व होके 2 बन जाएगा। ठीक है, 3/2 से 2 की तरफ जाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से छोटा हो चुका है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन मॉड जो है ये मेरा प्लस से ओपन होगा 2x माइनस 3। और वहीं अगर मैं बात करता हूं कि इसकी वैल्यू 1 से लेके 3/2 के बीच में भी है, तो मॉड मेरा जो है वो पहले माइनस के साथ ओपन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 1 आता है, और अगर x लेसर देन 1 है तो यहां से मेरे पास साइन ऑफ पाई x बाई 2 भी आता है। तो अगर आप देखना चाहें तो डेटा बना दीजिएगा, x की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 आती है, 3/2 से 2 के बीच में आता है डेटा आपके पास से 2x माइनस 3 है, 1 से 3/2 के बीच में आप जाएंगे तो 3 माइनस 2x है, और 1 से छोटा है तो हमारे पास है साइन ऑफ पाई x बाई 2। ये मैंने पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। पूछ रहे हैं कि बताइए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने होंगे। सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर वैल्यू 2 आती है, 2 पर यहां से वैल्यू निकालता हूं तो 1 आती है, तो 2 पर डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। 3/2 पर आई डोंट थिंक सो कुछ इशू है, चलेगा, ये तो कंटिन्यूअस तो है। 1 पर चेक कर लो, ये 1 आता है, 1 पर ये भी 1 आता है, ठीक है।
तो इस पर डिसकंटिन्यूअस है तो इस पर नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, है ना। और एफ डैश अगर मैं 3/2 प्लस देखता हूं तो ये डेटा आपके पास से 2 आता है। वहीं एफ डैश 3/2 माइनस अगर देखता हूं, 3/2 से माइनस, यहां से -2 भी आता है। इट्स अगेन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, 3/2 के बाद अगला आपके पास लिखा हुआ है 1, 1 पर चेक कर लीजिए। एफ डैश 1 प्लस एफ डैश 1 माइनस, 1 के आगे -2 है, 1 के यहां देखिएगा तो आपके पास से बनेगा π/2 cos ऑफ πx/2, 0 है, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल। तो वो सारे पॉइंट जहां पर के फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो सब हमने बाउंड्री पॉइंट्स पर इन सब पर चेक कर लिया। तो एक है 2, एक है 3/2 और एक है 1। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हमारे पास से 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। x इक्वल टू 2, 3/2 एंड 1। 3 पॉइंट्स आपके पास से आएंगे जहां पर के फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 3 पॉइंट्स आते हैं आपके पास। Number of real numbers x greatest integer x less than or equal to x is f with a real valued function defined on interval -3 to t, -3 to 3। और एक फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर जब इवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ऑड है। ये सारी बातें भी लिखी गई हैं। और नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें बताने, -3 से 3 के बीच में बात हो रहा है। ठीक है, सिक्वेंशियली इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि क्या कहानी यहाँ पर बन रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इवन आती है तब ये डेफिनेशन है। चलिए बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लेट x इज एन इंटीजर। अब दो बातें हो सकती हैं कि ये ऑड है या फिर ये एक इवन नंबर है ना। एफ ऑफ पी अगर निकाला जाएगा, अगर ये ऑड है तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से आएगा, सेकंड वाली डेफिनेशन से। पी एक इंटीजर है तो पी माइनस पी 0 आ जाएगा। अगर ये एक इवन है तो ऊपर वाली डेफिनेशन है, ये इंटीजर का तो इंटीजर ही रहता है, बाहर आके फिर से 0 आ गया। यानी आप किसी भी इंटीजर पर डेटा निकालोगे तो वो तो 0 आएगा, ये कंफर्म हो गया, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, फंक्शन की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। इंटीजर के केस में तो 0 ही आने वाला है हर बार। तो अब हम चेक करते हैं, जब ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 0 आएगा। वहीं अगर आपने -x निकाला होगा तो -1 आएगा। दो बातें हैं। फंक्शन को हम डिफाइन करने पहुंचे। डिसाइड ग्रेटेस्ट इंटीजर x करता है, जो कि 0 आया है तो इवन है, यानी ऊपर वाली डेफिनेशन -x माइनस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ये डेटा हमको पता है कि -1 आएगा। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 1 - x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो यानी इवन है, तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन -x माइनस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसे पता चला? क्योंकि इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डेटा बनता है -1 से 0। वो -1 से 0 अगर दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। ये डेटा रखा, ये डेटा बना। अगला डेटा रखने पहुंचे जब ये 1 से 2 के बीच में है, इसके बीच में है 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तब आप देखिएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास से 1 आएगी। लेकिन वहीं पर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की x की वैल्यू इसके पास से -2 से -1 है तो ये -2 बनेगा। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है यानी ऑड है, तो फंक्शन की डेफिनेशन मेरे हिसाब से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आता है। ये प्रीटी फॉरवर्ड है, सिंपल है, fx -1 आ गया। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। और कहां से कहां तक जाना है? 2 से लेके 3 के बीच में भी जाना है। 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आती है। अब अगर ये 2 आता है तो 2 हो गया है इवन, इवन यानी ये, और यहां से ये डेफिनेशन आएगा। अब आप सोचिए -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाएगा, सो -2 से -3 आएगा, यानी -2.5, -3 आता है। ठीक है, तो यहां से डेटा बनाने पहुंचे हम। 3 - x, 1 - x, ये तीन डेफिनेशन हमने यहाँ से बना ली। ये कहाँ पर डिसाइड हुए सारे? पॉजिटिव साइड तो पूरा डिस्कशन हो चुका है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब बचा है अपने पास नेगेटिव साइड। -1 से 0 है, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया तो -1 आता है। ये एक ऑड नंबर है,
ऑड नंबर ये होता है। आपका डेटा आता है x+1 और वही अगर हम डेटा देखें -2 से -1 आता है, ये -2 आता है। ये डेटा, अब आप इस डेफिनेशन को देखिए, -2 इवन है, सो दिस इज नॉट द डेफिनेशन दैट, आपकी डेफिनेशन चेंज है। यही अगर -x होता तो आपके पास से 1 से 2 आता, वैल्यू 1 आती, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इवन नंबर है, तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन आएगी। -x आता है, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से -1, ये डेफिनेशन है। अगर -3 से -2 में है हम, लेकिन अगर हम ये देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इस केस में -3 आता है। फंक्शन का हमने किया एनालिसिस, ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहाँ आता है, ये डेटा आपके पास से बनेगा x+3, दिस इज द डेटा। सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, अब बस पूरा फंक्शन हमें यहाँ पर आराम से लिखना है। देखो ऐसा है, x जब भी इंटीजर है डेटा 0 आएगा, है ना, और मैं डेफिनेशन आराम से लिखना शुरू करता हूँ। 0 से 1 है अगर, तो मेरे पास डेफिनेशन है 0 से 1 के बीच में 1 - x। 1 से 2 है अगर, तो 1 से 2 की डेफिनेशन है x-1। 2 से 3 है अगर, तो ये भी हमने डिफाइन कर लिया है, ये है 3 - x, ठीक है। -1 से 0 है अगर, ऊपर वाला डेफिनेशन, दिस इज x+1। -2 से -1 है अगर, -2 से -1, तो ये डेटा आता है आपके पास से -x-1, और अगर इसके आगे है तो ये आता है x+3, ये डेटा है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आइए चेक कर लेते हैं। 1 पर 0 पे चेक करने जाओगे तो आपकी वैल्यू 1 आती है, और 0 पर तो इंटीजर है 1 है, यानी 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। यहाँ पे भी आप देखने जाएंगे 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। 1 पर चेक करने चलते हैं, 1 पर चेक करोगे तो यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी निकाल दो आप, 0 ही आता है। तो 1 पर कंटिन्यूअस है। पूछा क्या है हमसे, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स चाहिए और हमें कंटिन्यूटी के पॉइंट्स भी चाहिए, ठीक है। बस यहीं पर अब हम डिकोड करना शुरू कर देते हैं। पहले कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, सो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स अगर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का 0 है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं, 0 आ रहा है। 2 पर देख लीजिए, 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज 1, ठीक है, कंटिन्यूअस है 3 पर। 3 पर देखिए, 3 - 3 0 है, 3 पर एग्जैक्टली भी 0 ही आता है। -1 पर डेटा देखो 0 आता है, -1 का डेटा आप यहाँ बना के देखोगे 0 आता है। -2 पर डेटा 1 आता है, -2 पर भी डेटा 1 आता है, ठीक है भाई। डिसकंटिन्यूअस एक ही पॉइंट पर है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है, वो सारे पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। क्योंकि 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, डायरेक्टली बिना चेक किए बोल सकते हैं। 1 पर देखिएगा, इस पर डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका -1 आएगा, मिल गया 1। 2 पर देख लीजिएगा, इसका 1, इसका -1, 2 भी आ गया है। 3 पर चेक कर लेते हैं। 3 तो अब हमारा बाउंड्री वाला पॉइंट है, तो 3 पर बाउंड्री वाला पॉइंट है। बाउंड्री वाले पॉइंट पर 3 पर कैसे चेक होता है, अगर 3 पर क्लोज है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही निकलता है, और वो फाइनाइट आना चाहिए, तो फाइनाइट आ रहा है। 3 माइनस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो 3 पर कोई इश्यू नहीं है। 3 प्लस की बात कर भी नहीं सकते, बाउंड्री वाला पॉइंट है। और देखते हैं -1 पर। -1 पर देखिए, इसका स्लोप 1 है, इसका -1 है। -1 पर भी है, नॉन डिफरेंशिएबल है। -2 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। -3 फिर से वही बाउंड्री पॉइंट की स्टार्टिंग है। -3 के आगे की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इसका फाइनाइट आना चाहिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव -3 के आगे वाला 1 आ रहा, फाइनाइट आ रहा। दिस इज द डिस्कशन, फाइनल डिस्कशन ये रहा। आपको L+M बनाना है, यहाँ से L की वैल्यू M1 है और M की वैल्यू आपके पास से 5 आती। अगर 2 पर हम इक्वल टू 2 माइनस पर देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 प्लस पर देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, पर एग्जैक्टली 2 पर तो 0 है। एग्जैक्टली 2 पर तो 0 है, तो 2 पर तो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है ना।
इंटीजर्स पे 0 है, कंक्लूजन गलत निकाल रहे थे। इंटीजर्स पे 0 है तो अगर x इक्वल टू 2 पर डिस्कशन किया जाए, x इक्वल टू 2 पर 0 वैल्यू आएगी। वहीं 2 माइनस पर 1 आएगा, 2 प्लस पर 1 आएगा। लिमिट विल एग्जिस्ट बट वैल्यू ऑफ फंक्शन इसी अलग है। तो डिसकंटिन्यूअस सिर्फ ये 0 पर नहीं, हर इंटीजर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 पर भी आएगी, आप चेक कीजिएगा। 1 पर एक बार चेक करते हैं। 1 पर 0 आ रहा है, 1 प्लस पर 0 आ रहा है, इसलिए 1 पर मैंने चेक करके आगे बोल दिया था कि 0 है, लेकिन 2 पर प्रॉब्लम है। 2 माइनस 1 1 आता है, 3 माइनस 2 भी 1 आता है, तो 0 और 2 आपके पास से पॉइंट आएगा। 3 आप चेक करिएगा यहाँ से। सो 3 माइनस 3 आपके पास से 0 आ रहा है, लेकिन आप अगर 3 और कहां से निकाल सकते हैं, 1 पर डेटा निकाला, 1 पर 0 था। माइनस 1 पर चेक करिए, माइनस 1 पर भी 0 है, माइनस 1 पर भी 0 है। माइनस 2 पर डेटा निकालिए किसका, तो 1 आता है, माइनस 2 पर डेटा भी 1 आता है, एक पॉइंट और आएगा -2। तो डिसकंटिन्यूअस के 2 पॉइंट और आएंगे। सारे इंटीजर पॉइंट्स तो नहीं आ रहे, 2 पॉइंट्स और आए, एक 2 और एक -2 भी आ रहा है, क्योंकि हर इंटीजर्स पर वैल्यू 0 है और बाकी सब जगह डेफिनेशंस बनी हुई हैं। -1 1 पर क्या हुआ, इससे भी 0, इससे भी 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0, तो इसलिए कंटिन्यूअस है। लेकिन 2 पर क्या हुआ था, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज आल्सो 1, और एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू 0 है। सेम बिहेवियर -2 पर भी है। सो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हमारे पास 3 आ रहे हैं और बाकी यहाँ पर है। इस बात तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और L प्लस M जब हम निकालने जाएंगे, द डेटा इज गोइंग टू बी 8। इसलिए इसका आंसर तो ठीक है, 8 इज द करेक्ट आंसर। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास तक कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। फंक्शन आर से आर में डिफाइन किया गया है, हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स एंड वाई। पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। जी एक्स डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ। अच्छा, जी जो है वो एफ का ही डेरिवेटिव है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये वाला डेटा निकाल के बताइए। रिजल्ट ये है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ लॉग वाई एक्स माइनस वाई। इनइक्विलिटी की वजह से अगर हम इसको देखें तो जो डेरिवेटिव की तरफ हम जा रहे थे वो इनइक्विलिटी पे आके बार बार फंसेगा। अब इसको आप देखिए, ये सेम टाइप ऑफ बिहेवियर लिखा गया है कि एफ एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स, ये हमेशा एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एल एन वाई माइनस वाई से बड़ा आएगा, और एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं है। इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स एंड वाई पॉजिटिव। हमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है इसके बाद, एक्स और वाई के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। जितने भी रियल नंबर्स उन सब के लिए वाली बात सही आनी चाहिए, चाहे एक्स बड़ा हो वाई से या वाई बड़ा हो एक्स से, ऐसा कुछ भी नहीं है कहानी। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स और वाई में से कौन ग्रेटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन फिर भी एफ एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई माइनस लॉग, ये देखो दोनों बिहेवियर एक जैसे। अगर हम एक फंक्शन मान लें जो ऐसा है, ये बात आती है आपको समझ में, है ना? अब सोचिए, दो चीजें हो सकती हैं पूरी दुनिया में जितने फंक्शन है, या तो फंक्शन कांस्टेंट होगा या फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। जब फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता है तो हो सकता है थोड़े से इंटरवल में बढ़ रहा हो या थोड़े से इंटरवल में घट रहा हो। यहाँ अगर हम इस बिहेवियर को देखें तो ये जो ऊपर वाला लिखा गया है ना, ये रिजल्ट एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ये बनेगा आपका एच ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ऑफ वाई, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये वाली बात सही है। एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, एच एक्स ना एच ऑफ वाई से बड़ा होगा। अच्छा, और एक्स और वाई में कुछ भी कहानी हो सकती है। मतलब ये बात बन गई कि अगर एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा है तो भी यही रिजल्ट आ रहा है, और अगर उल्टा हो गया कि अब मैंने एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर देते हैं, अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते, अभी निकल के आता रिजल्ट। इफ यू इंटरचेंज एक्स एंड वाई, जो शुरू में भी कर सकते थे, तो आपके पास यहां से एच ऑफ वाई विल ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो सबके लिए ट्रू है ना। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे ट्रू हो सकती हैं? तभी हो सकती है जब हमारा एच एक्स और एच ऑफ वाई दोनों ही केसेस में कैसा आता हो, कांस्टेंट आता हो, तभी ये वाली बात पॉसिबल है। तो यानी हमारे पास से जो डेटा है अपना एच एक्स वाला, वो एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, तभी ये रिजल्ट ट्रू होगा। यानी एफ एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। एफ एक्स आपके पास से रिजल्ट आएगा, एल एन एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव आपको निकालना है, विच इज 1/x+1। ये डेटा अपने पास आया। अब हमें जो सिग्मा पूछा है, जो है n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, g ऑफ 1/n, यानी ये है आपका सिग्मा f डैश 1/n, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक। आप चाहे इसका डेटा रख सकते हैं, इट इज 1/1/n+1, एंड विच इज अल्टीमेटली n की वैल्यू 1 से लेके 100 है, n+1। n का तो समेशन आ जाएगा 100 101/2, और ये 1+1+1+1 कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स आएगा। सो वी आर हैविंग 50/50 प्लस 100, सो 5150 इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां से होगा। इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी से पहले निकाल रहे थे, तो वहां पर इनइक्वालिटी फंस रहा था, तो x वाला एक तरफ रखा, y वाले दूसरी तरफ रखा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर ये माने तो x की वैल्यू y से ज्यादा है, पर x और y में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूंगा तो फिर h ऑफ y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h ऑफ x, क्योंकि एवरी की बात हो रहा है। तो फिर साइमल्टेनियसली हर वैल्यूज के लिए कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब यह है कि इक्विटी होल्ड हो रही है, एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं करते, एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई दोनों बराबर ही आने वाले, तभी ऐसा हो सकता है कांस्टेंट के बराबर है, फिर फंक्शन निकल के आता है। सो स्मार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, कई सारी बातें लिखी गई हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है मॉड ऑफ एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, कुछ बातें आपसे पूछूंगा कि अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर लिखा गया है तो वो इंटीजर बाहर आ जाता है, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर है तो वो इंटीजर पार्ट डिसअपियर हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो वो बाहर निकल जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वी कैन डिलीट दैट। तो यहाँ अगर हम देखें तो आप थोड़ा देखिएगा, आराम से मैं लिख रहा हूं, फिर मुझे बताइएगा कि क्या हम इसको लिख पाएंगे। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक इंटीजर है, इंटीजर बाहर आ जाएगा, ये इंटीजर बाहर आ जाएगा। याद देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर हट जाता है, ये एक इंटीजर है, डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ गया और ये डेटा बनेगा। अब आप बताइए, इसका वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में है ना, 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और एक बार फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया है तो उसका कितनी बार ही फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही आएगा वो तो। जैसे एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, उसका कितनी बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, सेम ही रहता है वो तो। व्हाट आई एम सेइंग इज 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 2 बार नहीं, आप 3 बार लिख लो, क्या फर्क पड़ता है उसको।
एक बार सॉल्व हो गए 0.2 आ चुका है, तो ये दोबारा भी 0.2 ही रहेगा, बार बार 0.2 ही रहेगा। तो दो बार फ्रैक्शनल पार्ट का कोई मतलब नहीं, सिंगल ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दोनों जगह से आपके पास से x आता है। कितना आता है? x आता है। तो फंक्शन ही आपका सिंपल आ चुका है कि f ऑफ x की वैल्यू ही x है। हमें डिसाइड करना है मॉड ऑफ x का। मॉड ऑफ x का एक ग्राफ बनेगा, यहाँ x आएगा और ये यहाँ से आते हुए इधर चला जाएगा। सो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कहां पर है? ये बस जीरो का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एट x इक्वल टू जीरो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। सिंगल पॉइंट पर, एक पॉइंट पर दिक्कत आएगी। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को समझना, सीखना, जानना, पहचानना। एक यहाँ दिया हुआ है, एक हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है f ऑफ x प्लस f ऑफ y की वैल्यू कुछ दे रखी है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ 0 अपॉन 3 आती है। f डैश 0 पर डेटा 2 दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है x इक्वल टू 0 पर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव, किस पर? 7 पर। तो हमें कुछ नहीं, हमें f डैश 7 निकालना है। क्या निकालना है? हमें f डैश 7 निकालना है। जो रिलेशन हमें दिया हुआ है उसको देख लीजिए, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 है और ये रिलेशन है। हम चाहे तो इधर पार्शियल डेरिवेटिव की तरह भी इसको बिहेव कर सकते हैं, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और f डैश 0 हमें निकालना है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से हमें कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास से फिर 1/3 बनेगा और ये 0 बन जाएगा। यहां से f डैश x आता है और ये पूरा डेटा आपका 0 बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कह सकते हो आप, विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने किया x के रिस्पेक्ट में, तो x/3 बन गया y का 0, और यहां से f डैश x, ये 0, ये 0, ये 3। बाई 3 से बाई 3 चला गया, ये डेटा आता है। दिस इज द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग। अभी ये y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, देख पा रहे हो आप यहां से, ये y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास f डैश 0 की वैल्यू 2 आती है, तो आपने x को वैल्यू 0 रख दिया, तो f डैश y/3 मेरे पास से f डैश 0 आ गया है जिसकी वैल्यू 2 है। ये आ गया है। मैं यहां से y की वैल्यू आपके पास से 21 ले लेता हूं, आपके पास से 21/3 आपके पास आएगा f डैश 7 जो आप चाहते हैं, और ये डेटा आ गया आपके पास से 2। दिस इज आंसर। एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया और y पर डिपेंड ही नहीं करता, तो x को 0 रख लिया, f डैश 0 में पता है 2 है, ये कांस्टेंट आ गया है, y वेरिएबल है, तो यहाँ से y 21 लिया, हमारे पास f डैश 7 आ गया, दैट्स द वैल्यू इज 2। यानी f डैश x ही हमेशा 2 आने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं f डैश y/3 की वैल्यू 2 आ रही है, y तो वेरिएबल है, कुछ भी लिया जा सकता है, यानी f डैश x या f डैश y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा। 9th की बात करते हैं। ये हमारे पास पूछा है, क्या बताइए क्या कहानी बनेगी। ये हमारी एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, उसके हिसाब से बनाया गया है। f ऑफ 3 माइनस साइन x आपके पास से आता है, यहाँ पर है f ऑफ 3 प्लस x। यहाँ जब हम डिफरेंस लेने जाएंगे तो ये डेटा बनेगा, 3 से 3 चला जाएगा, ये बनेगा। अब हमने ये इसको बना दिया है, ऊपर आपके पास वापस से आएगा sin x माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 8। स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपके पास है f डैश 3 बनेगा, और ये -1 की वैल्यू 8 आती है, ये -4 है। मॉड ले लेंगे तो आपके पास से 4 आंसर बन जाए। ठीक है, दिस इज एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ऊपर वालों का जो डिफरेंस है वो नीचे जनरेट कर दिया। अब देखिए माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू तो 1 है, x/x की वैल्यू भी 1 है, f डैश 3 की वैल्यू -4 है, मॉड ले लेंगे +4। फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर एक ब्रिलियंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है कि f(x) भी डिफरेंशियल फंक्शन, और आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, देखा आपने। आगे पूछा जा रहा है कि f डैश 0 0 के इक्वल है। ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी दिया हुआ है, यानी वी हैव अ लाइसेंस, वी हैव अ परमिशन टू डिफरेंशिएट देम। ध्यान रखेंगे। देन f डैश 10 f ऑफ 10 इज प्लस f डैश 10 इज इक्वल टू, क्या डेटा बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यहां जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखो
एफ डैश जीरो पूछा है हमें, तो कहीं ना कहीं हमें एफ ऑफ जीरो की जरूरत पड़ेगी। एफ डैश जीरो और एफ ऑफ जीरो दिया नहीं है, तो सबसे पहले यहीं से हम एक काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों को जीरो रख लेते हैं और एफ ऑफ जीरो सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमें पड़ने ही वाली है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है जीरो पर तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेना चाहिए। ठीक है, ये डेटा आया, ये 3 बार है, ये भी चला गया, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ही जीरो आती है। ये डेटा आपने बना दिया, ये डेटा आपने लिखा। पूछा जा रहा है कि अब आगे बताइए कि tan पर और एफ डैश डेरिवेटिव चाहिए, तो यानी इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से निकालते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि माइनस साइन को यूटिलाइज करते हैं y, तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 0, y का 1, एफ डैश एक्स माइनस वाई, चेन रूल, x का 0, y का -1, 3 टाइम्स ये 0 बनेगा, x को पार्शियली डिफरेंशिएट करने खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स एफ डैश वाई और x को कांस्टेंट लिया है तो आपके पास है 2x बचेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर दिखती है। ठीक है, ध्यान रखते हैं आगे और क्या बात बनाई जा सकती है वो सोचते हैं, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स प्लस वाई, माइनस साइन आपके पास यहां से आ गया, 3 टाइम्स एफ डैश वाई इज प्लस 2x आपके पास से लिखा गया है। ठीक है, मिल गया। अब एक काम कीजिए, y को 0 ले लीजिए ताकि माइनस साइन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, 3 टाइम्स एफ डैश 0 एंड इट इज रिटर्न एज 2x, यहां से भी सिंप्लीफाई हो गया। एफ डैश एक्स का डेटा आता है 3 टाइम्स एफ डैश 0, हमारे पास पता है इट इज 0 प्लस 2x, इंटीग्रेट करते हैं, एफ डैश एक्स पता है 2x आया है तो एफ एक्स आपके पास से एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, और हमें पता है कि एफ ऑफ 0 0 है, तो यहाँ आ जाइए अब, यानी एफ ऑफ 0 0 है, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ c एज 0। लीजिए फंक्शन आ गया आपके पास से, इट इज जस्ट एन एक्स स्क्वायर, क्या आया है, एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर आया है, तो फिर ये डेटा कंप्यूटेशन तो बच्चों का खेल है, एफ डैश एक्स आपके पास से 2x आता है, वी आर इंटरेस्टेड कि एफ ऑफ 10 प्लस एफ डैश 10 का क्या डेटा बनेगा। एफ ऑफ 10 आप रखेंगे तो आपके पास से 100 आता है, एफ डैश 10 अगर यहाँ 10 रखेंगे तो ये 20 बनता है, वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज 120, वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज 120 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन बहुत ही क्रिस्पी टॉपिक है, मैनिपुलेटिव टॉपिक है, इसकी अगर आप महारत करना हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उससे सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास से कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेन पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है,
पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल है, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।